एक डार्क और डरावने पैलेस में डीमन किंग अपने 4 सबसे ओपी जनरल्स को बुलाता है। सबसे पहले है सिल्फी, जो स्टॉर्म्स की सबसे खतरनाक सॉर्सरर है। फिर एंट्री होती है अल्मेंड्रा की, जो लिटरली हेल की रेडर है। उसके बाद आती है जीनोम, जो पूरी आर्मी की टैंक बनी हुई है। और आखिर में आता है सबसे बड़ा खिलाड़ी, नया एलीट जनरल, जिसके दम पर पूरी आर्मी लड़ने वाली है, डिनोस्के। अब इतना हाइप बिल्ड होने के बाद मुझे लगा था कि भाई ये बंदा तो मॉन्स्टर लेवल का होगा, लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, ये तो एक नॉर्मल 9 to 5 जॉब करने वाला सैलरीड एम्प्लॉय निकला। अब इससे पहले की कहानी आगे बढ़े, इसकी बैक स्टोरी जान लेते हैं। उचिमुरा एक बिल्कुल आम ऑफिस वर्कर था, जिसने बड़ी मुश्किल से जॉब क्रैक की थी। जॉब मिलने के बाद उसने पूरे दिल से काम करना शुरू किया। उसे लग रहा था कि मेहनत करेगा तो आगे बढ़ेगा, लेकिन रियलिटी ने अलग ही गेम खेल दिया। उसके साथ वाले लोग एक एक करके प्रमोशन लेते गए, जबकि उसकी मेहनत को किसी ने नोटिस तक नहीं किया। एंड ऑनेस्टली ये वाली फीलिंग काफी लोग रिलेट करेंगे। फिर एक दिन अचानक उसका ट्रांसफर ओवरसीज कर दिया गया, लेकिन बाद में पता चला कि उसके मैनेजर ने अपनी सेटिंग लगाकर उसे ऐसी ब्रांच में भेजा था जिसे कंपनी का ग्रेवयार्ड माना जाता था, मतलब जहां करियर प्रैक्टिकली खत्म हो जाता था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एम्प्लॉयज को काम करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। आधा दिन बस टाइम पास चलता रहता था। जब उसने अपने सीनियर से एक्स्ट्रा मैन पावर मांगी तो जवाब मिला, कंपनी का पैसा बर्बाद मत करो। धीरे धीरे बाकी एम्प्लॉयज भी निकल गए, लेकिन उचिमुरा ने गिव अप नहीं किया। उसने अकेले ही पूरा वर्कलोड उठा लिया और दिन रात ग्राइंड करता रहा। हर दिन इतना काम होता था कि बंदा पूरी तरह ड्रेन हो जाता था, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी देखकर एक दिन वही एम्प्लॉयज वापस आ गए। उन्होंने देखा कि ये बंदा अकेला इतना कुछ संभाल रहा है, तो आखिरकार उन्होंने भी सीरियसली काम करना शुरू कर दिया। सब कुछ फाइनली ट्रैक पर आने ही वाला था, तभी किस्मत ने फिर से मिडिल फिंगर दिखा दी। उसका फिर से किसी दूसरे कंट्री में ट्रांसफर कर दिया गया। मतलब बेचारे को एक बार फिर जीरो से रीस्टार्ट करना पड़ा। सच बोलूं, ऐसा लग रहा था जैसे लाइफ ने इस बंदे को अपना फेवरेट पंचिंग बैग बना रखा हो। इतनी सारी मेहनत करने के बाद उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, मैं आखिर ये सब किसके लिए कर रहा हूँ। और तभी बिना किसी वार्निंग के वो सीधा एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। अब वापस प्रेजेंट में आते हैं। तभी उसके सामने डीमन किंग आता है और कहता है, तुम्हें यहाँ मैंने बुलाया है। आज से तुम मेरे 4 जनरल्स में से एक हो और तुम्हारा पोस्ट होगा फॉरेन अफेयर्स मैनेजर। ये सुनकर उचिमुरा पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है, भाई ये तो किसी नॉर्मल ऑफिस जॉब जैसा टाइटल लग रहा है। मेरे जैसा लो लेवल एम्प्लॉय आखिर जनरल कैसे बन गया। तब डीमन किंग मुस्कुराते हुए बताता है, तुम्हारी कंपनी में 5 साल पूरे होने के बाद तुम्हें ओवरसीज भेजा गया था। वहां तुमने सिर्फ लोकल लैंग्वेज ही नहीं सीखी, बल्कि वहां के लोगों को सिखाया भी। इतना ही नहीं, तुमने एक नया बिजनेस भी सक्सेसफुली खड़ा कर दिया। ये सब सुनकर उचिमुरा के होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि डीमन किंग ने उसकी पूरी करियर हिस्ट्री तक खंगाल डाली। तब डीमन किंग कहता है, तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड देखने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया कि मेरी आर्मी के लिए तुमसे बेहतर कैंडिडेट कोई हो ही नहीं सकता। ये सब सुनकर उचिमुरा थोड़ा घबरा जाता है। वो कहता है, मेरी मेहनत की इतनी रिस्पेक्ट करने के लिए थैंक्स, लेकिन डीमन आर्मी ज्वाइन करना मतलब अपनी जॉब छोड़ना नहीं, अपनी पूरी ह्यूमैनिटी छोड़ना है। लेकिन उसके कुछ और बोलने से पहले ही डीमन किंग उसे पूरा ऑफर समझा देता है। अगर तुम मेरी डीमन आर्मी ज्वाइन करते हो तो तुम्हें सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, सैलरी, अथॉरिटी, सब कुछ तुम्हारी पुरानी दुनिया के डिपार्टमेंट हेड के बराबर होगा। अपने अंडर काम करने वाले लोग भी तुम खुद चुनोगे और तुम्हारा अपना ऑफिस भी होगा। ये सुनकर उचिमुरा शॉक हो जाता है। इतनी बढ़िया जॉब ऑफर कि उसमें शिकायत करने जैसा कुछ था ही नहीं। लेकिन फिर डीमन किंग एक और बात साफ कर देता है, अगर तुम ये ऑफर रिजेक्ट करना चाहते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस भेज दूंगा। मैं किसी को फोर्स नहीं करता, फैसला पूरी तरह तुम्हारा है। बस अपनी पुरानी दुनिया में वापस जाने का ख्याल आते ही उचिमुरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो सोचने लगता है, ये डीमन किंग तो लेबर लॉस तक रिस्पेक्ट करता है, और इसी बात से उसका मन यहीं रुकने के लिए और भी ज्यादा तैयार होने लगता है। लेकिन तभी उसे अपनी पुरानी जॉब की सारी बातें याद आने लगती हैं। अपने बॉस की डांट, अपनी मेहनत के बावजूद कभी अप्रिशिएशन न मिलना, और वो सारी नेगेटिव बातें जिन्होंने उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह तोड़ दिया था। धीरे से वो डीमन किंग से कहता है, मेरे पुराने बॉस की नजरों में मेरी कोई वैल्यू नहीं थी। मैं कंपनी की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाया। शायद मैं किसी काम का नहीं हूँ, आपके लिए काम करने लायक भी नहीं। इतना सुनते ही डीमन किंग जोर से चिल्लाता है, बस ऐसी बेकार बातें दोबारा मत कहना। ऐसे इडियट सिर्फ वही देखते हैं जो सामने दिखाई देता है। फिर डीमन किंग उचिमुरा की तरफ देखकर कहता है, मैंने तुम्हारी मेहनत देखी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो ताकि तुम्हारा पूरा पोटेंशियल बाहर आ सके। उचिमुरा अभी भी खुद पे डाउट कर रहा था, लेकिन डीमन किंग फिर कहता है, ये फैसला तुम्हारा पुराना बॉस नहीं करेगा कि तुम बेकार हो या नहीं। तुम्हारी कंपनी भी तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करेगी। तुम्हारी असली कीमत मैं तय करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी काबिलियत देख चुका हूँ। मैं तुम्हें इस दुनिया में किसी वजह से लाया हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। और फिर वो आखिरी बार उचिमुरा से पूछता है, तो बताओ, क्या फिर से उसी दुनिया में जाकर लोगों के नीचे पिसना चाहते हो, या मेरे साथ चलकर इस दुनिया की सबसे ऊंची जगह तक पहुंचना चाहते हो। जैसे ही उचिमुरा अपना जवाब देने वाला होता है, उसी वक्त अल्मेंड्रा बीच में टपक पड़ती है। वो इस रिक्रूटमेंट के पूरी तरह खिलाफ थी। उसका कहना था, एक इतना वीक इंसान 4 जनरल्स में से एक बनने के लायक ही नहीं है। और सिर्फ अल्मेंड्रा ही नहीं, बाकी 2 जनरल्स भी उसकी बात से अग्री कर जाते हैं। ये देखकर डीमन किंग एक सोल्यूशन निकालता है। वो कहता है, ठीक है, उचिमुरा का एक टेस्ट लेते हैं। अगर तुम सबने इसकी काबिलियत अपनी आंखों से देख ली तो फिर किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी। ये सुनकर बेचारे उचिमुरा की तो हवा ही टाइट हो जाती है। दूसरी तरफ अल्मेंड्रा तो बड़ी खुश हो जाती है। वो सोचती है, परफेक्ट, अब इस इंसान की अच्छी तरह धुनाई करने का मौका मिलेगा। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि दूसरी दुनिया से बुलाए गए इंसानों के पास हमेशा कोई ना कोई ओवरपावर्ड एबिलिटी होती है, और जैसे ही वो
उचिमुरा पर हमला करने वाली होती है, डीमन किंग उसे तुरंत रोक देता है। वो कहता है तुम हमेशा इमोशंस में बह जाती हो और बाकी चीजें देखना ही भूल जाती हो। फिर वो बेहोश पड़े उचिमुरा की तरफ इशारा करके कहता है ये तो कुछ देर पहले शॉक की वजह से बेहोश हो गया था। अल्मेंड्रा हैरान रह जाती है। वो कहती है क्या मतलब ये सच में एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान है? डीमन किंग सिर हिलाकर जवाब देता है हाँ, इसके पास कोई मैजिक पावर नहीं है, कोई स्पेशल स्किल नहीं है, ये बिल्कुल आम इंसान है। ये सुनते ही अल्मेंड्रा भड़क उठती है। ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, चाहे ये फैसला आपका ही क्यों ना हो, मैं इसका विरोध करती हूँ। तभी जिनोम अपनी बात रखती है और कहती है हमारी डीमन आर्मी में ज्यादातर मॉन्स्टर्स और डेमी ह्यूमंस हैं। अगर इतना नॉर्मल इंसान यहाँ आया तो पावर स्ट्रगल में इसे कोई भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर वो ताना मारते हुए कहता है और वैसे भी लड़ाई झगड़े की शुरुआत ज्यादातर डीमंस ही करते हैं। बस फिर क्या था, अल्मेंड्रा और जीनोम वहीं आपस में बहस करने लगते हैं और पूरा माहौल एकदम केओस बन जाता है। तभी डीमन किंग सबको शांत कराते हुए कहता है असल में इन्हीं झगड़ों की वजह से मुझे उचिमुरा की जरूरत है। वो आगे कहता है मुझे इससे कोई सुपर स्ट्रेंथ नहीं चाहिए और ना ही कोई ओवर पावर्ड मैजिक, मुझे चाहिए इसका दिमाग, इसकी नेगोशिएशन स्किल्स और इसकी स्मार्ट थिंकिंग। उसी वक्त उचिमुरा होश में आता है और घबराकर चिल्ला उठता है अरे भाई, ऐसे अटैक के सामने तो मैं मर ही जाता। डीमन किंग उसे शांत करते हुए कहता है रिलैक्स, मैं तुमसे लड़ने की उम्मीद नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हारा एक प्रॉपर टेस्ट जरूर होगा। उचिमुरा सोचने लगता है क्या दूसरी दुनिया में भी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा? तब डीमन किंग उसे पूरा मिशन समझाता है। अभी हमारी डीमन आर्मी पास की एक ट्राइब के साथ अलायंस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मिनोटॉर ट्राइब के साथ नेगोशिएशंस बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहे, इसलिए तुम्हारा टेस्ट बहुत सिंपल है। मिनोटॉर ट्राइब का ट्रस्ट जीतकर उन्हें हमारी आर्मी के साथ अलायंस करने के लिए मना लो। ये सुनते ही उचिमुरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचता है ये एग्जाम नहीं, सीधा सुसाइड मिशन है। गूगल की जॉब का एंट्रेंस एग्जाम भी इसके सामने आसान लगता है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। डीमन किंग बस इतना कहता है अगर तुम्हें किसी चीज की जानकारी चाहिए तो अपनी प्रीडेसेसर से पूछ लेना, और वो है अल्मेंड्रा। इतना बोलकर डीमन किंग उसे सीधे मिशन पर भेज देता है। दूसरी तरफ बेचारा उचिमुरा पूरे रास्ते यही सोचता रहता है आखिर मेरी लाइफ में ये सब हो क्या रहा है। उधर अल्मेंड्रा उसे जल्दी जल्दी चलने के लिए बोलती है, स्पीड बढ़ाओ, वैसे भी तुम ये एग्जाम पास करने वाले तो हो नहीं। ये सुनकर उचिमुरा का बचा खुचा कॉन्फिडेंस भी हिल जाता है। वो खुद से कहता है शायद ये सही कह रही हैं, मैं बस एक नॉर्मल सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, मुझे मैजिक तक नहीं आती, कोई स्पेशल स्किल भी नहीं है, मैं एलीट जनरल बनने के लायक कैसे हो सकता हूँ। लेकिन तभी उसे डीमन किंग की बातें याद आती हैं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। बस यही एक लाइन उसके अंदर फिर से हिम्मत भर देती है। उचिमुरा सोचता है मैं हमेशा से ऐसे बॉस के लिए काम करना चाहता था जिसे सच में मेरी जरूरत हो। अगर कोई पहली बार मुझ पे इतना भरोसा कर रहा है तो मैं भी उसकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतर कर दिखाऊंगा। थोड़ी देर बाद दोनों मिनोटॉर ट्राइब के चीफ के ठिकाने पे पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही उचिमुरा की नजर सबसे पहले उस जायंट दरवाजे पर पड़ती है। वो सोचता है भाई अगर दरवाजा इतना बड़ा है तो अंदर रहने वाला कितना विशाल होगा। इतने में अल्मेंड्रा और डराते हुए कहती है मिनोटॉर्स बहुत वायलेंट होते हैं, जरा संभल कर रहना, नहीं तो तुम्हें पैरों तले कुचलकर ह्यूमन कारपेट बना देंगे। ये सुनकर उचिमुरा की तो पहले से ही फटी पड़ी थी। जैसे ही दरवाजा खुलता है उसके सामने खड़ा होता है टीरियस, इतना विशाल और डरावना कि उचिमुरा की हालत खराब हो जाती है। वो मन ही मन सोचता है नहीं भाई, ये नेगोशिएशन से नहीं पावर से सॉल्व होने वाला मामला लग रहा है। तभी अल्मेंड्रा आगे बढ़ती है। उचिमुरा को लगता है कि शायद अब वो मीडिएटर बनकर बात संभाल लेगी, लेकिन उसकी सारी उम्मीदें अगले 10 सेकंड में टूट जाती हैं। अल्मेंड्रा ने बात शुरू की और अगले ही पल दोनों की जोरदार बहस शुरू हो गई। कुछ देर बाद वो गुस्से में दरवाजा बंद करके बाहर आ जाती है। फिर उचिमुरा से कहती है शुरुआत में तो मिनोटॉर ट्राइब अलायंस के लिए तैयार थी, टीरियस के साथ नेगोशिएशंस भी काफी अच्छे चल रहे थे, लेकिन पता नहीं अचानक क्या हुआ। उसके बाद वो हर बात पर सिर्फ एनो बोलने लगा। मैं कई बार वापस आई, दोबारा बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही जवाब, नो। ये सुनकर उचिमुरा अंदर ही अंदर सोचता है दीदी इसे नेगोशिएशन नहीं कहते। अल्मेंड्रा गुस्से में आगे बोलती है ऊपर से वो मेरे लिए कचरा लेकर आया था और पूरे कमरे में फैला दिया, इसलिए अगर बात नहीं बनी तो गलती उसी घटिया मिनोटॉर की है, अब ये काम तुम ही संभालो। इतना कहकर वो पूरा मामला उचिमुरा के सिर पर छोड़ देती है। उचिमुरा धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन हर कदम के साथ उसका डर और बढ़ता जा रहा था। उसके दिमाग में बस वही विशालकाय टीरियस घूम रहा था। वो खुद को एक छोटे से बार में बैठा हुआ देखता है। बेशक ये सब सिर्फ उसके दिमाग के अंदर चल रहा था। वो एक छोटा सा प्याला उठाकर एक घूंट पीता है और खुद को शांत करने की कोशिश करता है। तभी उसे अपनी पुरानी कंपनी का एक इंसिडेंट याद आता है। एक बार उसे भी बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन फेस करनी पड़ी थी। उस दिन उसने अपने क्लाइंट की आंखों में देखकर ही समझ लिया था कि सामने वाला असल में चाहता क्या है, और उसी समझ की वजह से उसने पूरी डील अपने नाम कर ली थी। प्रेजेंट में लौटते ही उचिमुरा अपनी टाई ठीक करता है, गहरी सांस लेता है और इस बार सच में नेगोशिएशन शुरू करने के लिए तैयार हो जाता है। उधर कासल के दूसरे हिस्से में अल्मेंड्रा फिर से डीमन किंग से मिलती है। वो कहती है मुझे नहीं लगता कि वो नया नया आया हुआ नॉर्मल ह्यूमन कुछ भी कर पाएगा, लेकिन डीमन किंग बस मुस्कुराता है और कहता है थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें खुद जवाब मिल जाएगा। उधर जब अल्मेंड्रा वापस उचिमुरा के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि उचिमुरा पूरे कमरे में पड़े उस कचरे को उठाकर बैग्स में भर रहा है। अल्मेंड्रा हैरान होकर पूछती है ये क्या कर रहे हो, इस बेकार कचरे का क्या करोगे? उचिमुरा आराम से जवाब देता है
मुझे नेगोशिएशन जीतने का तरीका मिल गया है। फिर वो अल्मेंड्रा की तरफ देखकर कहता है, तुम तो डील शुरू होने से पहले ही उसे फेल मान चुकी हो। अगर इतनी देर से बात नहीं बन रही तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर है। अंदर जाने से पहले वो एक आखिरी बात कहता है, बस ध्यान से देखते रहना, इस बार डील पक्की करके ही बाहर आऊंगा। ये सुनकर अल्मेंड्रा पहली बार उसे अलग नजर से देखने लगती है। उसे एहसास होता है कि कुछ देर पहले जो इंसान डर के मारे कांप रहा था, अब उसकी आंखों में पूरा कॉन्फिडेंस दिख रहा है। अगले दिन अल्मेंड्रा फिर से टीरियस के कमरे में पहुंचती है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो दंग रह जाती है। पूरा कमरा बिखरा पड़ा था, हर तरफ सामान फैला हुआ था। वो गुस्से में बोलती है, एक रात में इस कमरे का ये हाल कैसे हो गया? आखिर इस इंसान ने नेगोशिएशन की है या तबाही मचा दी? तभी उचिमुरा वहां आ जाता है और बड़े आराम से कहता है, वैसे टीरियस अब डीमन किंग के साथ अलायंस फाइनलाइज करने की तैयारी कर रहे हैं। ये सुनकर अल्मेंड्रा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या सिर्फ एक रात में तुमने मिनोटॉर ट्राइब के चीफ को मना लिया? वो तुरंत पूछती है, आखिर तुमने किया क्या? उचिमुरा हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, एक पुरानी कहावत है, अगर तुम खुद को जानते हो और अपने सामने वाले को भी समझ लेते हो तो 100 लड़ाइयां लड़कर भी कभी हारोगे नहीं। उचिमुरा फिर पूरी बात समझाता है। वो कहता है, तुम्हें लगा कि टीरियस नेगोशिएशन से मना कर रहा था, लेकिन असल में उसके हिसाब से तो नेगोशिएशन काफी अच्छी चल रही थी। अल्मेंड्रा ये सुनकर पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। तब उचिमुरा अपनी पुरानी जॉब का एग्जाम्पल देता है। जब मैं विदेश में क्लाइंट्स के साथ डील करता था तो वो भी कई बार नो बोलते थे। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता था, लेकिन फिर भी उनका जवाब नो ही होता था। फिर भी अजीब बात ये थी कि मीटिंग खत्म होते होते वही क्लाइंट मुस्कुराकर मुझसे हाथ मिलाता था। बाद में समझ आया कि उनके कल्चर में नो का मतलब हमेशा मना करना नहीं होता। कई बार वो सिर्फ डील की कंडीशंस को और बेहतर बनाना चाहते हैं। उनके लिए पैशनेट डिस्कशन एक पॉजिटिव साइन होती है। और यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। उचिमुरा आगे कहता है, जब तुमने कहा कि नेगोशिएशन यहीं खत्म है, तब टीरियस खुद समझ नहीं पाया कि अचानक डील कैंसिल क्यों कर दी गई। उसके हिसाब से तो बात बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही थी। ये सुनते ही अल्मेंड्रा एकदम चुप हो जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि गलती टीरियस की नहीं थी, गलती उसकी अपनी थी। उसने सामने वाले को समझने की कोशिश ही नहीं की और बिना उसकी कल्चर और सोच जाने सीधे उसे गलत मान लिया। तभी टीरियस बीच में बोल पड़ता है। वो कहता है, असल में गलती हम दोनों की थी, हम दोनों एक दूसरे को गलत समझ बैठे थे। इसके बाद वो उचिमुरा से माफी मांगता है कि शुरुआत में उसका रवैया थोड़ा रूखा था। फिर दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। टीरियस मुस्कुराकर कहता है, थैंक्स उचिमुरा, अगर आज ये अलायंस हो पाया है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। टीरियस के अपनी ट्राइब में लौटने के बाद डीमन किंग अल्मेंड्रा से कहता है, उचिमुरा की असली ताकत उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, उसकी सबसे बड़ी एबिलिटी ये है कि वो उन छोटी छोटी डिटेल्स को भी नोटिस कर लेता है जिन्हें बाकी लोग कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, और यही उसका सबसे बड़ा टैलेंट है। इसके बाद डीमन किंग आधिकारिक तौर पर उचिमुरा का स्वागत करता है। वो कहता है, इस टेस्ट के बाद अब किसी को भी तुम्हारी एबिलिटीज पर शक नहीं होना चाहिए। फिर डीमन किंग सबको अपना हाथ आगे बढ़ाने के लिए कहता है। उसके हाथ में एक खास ब्रेसलेट था जो इस बात का सबूत था कि अब उचिमुरा आधिकारिक तौर पर 4 एलीट जनरल्स में से एक बन चुका है। उचिमुरा खुशी खुशी डीमन किंग का धन्यवाद करता है। तभी अल्मेंड्रा भी अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उचिमुरा से भी वही करने को कहती है। दोनों अपने ब्रेसलेट्स आपस में टकराते हैं। अल्मेंड्रा मुस्कुराकर कहती है, हमारे क्लैन में नए दोस्त का स्वागत ऐसे ही किया जाता है। फिर तुरंत अपना एटीट्यूड वापस लाते हुए बोलती है, ज्यादा गलत मत समझना, मैं बस इतना मानती हूँ कि तुम काफी यूजफुल इंसान हो, और हाँ, आगे होने वाली नेगोशिएशंस में भी तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा। डीमन किंग मन ही मन सोचता है, अगर ये सब एक दूसरे की कमियों को कवर करते हुए साथ काम करें तो हमारी पूरी आर्मी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन सकती है। लेकिन फिलहाल डीमन आर्मी अभी भी पूरी तरह मैच्योर नहीं हुई थी, उसमें अभी भी कई कमियां थीं, और डीमन किंग को पूरा भरोसा था कि उचिमुरा ही वो इंसान बनेगा जो पूरी आर्मी को सही दिशा दिखाएगा। कुछ समय बाद उचिमुरा सोचता है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपनी ऑफिस स्किल्स दूसरी दुनिया में इस्तेमाल करूंगा, और उससे भी बड़ी बात, मुझे यहाँ 4 एलीट जनरल्स में जगह मिल गई। अभी भी उसे थोड़ा नर्वस फील हो रहा था, लेकिन अब वो पीछे हटने वाला नहीं था। आखिर पहली बार किसी ने उसकी वैल्यू समझी थी। काम शुरू करने से पहले वो सोचता है कि बाकी जनरल से प्रॉपर्ली मिल लेना चाहिए। सबसे पहले वो सिल्फिड के ऑफिस पहुंचता है, लेकिन वहां उसे सिर्फ उसकी असिस्टेंट बिलेंडा मिलती है। वो बड़े रूखे अंदाज में कहती है, लेडी सिल्फिड यहाँ नहीं है, अब आप जा सकते हैं। उचिमुरा हार मानने वाला नहीं था, लेकिन तभी अल्मेंड्रा वहां आ जाती है। वो कहती है, चलो डीमन किंग तुम्हें बुला रहे हैं, नया मिशन मिला है। दोनों डीमन किंग के पास पहुंचते हैं। इस बार मिशन पहले से भी बड़ा था, हमें ओगर किंगडम के साथ अलायंस करना है। डीमन किंग समझाता है, हम अपनी आर्मी को और मजबूत बनाने के लिए आसपास की अलग अलग डेमी ह्यूमन ट्राइब्स के साथ हाथ मिला रहे हैं, लेकिन ओगर्स बाकी सबसे अलग हैं। उनकी मिलिट्री पावर लगभग हमारी डीमन आर्मी के बराबर है, और पिछले कुछ सालों में उन्होंने इंफॉर्मेशन पर भी काफी कंट्रोल बना लिया है। अगर वो हमारे एलाई बन जाएं, तो हमारी पोजीशन बहुत मजबूत हो जाएगी। उचिमुरा को बात पूरी तरह समझ नहीं आती। तब डीमन किंग ऑफिस लैंग्वेज में समझाता है, इसे ऐसे समझो जैसे अपनी पुरानी दुनिया में किसी राइवल कंपनी के साथ पार्टनरशिप नेगोशिएट करनी हो। मिशन मुश्किल था, लेकिन फिर भी डीमन किंग को पूरा भरोसा था कि उचिमुरा इसे भी हैंडल कर लेगा। अल्मेंड्रा भी उसके साथ जाने का फैसला करती है। वो कहती है, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए साथ चलूंगी। लेकिन निकलने से पहले उचिमुरा बोलता है, उससे पहले मैं जीनोम से मिलना चाहता हूँ। सुना है डेमी ह्यूमंस की पूरी कमांड वही संभालती हैं। अगर वो हमारी साइड होंगी तो नेगोशिएशन और आसान हो जाएगी। ये सुनते ही अल्मेंड्रा का चेहरा बदल जाता है। वो तुरंत बहाना बनाती है, मुझे कुछ और काम याद आ गया है, तुम अकेले ही मिल लो। उचिमुरा को कुछ समझ नहीं आता, वो बस इतना कहता है, ठीक है। काम बांट लेते हैं। इसके बाद वो डेमी ह्यूमंस
के ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचता है। वहां सैकड़ों सोल्जर्स की ट्रेनिंग देखकर वो दंग रह जाता है। वो सोचता है अगर इतनी बड़ी फोर्स को जीनोम संभाल रही हैं तो वो सच में कमाल की लीडर होंगी। थोड़ी देर बाद उसकी मुलाकात जीनोम से होती है। जीनोम शांत आवाज में पूछती हैं, कहो किस काम से आए हो। उचिमुरा थोड़ा नर्वस होकर अपना इंट्रोडक्शन देता है, फिर कहता है मुझे ओग्र किंगडम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। जीनोम जवाब देती हैं, उनके पेट्रियार्च का नाम ओग्रे है। वो जितना ताकतवर है उतना ही इंटेलिजेंट भी है। अपने दुश्मनों के बीच उसकी पहचान एक एब्सोल्यूट रूलर की है। तभी अचानक अल्मेंड्रा वहां पहुंच जाती है। जीनोम उसे देखते ही बोल पड़ती हैं, इस चीज को यहाँ से जल्दी ले जाओ। मेरे ट्रेनिंग कैंप में एक मर्डरस डीमन घूमती रहेगी तो मेरे सोल्जर्स डर जाएंगे। ये सुनते ही अल्मेंड्रा भड़क जाती है, अरे ओए, हर बार मुझे ये चीज क्यों बोलती रहती हो। और दोनों फिर से बहस शुरू कर देती हैं। उचिमुरा ये सब देखकर मन ही मन सोचता है, इन दोनों की तो बिल्कुल भी नहीं बनती। थोड़ी देर बाद अल्मेंड्रा और उचिमुरा ओग्र किंगडम के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं, लेकिन गार्ड्स उन्हें अंदर जाने से रोक देते हैं। चीफ की परमिशन के बिना कोई एंट्री नहीं। उचिमुरा को अपनी पुरानी जॉब याद आ जाती है। वो अल्मेंड्रा से कहता है, ये नेगोशिएशन टैक्टिक है, सामने वाले को जानबूझकर वेट करवाओ ताकि उसका रिदम टूट जाए और वो प्रेशर में आ जाए। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये काफी कॉमन स्ट्रेटेजी है, बस पेशेंस रखो। कुछ देर बाद ओग्र की असिस्टेंट उन्हें लेने आती है। महल के अंदर जाते हुए उचिमुरा हर छोटी बड़ी चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करने लगता है। तभी अल्मेंड्रा धीरे से कहती है, कमजोरी मत दिखाना, ओगर्स इतने ताकतवर हैं कि हमारी डीमन आर्मी को भी टक्कर दे सकते हैं। और उनका पेट्रियार्च यूग्री बिल्कुल आसान इंसान नहीं है। आखिरकार जैसे ही उनकी मुलाकात ओग्रे से होती है, उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि उसकी रेपुटेशन बिल्कुल झूठ नहीं थी। जैसे ही अल्मेंड्रा अपना इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करती है, ओग्रे उसे बीच में ही रोक देता है। वो ठंडे लहजे में कहता है, जब तक परमिशन ना मिले तब तक एक शब्द भी मत बोलो। हैरानी की बात यह थी कि इतनी इंसल्ट होने के बाद भी अल्मेंड्रा इस बार अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेती है। फिर ओग्रे उन्हें एक ऐसी बात बोलता है कि दोनों के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है, अगर तुम लोग मेरी आर्मी ज्वाइन करने आए हो तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर सकता हूँ, बस एक कंडीशन है, जाकर डीमन किंग का सिर काटकर मेरे सामने ले आओ। ये सुनते ही अल्मेंड्रा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो कुछ करने ही वाली होती है, लेकिन उचिमुरा तुरंत उसे रोक लेता है और सबको शॉक देते हुए कहता है, ऑफर तो काफी टेम्पटिंग है, हमें थोड़ा टाइम दीजिए, सोचकर जवाब देंगे। इतना कहकर वो आराम से ओग्रे को थैंक्स कहता है, वहां से निकल जाता है। महल से बाहर आते ही अल्मेंड्रा फट पड़ती है, तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसी बेहुदा बात सुनकर भी तुमने उसे थैंक्स बोल दिया? उचिमुरा शांत आवाज में कहता है, काम डाउन। वो यही चाहता था कि हम गुस्से में कोई बेवकूफी कर बैठे ताकि उसके पास हमारी अलायंस रिजेक्ट करने का एक परफेक्ट एक्सक्यूज मिल जाए। वो आगे समझाता है, ओग्रे का नेगोशिएशन करने का कोई इरादा ही नहीं है, लेकिन वो सीधे वॉर भी शुरू नहीं करना चाहता, इसलिए वो हमें जानबूझकर प्रोवोक कर रहा था। अगर हमने गुस्से में कुछ भी कर दिया तो वो उसी बात को रीजन बनाकर पूरी डीमन आर्मी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। उचिमुरा गहरी सांस लेते हुए कहता है, बिलीव मी, मुझे भी बहुत गुस्सा आया था, लेकिन अगर हम वहां सीन क्रिएट कर देते तो नुकसान सिर्फ हमारा नहीं, डीमन किंग का भी होता, और हो सकता है ओगर्स दूसरी किंगडम्स के साथ अलायंस भी कर लेते। फिर वो अपनी कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस वाली बात दोहराता है, जब सामने वाला नेगोशिएट करना ही नहीं चाहता तब जबरदस्ती डील पुश करने का कोई मतलब नहीं होता। ऐसी सिचुएशन में पीछे हट जाना ही सबसे स्मार्ट मूव होता है। अचानक उनके सामने एक लड़की आकर खड़ी हो जाती है। वो अपना नाम बताती है, मैं ऑल हूँ, ओग्रे की बेटी, और अगली ही लाइन में ऐसा कुछ बोलती है कि दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरे पिता को थ्रोन से हटा दो। उचिमुरा और अल्मेंड्रा दोनों बस उसे हैरानी से देखते रह जाते हैं। अगले सीन में ऑल दोनों को ओगर किंगडम के फूड वेयर हाउस में ले जाती है। वो कहती है, पहले ओगर्स का आसपास की ट्राइब्स पर काफी इन्फ्लुएंस हुआ करता था, लेकिन अब हमारा किंगडम इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। ये सुनकर उचिमुरा कहता है, मुझे इसका अंदाजा पहले ही हो गया था, मैंने देखा कि तुम्हारे सोल्जर्स की आर्मर जगह जगह से टूटी हुई है। फिर वो अपनी कॉर्पोरेट नॉलेज इस्तेमाल करते हुए समझाता है, जब कोई बड़ी कंपनी धीरे धीरे अपनी पोजीशन खोने लगती है तो शुरुआत में बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर पूरा सिस्टम टूटने लगता है। और जहां सारी डिसीजन सिर्फ एक ही लीडर पर डिपेंड करती हैं, वहां प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है। अगर लीडर पीछे रह जाए तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ रुक जाती है। और अभी ओगर्स के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा है। ऑल उदास होकर कहती है, किंगडम को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, डीमन आर्मी के साथ अलायंस। लेकिन मेरे फादर मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। फिर वो एक और बड़ा सीक्रेट बताती है, असल में वो काफी समय से बीमार भी हैं। अगर मेरे फादर को कुछ हो गया तो पूरा ओग्र किंगडम केओस में चला जाएगा। उचिमुरा उसकी बात ध्यान से सुनता है, फिर धीरे से कहता है, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ, लेकिन तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रही हो। ऑर्ले हैरानी से उसकी तरफ देखती है। उचिमुरा कहता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल इन्फॉर्मेशन किसी आउटसाइडर को इतनी आसानी से नहीं बतानी चाहिए, खासकर ये कि तुम्हारा लीडर बीमार है। कई बार चुप रहना सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर तुम फ्यूचर में ओग्र किंगडम की लीडर बनना चाहती हो तो तुम्हें और केयरफुल बनना पड़ेगा। ये सुनकर ऑल हल्का सा शर्माने लगती है। वो मुस्कुराकर कहती है, आपने
मेरी गलती बताई, इसका मतलब आप सच में अच्छे इंसान हैं और मुझे लोगों को पहचानने की अपनी एबिलिटी पर पूरा भरोसा है, इसीलिए मैंने आपसे कुछ नहीं छिपाया। इतना कहकर वो धीरे से उचिमुरा का हाथ पकड़ लेती है। उचिमुरा पूरी तरह फ्रीज हो जाता है। फिर ऑल बोलती है, मुझसे शादी कर लीजिए और ओगर किंगडम के नए पेट्रियार्क बन जाइए। उचिमुरा के दिमाग का तो सिस्टम ही हैंग हो जाता है। ऑल जल्दी जल्दी समझाने लगती है, मैं ये अपने लिए नहीं कह रही, मैं अपने किंगडम को बचाना चाहती हूँ। बाकी सारे ओगर्स अभी भी मेरे फादर की बात मानते हैं, लेकिन अगर आप नए पेट्रियार्क बन गए तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारा किंगडम फिर से संभल जाएगा। अलमेंड्रा बीच में आ जाती है। वो थोड़ा इरिटेटेड होकर कहती है, अरे कम से कम उसे सोचने का टाइम तो दो, और किसी तरह उचिमुरा को वहां से लेकर निकल जाती है। अगले सीन में दोनों वापस डीमन कासल लौट आते हैं। उचिमुरा पूरे रास्ते बस एक ही बात सोच रहा था, ओग्रेस को डीमन आर्मी में कैसे लाऊं। सोचते सोचते इस बार भी वही छोटा सा रेस्टोरेंट और बार था, लेकिन इस बार वहां अलमेंड्रा भी मौजूद थी। वहां दो लोग किसी अजीब सी बहस में लगे हुए थे। एक कह रहा था लायन जंगल का सबसे ताकतवर जानवर है, जबकि दूसरा कॉन्फिडेंटली बोल रहा था नहीं, गोरिल्ला उससे भी ज्यादा ताकतवर होता है। उचिमुरा चुपचाप उनकी बहस सुनता रहता है। यहीं से उसे अपने मिशन का परफेक्ट सोल्यूशन मिल जाता है। अगले ही पल वो वापस रियलिटी में लौट आता है, अपनी टाई ठीक करता है और इस बार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ निकल पड़ता है। कासल के बाहर अलमेंड्रा पहले से उसका इंतजार कर रही थी। वो हैरानी से पूछती है, इतनी जल्दी आइडिया भी मिल गया? उचिमुरा हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, सॉरी, तुम्हें इतनी सुबह उठा दिया? अलमेंड्रा जवाब देती है, उसकी टेंशन मत लो, चलो जल्दी ओगर्स के पास चलते हैं। लेकिन उचिमुरा सिर हिलाकर कहता है, नहीं, पहले हमें कहीं और जाना होगा। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ तो इस बार खुद ओगरे हमें बुलाएगा। एक हफ्ते बाद सच में वैसा ही होता है। उचिमुरा और अलमेंड्रा फिर से ओगरे के सामने खड़े थे। ओगरे गुस्से से पूछता है, आखिर ये हो क्या रहा है? मेरे आसपास की सारी ट्राइब्स एक एक करके डीमन आर्मी में क्यों शामिल हो रही हैं? तभी फ्लैशबैक में पता चलता है कि उचिमुरा ने सबसे पहले ओगर्स पर नहीं, बल्कि उनके आसपास रहने वाली बाकी डेमी ह्यूमन ट्राइब्स पर काम शुरू किया था। उसे पता चला था कि पहले उन ट्राइब्स को खाना और रिसोर्सेज ओगर्स से मिलते थे, लेकिन अब ओगर्स की इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से बाकी ट्राइब्स भी मुश्किल में जी रही थीं। शुरुआत में अलमेंड्रा को लगा था कि ये प्लान कभी काम नहीं करेगा, लेकिन अब जब खुद ओगर उन्हें बुलाने पर मजबूर हो गया तो उसे मानना पड़ा। उचिमुरा सच में डेंजरस लेवल का नेगोशिएटर है। उचिमुरा मन ही मन अपनी पुरानी जॉब याद करता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी मैंने यही ट्रिक यूज की थी। एक बड़ी कंपनी बार बार मेरी डील रिजेक्ट कर रही थी, तो मैंने क्या किया, मैंने छोटी छोटी कंपनीज को अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया। जब बड़ी कंपनी ने देखा कि बाकी सबके पास वो प्रोडक्ट है और सिर्फ उनके पास नहीं, तो उनकी ईगो हर्ट हो गई। आखिरकार उन्हें मजबूरी में वही प्रोडक्ट खरीदना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि वो पीछे न रह जाएं। और इस बार भी उसने बिल्कुल वही स्ट्रेटेजी अपनाई थी। आसपास की सारी डेमी ह्यूमन ट्राइब्स को डीमन आर्मी से जोड़ दिया। उचिमुरा शांत आवाज में कहता है, बाकी ट्राइब्स बहुत मुश्किल में थीं। डीमन आर्मी ज्वाइन करने के बाद उनकी लाइफ पहले से कहीं ज्यादा स्टेबल हो गई। ये सुनकर ओगर चिढ़कर बोलता है, मुझे उससे क्या, वो जमीन ओगर्स की है। बस यही सुनना उचिमुरा चाहता था, क्योंकि गुस्से में ओगर खुद उसके ट्रैप में फंस चुका था। उचिमुरा मुस्कुराकर कहता है, शायद मेरी गलती थी, मुझे दूसरी ट्राइब्स को पहले ही बता देना चाहिए था कि ओगर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद है। और यहीं से उसकी नेगोशिएशन का अगला दांव शुरू हो जाता है। उसी वक्त ऑल हॉल में एंट्री करती है। अब वो सिर्फ ओगर की बेटी नहीं थी, बल्कि बाकी ट्राइब्स के बीच भी उसकी अच्छी पकड़ बन चुकी थी। वो अपने पिता की तरफ देखकर कहती है, इस वक्त सबसे जरूरी चीज डेमी ह्यूमंस की सेफ्टी और उनका फ्यूचर है, और इस प्रॉब्लम का सबसे अच्छा सोल्यूशन डीमन आर्मी के साथ हाथ मिलाना है। ओगर गुस्से में उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार ऑल पीछे नहीं हटती। वो सीधा अपने पिता की आंखों में देखकर कहती है, समय बदल चुका है, इनविंसिबल ओगर वाला दौर अब खत्म हो चुका है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो दूसरी ट्राइब्स के साथ मिलकर चलना होगा। तभी उचिमुरा बीच में बोलता है, अगर मर्जर पसंद नहीं है तो अलायंस कैसा रहेगा? दोनों अपनी अपनी आइडेंटिटी रखेंगे और बराबरी के साथ मिलकर काम करेंगे। उचिमुरा सोचता है कि टेक्निकली मर्जर और अलायंस में ज्यादा फर्क नहीं था, क्योंकि डीमन आर्मी में शामिल होने के बाद भी ट्राइब्स अपनी सॉवरेंटी बनाए रखती थीं। लेकिन ओगरे जैसे प्राउड लीडर के लिए नाम का फर्क ही सबसे बड़ी बात था। कुछ देर की चुप्पी के बाद ओगरे आखिरकार बोलता है, हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। बस यही सुनकर उचिमुरा समझ जाता है कि डील लगभग पक्की है। दोनों वहां से वापस लौट आते हैं। उधर ऑल अपने पिता को देखकर मुस्कुराती है और ओगरे पहली बार महसूस करता है। कुछ दिन बाद अलमेंड्रा खुशी खुशी उचिमुरा के पास आती है। गुड न्यूज, ओग्रेस ने ऑफिशियली अलायंस एक्सेप्ट कर लिया है। मिशन आखिरकार सक्सेसफुल हो चुका था, लेकिन उचिमुरा को सेलिब्रेट करने का भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि डीमन किंग ने उसे एक नया काम दे दिया था। अब अपना पर्सनल असिस्टेंट चुनो। उचिमुरा अपना सिर पकड़ लेता है, यही तो सबसे मुश्किल काम है। उचिमुरा मजाक में बोल देता है, तो फिर तुम ही मेरी असिस्टेंट बन जाओ। ये सुनते ही अलमेंड्रा का चेहरा लाल हो जाता है। वो हड़बड़ा कर कहती है, अभी तो हम ठीक से एक दूसरे को जानते भी नहीं, इतनी जल्दी ये सब? लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खुलते ही सामने ऑल खड़ी थी। वो मुस्कुराकर कहती है, मुझे ओगर ट्राइब की ऑफिशियल एमिसरी बनाकर भेजा गया है, और आपने हमारे किंगडम के लिए जो कुछ किया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद कहना चाहती थी। अगर कभी आपको मेरी जरूरत पड़े तो बस एक बार कह दीजिए। उचिमुरा बिना एक सेकंड सोचे बोल देता है, असल में मुझे अभी सपोर्ट स्टाफ की जरूरत है, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगी? ये सुनते ही अलमेंड्रा का चेहरा देखने लायक था। उसकी जेलसी साफ दिखाई दे रही थी। ऑल तुरंत मुस्कुराकर जवाब देती है, जरूर, मुझे खुशी होगी। उचिमुरा उसे ऑफिशियली अपनी असिस्टेंट बना लेता है। फिर वो अलमेंड्रा की तरफ देखकर कहता है, और अगर तुम भी मेरे साथ काम करती रहो तो मुझे अच्छा लगेगा। अलमेंड्रा तुरंत मुंह फेर लेती है, गलत मत समझना, मैं तुम्हारी पार्टनर
नहीं, तुम्हारी राइवल हूँ। उसकी नई असिस्टेंट ऑल दौड़ते हुए आती है। वो एक्साइटेड होकर कहती है वेमैन ट्राइब के साथ नेगोशिएशंस भी सक्सेसफुल हो गए। फिर मुस्कुराकर जोड़ती है, सच कहूँ मुझे आज भी समझ नहीं आता कि आप एक साथ इतनी सारी चीजें कैसे मैनेज कर लेते हैं। इसके बाद वो एक और खुशखबरी देती है, मैंने सुना है ओग्रेस और डीमन आर्मी की अलायंस सक्सेसफुल कराने की वजह से आपके सम्मान में एक अवार्ड सेरेमनी रखी जा रही है। जाने से पहले वो मुस्कुराकर कहती है, बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको लंच के टाइम बताऊंगी। उधर उचिमुरा थोड़ा खाली खाली महसूस कर रहा था। जिंदगी में पहली बार किसी ने उसके काम की इतनी तारीफ की थी। उसी समय अल्मेंड्रा उसके लिए खाना लेकर आती है, लेकिन खाना देखकर उचिमुरा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है, ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? अल्मेंड्रा बड़े आराम से जवाब देती है, मैंने इसमें बहुत सारा पानी मिला दिया है ताकि क्वांटिटी ज्यादा लगे। मतलब जो थोड़ा बहुत खाना था उसे पानी मिलाकर एक पतला सा ब्रॉथ बना दिया गया था। उचिमुरा चुपचाप वही पतला ब्रॉथ और थोड़े से ग्रेन्स खाता रहता है। खाते खाते वो सोचता है, ऑल की वजह से मुझे इस दुनिया के बारे में काफी कुछ पता चल रहा है। ये ग्रेन्स ही डीमन आर्मी फूड है। फिर मन ही मन सोचता है, काश कभी थोड़ा सा मीट भी खाने को मिल जाए। बस ये सुनते ही अल्मेंड्रा की आंखें चमक उठती हैं। वो तुरंत बोलती है, तो चलो हंटिंग पर चलते हैं। और सच कहें तो ये आइडिया शुरुआत से ही थोड़ा खतरनाक लग रहा था। कुछ देर बाद दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं। अल्मेंड्रा समझाती है, डीमन आर्मी को यहाँ एक्सटर्मिनेशन रिक्वेस्ट मिली है। इस इलाके में एक मैजिकल बीस्ट घूम रहा है जो आसपास रहने वाले डेमी ह्यूमंस के लिए मुसीबत बना हुआ है। अब तक 5 ऑक्स को खा चुका है। ये सुनते ही उचिमुरा की हालत खराब हो जाती है, लेकिन उसे शांत करने की बजाय अल्मेंड्रा कहती है, इस दुनिया में हमेशा स्ट्रॉन्ग वीक को खा जाता है। नॉर्मली ऑक्स को खुद ही ऐसे मॉन्स्टर से निपटना चाहिए, लेकिन ये वाला बीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हमें बुलाया गया है। उचिमुरा आसपास का माहौल ध्यान से देखने लगता है। वो सोचता है, यहाँ खाने की हालत पहले से ही खराब है। ग्रेन्स तक को पानी में मिलाकर खाना पड़ रहा है, ऊपर से ये मैजिकल बीस्ट्स। मतलब इस जगह की प्रॉब्लम्स मेरी सोच से कहीं ज्यादा हैं। वो अभी यही सोच ही रहा था कि अचानक अल्मेंड्रा जोर से चिल्ला उठती है, मिल गए। उचिमुरा घबरा जाता है, लेकिन वो तो मशरूम्स देखकर खुश हो रही थी। अल्मेंड्रा बताती है, ये मशरूम्स यहाँ बहुत रेयर और वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट माने जाते हैं। अब बस यही इंतजार करना है, मैजिकल बोर खुद इन्हें खाने आएगा। और सच में ज्यादा देर नहीं लगती, एक विशाल मैजिकल बोर वहाँ आ पहुँचता है। अल्मेंड्रा धीरे से कहती है, तुम बस धीरे धीरे पीछे हट जाओ। लेकिन बेचारा उचिमुरा तो पहले ही डर के मारे कांप रहा था। अगले ही पल अल्मेंड्रा सीधा बोर पर हमला बोल देती है। सिर्फ एक किक में उसका सिर जमीन पर दे मारती है, लेकिन बोर भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो तुरंत रेत के बड़े बड़े गोले बनाकर अल्मेंड्रा पर फेंकने लगता है। उचिमुरा दूर छिपकर पूरी फाइट देख रहा था। वो मन ही मन सोचता है, ये तो मेरी लेवल की लड़ाई ही नहीं है, और अल्मेंड्रा ये भी किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। इतने बड़े बोर से ऐसे लड़ रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन तभी उचिमुरा को कुछ अजीब महसूस होता है। वो सोचता है, अटैक तो ये शानदार कर रही है, लेकिन अगर इसका मकसद शिकार करना है तो इसके अटैक्स में फिनिशिंग पावर की कमी है। फिर वो अपनी एनालिसिस शुरू करता है। जंगली जानवर अपने दांत, सींग और पंजों से दुश्मनों को मारते हैं, लेकिन इंसानों के पास ऐसी नेचुरल वेपन्स नहीं होती। इसलिए इंसानों ने स्वॉर्ड्स, स्पीयर्स, बाउज और दूसरे हथियार बनाए ताकि वो अपनी कमजोरी को कवर कर सकें। असल ताकत सिर्फ मसल्स नहीं बल्कि लीथल वेपन होता है। उचिमुरा हैरानी से अल्मेंड्रा को देखकर पूछता है, जब तुम्हें ये सब पता है तो तुम हथियार लेकर क्यों नहीं आई? ये सुनते ही अल्मेंड्रा का चेहरा एकदम सीरियस हो जाता है। वो अपना हाथ आगे करती है और उस पर एक मैजिकल आर्मर चढ़ जाता है। फिर थोड़ी नाराज होकर कहती है, ये मैजिक रिकवर होने में बहुत टाइम लेती है, इसीलिए मुझे इसे यूज करना बिल्कुल पसंद नहीं। अभी मैजिकल बोर पूरी स्पीड से अल्मेंड्रा की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन अल्मेंड्रा आराम से उसका एक सींग पकड़ लेती है, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि उसका मीट खराब ना हो। फिर वो उस विशाल बोर को ऐसे उठा लेती है जैसे उसका कोई वजन ही ना हो। एक जोरदार घुमाव देती है और धड़ाम, उसकी रीढ़ की हड्डी एक ही झटके में टूट जाती है। ये देखकर उचिमुरा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो सोचता है, ये कितनी जबरदस्त ताकत है। अल्मेंड्रा बिल्कुल कैजुअली बोलती है, चलो अब खाना खाते हैं। लेकिन अभी जो उसने देखा था उसके बाद उचिमुरा की भूख तो वैसे ही उड़ चुकी थी। थोड़ी देर बाद ऑक्स आकर अल्मेंड्रा का धन्यवाद करते हैं। अल्मेंड्रा भी बिना कुछ सोचे पूरा बोर सबके साथ बांटने के लिए तैयार हो जाती है। तभी एक और बोर की एक बड़ी सी टांग अल्मेंड्रा को देता है। उचिमुरा खुश होकर सोचता है, ओह मतलब अल्मेंड्रा को कुकिंग भी आती है। अल्मेंड्रा गर्व से कहती है, मैं 4 एलीट जनरल्स में से एक हूँ, जाहिर है मैं हर काम में एक्सपर्ट हूँ। ये सुनकर उचिमुरा के मन में उम्मीद जाग जाती है, फाइनली आज तो कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। अल्मेंड्रा कॉन्फिडेंटली बोलती है, मैं अभी रोस्टेड मीट बनाती हूँ। उचिमुरा के दिमाग में एकदम जूसी क्रिस्पी रोस्टेड मीट की इमेज बनने लगती है, लेकिन रियलिटी ने फिर से उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। अल्मेंड्रा ने बस बोर की टांग उठाई, सीधे आग में फेंकी और बोली, हो गया। उचिमुरा वहीं फ्रीज हो जाता है, बस यही कुकिंग है? वो तुरंत कंप्लेन करने लगता है, लेकिन अल्मेंड्रा बड़े आराम से कहती है, इतना मत सोचो, खाकर देखो पहले। बेचारा उचिमुरा एक छोटा सा बाइट लेता है और अगले ही पल उसका चेहरा बिगड़ जाता है।
ये मेरी जिंदगी की सबसे बेकार चीज है जो मैंने कभी खाई है। ये खाना नहीं, पनिशमेंट है। अल्मेंड्रा तुरंत नाराज होकर बोलती है, कितने रूड हो तुम। उचिमुरा भी हार नहीं मानता। रूड मैं नहीं, रूड तो ये है कि तुम मुझे ये चीज खाने पे मजबूर कर रही हो। फिर वो मन ही मन सोचता है, लगता है इस दुनिया के कल्चर को समझने में मुझे अभी बहुत टाइम लगेगा। ये तो पूरा कल्चरल शॉक है। तभी उचिमुरा की नजर पास में रखे एक अवन पे पड़ती है। वो हैरानी से पूछता है, जब अवन है तो इसे यूज क्यों नहीं करते? अल्मेंड्रा समझाती है, क्योंकि इस दुनिया में सॉल्ट बहुत ही रेयर चीज है। ये सुनते ही उचिमुरा कहता है, ठीक है तो इस बार मीट मैं बनाता हूँ। फिर वो उनसे थोड़ा सॉल्ट और कुछ मशरूम्स मांगता है। कुछ देर बाद खाना तैयार हो जाता है। उचिमुरा सबको बुलाकर कहता है, चलो अब टेस्ट करके देखो। सबसे पहले अल्मेंड्रा एक बाइट लेती है। उधर बाकी ऑक्स भी खाते है। उचिमुरा मुस्कुराकर कहता है, असल में मीट पकाने का भी एक सही तरीका होता है। अगर तुम लोग चाहो तो मैं पूरी कुकिंग भी सिखा सकता हूँ। अल्मेंड्रा हैरानी से पूछती है, लेकिन 4 एलीट जनरल्स में से होकर तुम ये सब सिखाओगे? क्या इससे तुम्हारा स्टेटस कम नहीं हो जाएगा? उचिमुरा मुस्कुराकर सिर हिलाता है, नहीं तुम गलत सोच रही हो। किसी भी सिविलाइजेशन का लेवल जानना हो तो बस ये देख लो कि वहाँ के लोग क्या और कैसे खाते हैं। अल्मेंड्रा धीरे से कहती है, हमारा देश बहुत सूखा है और आसपास के बड़े देशों के मुकाबले काफी कमजोर भी। उचिमुरा जवाब देता है, इसीलिए तो बदलाव की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये सुनकर अल्मेंड्रा मुस्कुराती है। वो सोचती है, सिर्फ एक डिश बनाकर इस इंसान ने मुझे इतनी बड़ी बात समझा दी। दोनों वापस डीमन कासल की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन अब रात हो चुकी थी। उचिमुरा थोड़ा घबरा कर कहता है, इतने अंधेरे में जाना सेफ रहेगा? अल्मेंड्रा मुस्कुराती है। वो अपना हाथ उठाती है और उसके ऊपर एक छोटा सा सूरज बना देती है। चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। वो कहती है, अब डरने की जरूरत नहीं। ज्यादातर जंगली जानवर रोशनी से डरते हैं, इसलिए हमारे पास नहीं आएंगे। फिर वो बताती है, इसे मैजिक कहते हैं और इसे इस्तेमाल करने की ताकत सिर्फ डेमंस के पास होती है। ये सुनकर उचिमुरा को एक बात समझ आ जाती है। वो सोचता है, अब समझ आया, इसीलिए जीनोम की डेमी ह्यूमन आर्मी हर रोज इतनी मेहनत से ट्रेनिंग करती है। थोड़ी देर बाद वो पूछता है, वैसे सिल्फाइड भी डीमन है क्या? अल्मेंड्रा कंधे उचकाकर जवाब देती है, सच कहूं मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर गेस करूं तो शायद वो भी डीमन ही है। वैसे भी 4 एलीट जनरल्स की मीटिंग्स में वो खुद कभी नहीं आती। चलते चलते उचिमुरा फिर सोच में पड़ जाता है। वो अल्मेंड्रा से कहता है, एक बात पूछूं, तुम्हें नहीं लगता कि मैजिक पर इतना डिपेंड करना थोड़ा इनकन्वीनियंट है? जैसे आज बोर्ड से लड़ते वक्त शुरुआत में तुम्हें इक्विपमेंट ना होने की वजह से अपनी बॉडी पर मैजिक आर्मर बनानी पड़ी। अगर शुरू से ही कोई वेपन साथ होता तो शायद मैजिक वेस्ट ही नहीं करनी पड़ती। वो आगे कहता है, कुकिंग में भी यही लॉजिक है। सीधे आग में मीट फेंकने से वो जल जाता है, लेकिन अवन यूज करो तो कम मेहनत में ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। यानी सही टूल्स हमेशा काम को आसान और एफिशिएंट बना देते हैं। उचिमुरा आगे कहता है, और एक बात, अगर तुम हल्के कपड़ों की जगह थोड़े प्रोटेक्टिव क्लोथ्स पहनो तो लड़ाई में और भी ज्यादा इफेक्टिव रहोगी। हर चीज के लिए सिर्फ मैजिक पर डिपेंड मत किया करो, कभी कभी बेहतर टूल्स भी जरूरी होते हैं। ये सुनते ही अल्मेंड्रा का चेहरा उतर जाता है। वो थोड़ा नाराज होकर कहती है, शायद तुम्हारी बात सही हो, लेकिन जिस तरह तुमने कहा वो काफी इंसल्टिंग था। फिर गुस्से में पलटकर बोलती है, मैं अकेले ही कासल वापस जा रही हूँ, तुम कल ऑक्स के साथ आराम से आ जाना। जाने से पहले वो रुकती है और धीमी आवाज में कहती है, मैंने सोचा था कि मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, लेकिन आखिर में तुम बस दूसरी दुनिया के एक इंसान ही निकले। तुम हर चीज को सिर्फ एफिशिएंसी से देखते हो, लेकिन डेमंस ऐसे नहीं सोचते। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। उचिमुरा घबरा कर सोचता है, क्या मुझे अभी जाकर सॉरी बोल देना चाहिए? लेकिन अगले ही पल उसे मैजिकल बोर्ड याद आ जाता है। वो तुरंत अपना आइडिया बदल देता है, नहीं, आज रात ऑक्स के साथ रहना ही सेफ है। अगर रास्ते में फिर कोई मॉन्स्टर मिल गया तो मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। कुछ समय बाद उचिमुरा वापस डीमन कासल पहुंचता है। डीमन किंग मुस्कुराकर उसका स्वागत करता है। मैजिकल बीस्ट को हराने के लिए बधाई। फिर वो पूछता है, लेकिन मैंने सुना अल्मेंड्रा रात में अकेली वापस आ गई थी और तुम अगली सुबह ऑक्स के साथ लौटे, कुछ हुआ था क्या? ये सुनते ही उचिमुरा लगभग रोने लगता है। मुझसे गलती हो गई, मैं 4 एलीट जनरल्स बनने के लायक ही नहीं हूँ। लेकिन डीमन किंग उसे शांत करते हुए कहता है, इतनी जल्दी कंक्लूजन पर मत पहुंचो, जाकर उससे बात करो। ये सिर्फ तुम दोनों की लड़ाई नहीं है, इससे तुम्हें इस दुनिया को समझने में भी मदद मिलेगी। उधर उचिमुरा अकेले बैठा सोच रहा था, आखिर मैंने ऐसा क्या बोल दिया? जब वो पहली बार इस दुनिया में आया था तो उसे लगा था कि डीमंस बहुत सिविलाइज्ड और इंटेलेक्चुअल होंगे और डेमी ह्यूमंस थोड़े सैवेज। लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। उसने नोटिस किया था कि डीमंस बहुत रिवीलिंग कपड़े पहनते हैं। पहले उसे लगा था कि ये बस उनका फैशन है, लेकिन फिर उसे याद आता है अल्मेंड्रा ने गर्व से कहा था मैजिक सिर्फ डीमंस ही यूज कर सकते हैं। यहीं से उचिमुरा को कुछ समझ आने लगता है। वो अपने बैग से एक पुरानी किताब निकालता है और पढ़ना शुरू करता है। तभी उसे सच्चाई पता चलती है, डीमंस के लिए एक मस्कुलर और वेल ट्रेन बॉडी सिर्फ ताकत नहीं बल्कि गर्व की निशानी होती है। जितना ज्यादा वो अपने शरीर को ट्रेन करते हैं उतनी ही उनकी मैजिक पावरफुल होती जाती है। इसी वजह से डेमंस जानबूझकर रिवीलिंग क्लोथ्स पहनते हैं ताकि उनका ट्रेन्ड बॉडी और उनकी मैजिकल पावर दोनों साफ दिखाई दें। ये पढ़ते ही उचिमुरा के होश उड़ जाते हैं। उसे एहसास होता है, ओह, मैंने जब अल्मेंड्रा से प्रोटेक्टिव क्लोथ्स पहनने को कहा था तो उसकी कल्चर के हिसाब से वो सीधा इंसल्ट था। अब उसे समझ आ चुका था कि ये सब सिर्फ एक कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो मन ही मन डीमन किंग का शुक्रिया अदा करता है। अगर उन्होंने मुझे उससे बात करने के लिए नहीं कहा होता तो शायद मुझे कभी अपनी गलती समझ ही नहीं आती। लेकिन फिर उसके सामने एक नई प्रॉब्लम आ खड़ी होती है। वो सिर पकड़कर सोचता है, अब मैं अल्मेंड्रा से माफी मांगू कैसे? उसी शाम दूसरी तरफ ऑल अकेले जंगल में लकड़ियां काट रही थीं, लेकिन तभी वहां मौजूद ऑल अचानक घबरा जाती है। उसके सामने अल्मेंड्रा के शरीर से एक खतरनाक सी डार्क ऑरा निकल
निकलने लगती है। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसकी उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। अल्मेंड्रा अचानक उसकी तरफ दौड़ पड़ती है और जोर जोर से रोने लगती है। रोते रोते वो कहती है, आखिर उचिमुरा मुझसे नफरत क्यों करता है? उसने तो मेरे बॉडी की भी तारीफ नहीं की। थोड़ी देर बाद दोनों एक कमरे में बैठकर बात कर रही थीं। ऑल धीरे से कहती है, उचिमुरा के साथ काम करते हुए मुझे एक बात समझ आई है। उसकी वैल्यूज हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। हो सकता है उसके लिए बॉडी को शो करना कोई अच्छी बात ही ना हो। ये सुनकर अल्मेंड्रा थोड़ा चुप हो जाती है, फिर धीरे से पूछती है, तो वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा? ऑल थोड़ा सोचकर जवाब देती है, शायद उसे लगता हो कि तुम थोड़ी परवर्ट हो। ये सुनते ही अल्मेंड्रा एकदम शॉक हो जाती है। अल्मेंड्रा शर्म और फ्रस्ट्रेशन में सीधे अपना सिर जमीन पर मार देती है। ऑल घबराकर चिल्लाती है, अरे रुको, फ्लोर टूट जाएगा। बेचारी अल्मेंड्रा लगभग रोते हुए पूछती है, अब मैं क्या करूं? ऑल मुस्कुराकर कहती है, मुझे याद है जब मैं पहली बार उचिमुरा की असिस्टेंट बनी थी तब उसने मुझसे कहा था, अब से हम कोवर्कर्स हैं, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि तुम खुलकर काम करोगी और छोटी छोटी बातों में मत उलझना। मुझे लगता है अगर तुम उससे खुलकर बात करोगी तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी खत्म हो जाएगी। ऑल मुस्कुराकर आगे कहती है, उचिमुरा चाहता है कि तुम जैसी हो वैसी ही रहो, उसके सामने खुलकर अपनी बात रखो और अगर कभी कोई प्रॉब्लम आए तो वो उसे मिलकर सॉल्व करना चाहता है, इसलिए बेवजह टेंशन मत लो। उचिमुरा बुरा इंसान नहीं है, उस पर भरोसा करो। उधर बेचारा उचिमुरा एक बार फिर अपनी मेंटल रेस्टोरेंट वाली दुनिया में पहुंच जाता है। वो हमेशा की तरह वहां का होम कुक्ड मील खाता है। खाना खाते खाते उसकी नजर रेस्टोरेंट के अटेंडेंट पर पड़ती है। आज वो पहले से ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। उसी पल उचिमुरा के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है, समझ गया। अगले ही पल वो तुरंत रियलिटी में वापस लौट आता है और अल्मेंड्रा को ढूंढने के लिए भाग पड़ता है। मजेदार बात ये थी कि उधर अल्मेंड्रा भी उसी वक्त उचिमुरा को ढूंढ रही थी। कुछ देर बाद दोनों आमने सामने आ जाते हैं। एक दूसरे को देखते ही दोनों एक साथ दौड़ पड़ते हैं। सबसे पहले उचिमुरा बोलता है, मुझे तुमसे माफी मांगनी है, असल में मैं तुम्हारी कल्चर को समझ ही नहीं पाया। ये सुनते ही अल्मेंड्रा जल्दी से बोल पड़ती है, और मैं कोई पागल परवर्ट नहीं हूँ, मैं बस चाहती थी कि तुम मान लो कि मेरी बॉडी अच्छी है। कुछ सेकंड के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, फिर अचानक उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अभी अभी क्या बोल दिया। अगले ही पल दोनों के चेहरे शर्म से लाल हो जाते हैं और उचिमुरा सबसे पहले सिर झुकाकर कहता है, आई एम सॉरी, असल में मैं तुम्हें ठीक से जानता ही नहीं था, बिना तुम्हारी कल्चर समझे मैंने अपनी सोच तुम पर थोप दी। ये सुनकर अल्मेंड्रा का चेहरा हल्का सा लाल हो जाता है। वो मुस्कुराकर कहती है, तुम सच में बहुत सिंसियर इंसान हो। मेरे बारे में समझने के लिए तुमने डीमंस के बारे में इतना कुछ पढ़ा, इतनी मेहनत करने की जरूरत भी नहीं थी। फिर वो भी धीरे से सिर झुका देती है, और मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी अपनी सोच तुम पर थोप दी थी, बिना तुम्हारी बात समझे गुस्से में तुम्हें अकेला छोड़कर चली गई। आखिरकार दोनों अपनी अपनी गलती मान लेते हैं और पहली बार वो एक दूसरे को पहले से कहीं बेहतर समझने लगते हैं। उचिमुरा मुस्कुराकर कहता है, अब मुझे लगता है हम एक शानदार टीम बन सकते हैं। लेकिन अल्मेंड्रा फिर से ओवरथिंक कर बैठती है। उसके गाल एकदम लाल हो जाते हैं। वो मन ही मन सोचती है, कंपेनियन, क्या ये इनडायरेक्ट कन्फेशन था? उधर बेचारा उचिमुरा बिल्कुल अलग ही सोच रहा था। अब हमारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रही, अब हम आराम से साथ काम कर पाएंगे। दोनों एक ही बात को दो बिल्कुल अलग मतलब में समझ रहे थे। कुछ समय बाद डीमन किंग पूरे किंगडम में एक अवार्ड सेरेमोनी रखता है। उस सेरेमोनी में अलग अलग ट्राइब्स के लीडर्स भी मौजूद थे। डीमन किंग सबके सामने उचिमुरा की तरफ देखकर कहता है, इतने कम समय में तुमने शानदार रिजल्ट्स दिए हैं, इसलिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर ये मैजिक स्टोन देना चाहता हूँ। उचिमुरा सम्मान के साथ गिफ्ट स्वीकार करता है, फिर विनम्रता से कहता है, थैंक यू माय लॉर्ड, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन सच कहूँ मैं ये सब अकेले कभी नहीं कर पाता। उचिमुरा फिर मैजिक स्टोन लेकर सीधा अल्मेंड्रा के पास पहुंच जाता है। वो मुस्कुराकर कहता है, ये रिवॉर्ड सिर्फ मेरा नहीं है, इस पर तुम्हारा भी उतना ही हक है, इसलिए ये मैजिक स्टोन हम दोनों का है। ये सुनते ही वो शर्माते हुए बोलती है, तुम कहीं बेवकूफ तो नहीं हो? तभी पास खड़ी ऑल हंसते हुए कहती है, लगता है उचिमुरा को पता ही नहीं, डीमंस की कल्चर में अगर कोई लड़का किसी लड़की को मैजिक स्टोन देता है तो उसका मतलब लगभग मैरिज प्रपोजल होता है। लेकिन उसी वक्त दूर खड़ी बिलिंडा ये पूरा सीन चुपचाप देख रही थी। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। कुछ समय बाद उचिमुरा को डीमन किंग ने अपने चैम्बर में बुलाया। अंदर घुसते ही उसे माहौल थोड़ा ज्यादा ही सीरियस महसूस होता है। वो मन ही मन घबरा जाता है, लगता है मुझसे फिर कोई गलती हो गई। डीमन किंग कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि उचिमुरा खुद ही लगातार बोलना शुरू कर देता है, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई होगी, मैं 4 एलीट जनरल्स बनने लायक नहीं हूँ, बस मुझे एक और मौका दे दीजिए। डीमन किंग उसे हैरानी से देखते हैं, अरे तुम कर क्या रहे हो? लेकिन उचिमुरा अभी भी खुद को ही दोष देता जा रहा था। तब डीमन किंग गहरी सांस लेकर कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम खुद को कभी डिजर्व ही नहीं समझते। इतना शानदार काम करने के बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम किसी रिवॉर्ड के लायक नहीं हो। फिर वो अचानक उससे एक सवाल पूछते हैं, बताओ डीमंस और डेमी ह्यूमंस में सबसे बड़ा फर्क क्या है? उचिमुरा थोड़ा सोचकर जवाब देता है, अपीयरेंस तो अलग है ही, लेकिन सबसे बड़ा फर्क ये है कि डीमंस मैजिक यूज कर सकते हैं जबकि डेमी ह्यूमंस नहीं। इसी वजह से उन्हें हमेशा अलग और कमजोर महसूस कराया जाता है। डीमन किंग मुस्कुराकर सिर हिलाते हैं, बिल्कुल सही, असल में सिर्फ कुछ रेसेस ही मैजिक यूज कर सकती हैं। फिर वो एक ऐसा टास्क देते हैं जिसे सुनकर उचिमुरा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा तरीका ढूंढो जिससे इस दुनिया में हर कोई मैजिक यूज कर सके। डीमन किंग आगे समझाते हैं, अगर डेमी ह्यूमंस भी मैजिक यूज कर पाए
पाए तो उन्हें कभी ये महसूस नहीं होगा कि वो डीमन से कम है। ये बात सुनकर उचिमुरा के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, लेकिन मैं ये करूंगा कैसे? उसे तो अभी तक ये भी नहीं पता था कि मैजिक आखिर काम कैसे करती है। मतलब डीमन किंग ने उसे सीधा एक इम्पॉसिबल मिशन दे दिया था, लेकिन डीमन किंग पहले से इसकी तैयारी कर चुके थे। वो उचिमुरा को याद दिलाते हैं, इसी वजह से मैंने तुम्हें वो मैजिक स्टोन दिया था, और दूसरा मैजिक स्टोन मैंने जानबूझकर रॉ और अनपॉलिश छोड़ा है। अब उसे कैसे यूज करना है ये फैसला तुम खुद करोगे। फिर वो आगे कहते हैं, इस काम में तुम्हारी मदद के लिए मैं एक मैजिक रिसर्च स्पेशलिस्ट भी असाइन कर रहा हूँ, वो है सिल्फिड। मैं पहले ही उससे बात कर चुका हूँ। लेकिन जाते जाते डीमन किंग हल्की सी मुस्कान के साथ वार्निंग भी देते हैं, बस उससे थोड़ा संभल कर रहना। वो औरत जितनी टैलेंटेड है उतनी ही प्रॉब्लमैटिक भी। कुछ देर बाद उचिमुरा डीमन किंग के ऑफिस से बाहर निकलता है। उसे पता नहीं था कि दूर खड़ी अल्मेंड्रा उसे चुपचाप देख रही थी। दूसरी तरफ अल्मेंड्रा अभी भी उसी मैजिक स्टोन को हाथ में लेकर ब्लश कर रही थी। वो मन ही मन उसी के बारे में अजीब अजीब रोमांटिक फैंटेसीज बना रही थी। उधर उचिमुरा अपने हाथ में दूसरा मैजिक स्टोन देखकर सोच रहा था, ये डीमंस की कंडेंस्ड मैजिकल पावर का क्रिस्टल है और इसे अलग अलग तरीकों से यूज किया जा सकता है। अपने ऑफिस पहुंचते ही ऑल उससे कहती है, आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, आप लगातार कई घंटों से काम कर रहे हैं। लेकिन उचिमुरा सिर हिलाकर जवाब देता है, मैं ठीक हूँ। फिर वो उससे एक सवाल पूछता है, क्या डेमी ह्यूमंस भी मैजिक स्टोन यूज करके डीमंस जैसी मैजिक हासिल कर सकते हैं? ऑल जवाब देती है, हाँ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मैजिक स्टोन होना काफी नहीं है, उसे यूज करने के लिए बहुत हाई लेवल स्किल भी चाहिए। ये सुनते ही उचिमुरा सारी बात समझ जाता है। मतलब सबसे पहले लोगों को वो स्किल सिखानी होंगी, और उसी पल वो अपना अगला फैसला ले लेता है। अगर किसी को मैजिक सबसे अच्छी तरह समझना है तो मुझे सिल्फाइड से ही बात करनी होगी। यही सोचकर वो सीधे सिल्फाइड से मिलने निकल पड़ता है। उचिमुरा सीधे सिल्फाइड के ऑफिस पहुंचता है। दरवाजा खुलता है और हमेशा की तरह सामने बिलिंडा खड़ी होती है। उचिमुरा अपना काम बताते हुए कहता है, मुझे सिल्फाइड से एक जरूरी बात करनी है। लेकिन बिलिंडा हमेशा की तरह जवाब देती है, सॉरी लेडी सिल्फाइड अभी यहाँ नहीं है। लेकिन इस बार उचिमुरा हार मानने वाला नहीं था। जैसे ही बिलिंडा दरवाजा बंद करने लगती है, उचिमुरा तुरंत अपना पैर बीच में रख देता है। ठीक है, अगर सिल्फाइड नहीं है तो मैं उनकी असिस्टेंट से ही बात कर लेता हूँ। बिलिंदा भी थोड़ा चौंक जाती है। उधर दूर खड़ी अल्मेंड्रा ये सब देख रही थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो मन ही मन सोचती है, ये क्या उचिमुरा मेरी आंखों के सामने दूसरी लड़की से बातें कर रहा है, कहीं फ्लर्ट तो नहीं कर रहा? जेलसी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। कमरे के अंदर पहुंचते ही उचिमुरा अचानक बिलिंडा की तरफ देखकर बोलता है, असल में तुम ही सिल्फिड हो, है ना? ये सुनते ही बिलिंडा एक पल के लिए चौंक जाती है, फिर तुरंत मना करते हुए कहती है, तुम क्या बोल रहे हो? लेकिन उचिमुरा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है, मेरे पास 3 रीजंस हैं। पहला, पूरे कासल में कहीं भी तुम्हारे असिस्टेंट होने का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। दूसरा, तुम्हारा चश्मा। डेमंस अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर गर्व करते हैं, इसलिए एक्सेसरीज पहनना उनके बीच काफी अनकॉमन है। और तीसरा, सबसे बड़ा रीजन, डीमन किंग ने खुद कहा था कि सिल्फाइड अपनी असली पहचान छिपाकर किसी और का रूप ले सकती है। कुछ सेकंड तक कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। फिर बिलिंडा हल्का सा मुस्कुराती है, इम्प्रेसिव। अगले ही पल वो अपनी असली पहचान बता देती है, हाँ मैं ही 4 एलीट जनरल्स में से एक सिल्फाइड हूँ। उचिमुरा हैरानी से पूछता है, लेकिन तुम अपनी असली आइडेंटिटी छिपाती क्यों हो? सिल्फाइड गहरी सांस लेकर जवाब देती है, क्योंकि अगर सबको पता चल गया कि मैं सिल्फाइड हूँ तो लोग मेरे ऊपर इतना काम डाल देंगे कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैं बस उस एक्स्ट्रा वर्क से भागना चाहती हूँ। उचिमुरा उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराता है, उस फीलिंग को मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ, लेकिन सॉरी आज मैं यहाँ सिर्फ एक ही वजह से आया हूँ, और वो है काम। मुझे मैजिकल आइटम्स के बारे में जानना है। लेकिन सिल्फाइड बिना एक सेकंड सोचे मना कर देती है। वो कहती है, नो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये डीमन किंग का ऑर्डर है। फिर वो गहरी सांस लेके बोलती है, मैं बहुत पहले भी ऐसा प्रोजेक्ट कर चुकी हूँ और ऑनेस्टली उसे दोबारा करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। ये सुनकर उचिमुरा थोड़ा हैरान रह जाता है, लेकिन सिल्फाइड अचानक मुस्कुराती है, चलो तुमने मेरी असली आइडेंटिटी ढूंढ ली, रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। वो एक अजीब सा मैजिक क्रिस्टल निकालती है, फिर समझाती है, इस मिनरल का बेस मैजिक को आसानी से पास होने देता है और इसमें लगे हुए क्रिस्टल्स असल में मैजिक स्टोन्स हैं। इन्हीं की मदद से अलग अलग तरह की मैजिक कास्ट की जाती है। उचिमुरा की आंखें चमक उठती हैं। वो तुरंत कहता है, तो फिर इसे मैस प्रोड्यूस करते हैं। सिल्फाइड उसे ऐसे देखती है जैसे उसने कोई मजाक कर दिया हो। तुम्हें पता भी है एक पीस बनाने में कितना खर्च आता है? पूरे 10 मिलियन गोल्ड। हाई ग्रेड मैजिक स्टोन्स बहुत रेयर होते हैं, इसीलिए ये डिवाइस इतना महंगा है। फिर वो मुस्कुराकर बोलती है, अगर मास प्रोडक्शन करनी है तो तुम ही तरीका ढूंढो, मैं स्ट्रगल नहीं करने वाली। उचिमुरा समझ जाता है कि असली प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं बजट है। वो पूछता है, एक बात बताओ, इतने सारे मैजिक स्टोन्स इसलिए लगते हैं क्योंकि ये मशीन अलग अलग तरह की मैजिक यूज कर सकती है, सही? सिल्फाइड सिर हिलाती है, एग्जैक्टली। उचिमुरा तुरंत अपना प्लान बताता है, तो फिर ऐसी मशीन क्यों ना बनाए जो सिर्फ एक ही टाइप की मैजिक यूज करे, इससे एक्स्ट्रा मैजिक स्टोन्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ पल के लिए सिल्फाइड बिल्कुल चुप हो जाती है, फिर उसकी आंखें चमक उठती हैं। सही कहा, अगर सिर्फ एक टाइप की मैजिक करनी हो तो हाई ग्रेड स्टोन्स की जगह लो ग्रेड मैजिक स्टोन्स भी काम आ जाएंगे और कॉस्ट भी बहुत कम हो जाएगी। उचिमुरा तभी डीमन किंग वाला मैजिक स्टोन निकालकर उसके सामने रख देता है। क्या हम इसे प्रोटोटाइप बनाने के लिए यूज कर सकते हैं? सिल्फाइड के चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिखाई देने लगती है। वो मुस्कुराकर कहती है, चैलेंज एक्सेप्टेड। फिर उचिमुरा की तरफ उंगली दिखाकर
बोलती है, लेकिन याद रखना आज रात कोई नहीं सोएगा, पूरी रात काम करेंगे और आज से तुम मेरे असिस्टेंट हो। इतना कहते ही सिल्फाइड उचिमुरा का हाथ पकड़ती है और उसे सीधे बेसमेंट में घसीट कर ले जाती है। उधर कमरे के बाहर खड़ी अल्मेंड्रा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। आधी रात हो चुकी थी, लेकिन उचिमुरा अभी तक बाहर नहीं निकला था। वो मन ही मन सोच रही थी आखिर अंदर चल क्या रहा है। अगली सुबह उचिमुरा की हालत देखकर लग रहा था जैसे उसकी पूरी सोल ही निकल गई हो, लेकिन पूरी रात की मेहनत आखिर रंग ले आई। सिल्फाइड और उचिमुरा मिलकर आखिरकार एक नया मैजिक डिवाइस बना लेते हैं जिसका नाम था रोजमेरी। ये डिवाइस फिलहाल सिर्फ एक ही स्पेल यूज कर सकता था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि अब इसे बनाने की प्रोडक्शन कॉस्ट पहले के मुकाबले बहुत कम हो गई थी। सिल्फाइड खुशी से लगभग उछल पड़ती है, अब बस इसे टेस्ट करना बाकी है। फिर वो धीरे धीरे उचिमुरा की तरफ देखती है और मुस्कुराकर कहती है, टेस्ट सब्जेक्ट भी तैयार है। बेचारा उचिमुरा तुरंत घबरा जाता है, पूरी तरह थक चुका हूँ। सिल्फाइड थोड़ा सोचती है, फिर जवाब देती है, ठीक है, तुम्हें सिर्फ 1 आवर का ब्रेक मिलता है। बेचारा उचिमुरा जैसे तैसे कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा खुलते ही सामने अल्मेंड्रा खड़ी थी। वो गुस्से में दरवाजा सीधे उचिमुरा के मुंह पर दे मारती है। बेचारा सीधा जमीन पर गिर पड़ता है। अल्मेंड्रा गुस्से में पूछती है, पूरी रात उस कमरे में क्या कर रहे थे तुम? लेकिन जैसे ही वो उचिमुरा को जमीन पर पड़ा देखती है, उसका गुस्सा तुरंत चिंता में बदल जाता है। वो घबराकर पूछती है, अरे तुम ठीक तो हो? उसी समय अंदर से सिल्फाइड बाहर आती है। इस बार वो अपनी असली आउटफिट में थी। वो दोनों को घूरते हुए कहती है, अगर इतना शोर मचाना है तो बाहर जाकर मचाओ। अल्मेंड्रा उसे देखकर पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। वो हैरानी से पूछती है, रुको, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वो दूसरी लड़की कहाँ गई? सिल्फाइड हल्की सी मुस्कुराती है, फिर आराम से जवाब देती है, इस कमरे में शुरू से सिर्फ 2 लोग थे, मैं और उचिमुरा। सिल्फाइड की बात सुनकर अल्मेंड्रा और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। वो सोच ही रही होती है कि तभी लिलिम दौड़ते हुए वहाँ पहुँचती है। इमरजेंसी है, आप सबको भी मेरे साथ चलना होगा। कुछ जायंट बर्ड्स ने आसपास के कई विलेजेस पे हमला कर दिया है। ये कोई आम पक्षी नहीं थे, ये बहुत बड़े, उड़ नहीं सकने वाले, लेकिन बेहद अग्रेसिव मॉन्स्टर्स थे। उन्हें तुरंत रोकना जरूरी था। लिलिम बिना समय गंवाए अल्मेंड्रा का हाथ पकड़कर उसे खींचने लगती है। चलो जल्दी, 3 विलेजेस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अल्मेंड्रा मुंह फुलाकर बोलती है, लेकिन मैं तो उचिमुरा के साथ रहना चाहती थी। उधर सिल्फाइड के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ जाती है। वो मन ही मन सोचती है, परफेक्ट, अब मेरे नए इन्वेंशन को टेस्ट करने का सही मौका मिल गया। और बेचारे उचिमुरा को पहले से ही कुछ बहुत बुरा होने का एहसास होने लगता है। कुछ देर बाद दोनों एक बड़े खुले मैदान में पहुंचते हैं। उचिमुरा सबसे पहले वहां खेल रहे छोटे छोटे बीस्ट किड्स से कहता है, तुम सब यहाँ से दूर चले जाओ, यहाँ रहना सेफ नहीं है। दूसरी तरफ सिल्फाइड अपने नए मैजिक डिवाइस को कॉन्फ़िगर करती है। इस बार उसने उसमें सिर्फ बेसिक फायर मैजिक सेट की थी। फिर वो डिवाइस उचिमुरा के हाथ में देते हुए कहती है, चलो अब इसे यूज करके दिखाओ। बेचारे उचिमुरा के हाथ कांपने लगते हैं। फिर वो उसे स्टेप बाय स्टेप डिवाइस चलाने का तरीका समझाती है। उचिमुरा हिम्मत जुटाता है और आखिरकार मैजिक एक्टिवेट कर देता है। फूश, छोटी सी आग की लपट बाहर निकलती है। सिल्फाइड की आंखें चमक उठती हैं। सक्सेस, फर्स्ट टेस्ट पास हो गया। लेकिन वो तुरंत मुस्कुराकर सामने खड़े उन विशाल बर्ड्स की तरफ इशारा करती है। अब असली टेस्ट बाकी है, देखते हैं हमारा इन्वेंशन मॉन्स्टर्स पर कितना असर करता है। बेचारा उचिमुरा डरते डरते उन जायंट बर्ड्स पर फायर मैजिक चलाना शुरू कर देता है। शुरुआत में सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। एक एक करके वो बर्ड्स पीछे हटने लगे, लेकिन तभी मैजिक डिवाइस अचानक बंद हो जाता है। उचिमुरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन तभी सिल्फाइड तुरंत बीच में कूद पड़ती है और सिचुएशन संभाल लेती है। थोड़ी देर बाद उचिमुरा दोबारा फायर मैजिक यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं होता। सिल्फाइड हैरानी से पूछती है, मैजिक यूज क्यों नहीं कर रहे? उचिमुरा उसे डिवाइस दिखाता है, देखो ये ओवरहीट हो गया है। सिल्फाइड तुरंत समझ जाती है कि प्रॉब्लम क्या है। लो ग्रेड मैजिक स्टोन्स इतना लोड हैंडल ही नहीं कर पाए। दोनों कुछ पल चुप रहते हैं। एक्सपेरिमेंट पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुआ था। किसी तरह उन्होंने उन खतरनाक बर्ड्स को भगा तो दिया, लेकिन प्रोटोटाइप अभी भी परफेक्ट बनने से बहुत दूर था। रात होने पर डेमी ह्यूमन सबके लिए खाना तैयार करते हैं। वो उचिमुरा को भी एक गर्म सूप देते हैं। सबके चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि ऐसा खाना उन्हें रोज रोज नसीब नहीं होता था। थोड़ी देर बाद उचिमुरा और सिल्फाइड अकेले बैठकर बात कर रहे होते हैं। उचिमुरा कहता है, मुझे तो लगता था कि सभी डेमी ह्यूमंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन आज मैंने देखा कि यहाँ कुछ लोग तो काफी कमजोर भी हैं। सिल्फाइड सिर हिलाकर जवाब देती है, हाँ, हर डेमी ह्यूमन वॉरियर नहीं होता। जो लोग तुमने पास में देखे उनमें से कई लड़ाई करने लायक भी नहीं है। ये सुनकर सिल्फाइड धीरे धीरे अपना हेलमेट उतार देती है। वो सामने बैठे डेमी ह्यूमंस को देखकर हल्का सा मुस्कुराती है, फिर कहती है, ये लोग भले ही कमजोर हों और गरीबी में जी रहे हों, लेकिन मैंने इन्हें हमेशा हंसते हुए देखा है। इतना कहते कहते उसकी आंखों में पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। वो उचिमुरा से कहती है, आज अचानक मुझे अपना पास्ट याद आ गया। मैं एक एल्वन मर्चेंट फैमिली में पैदा हुई थी, लेकिन वो जिंदगी मुझे कभी पसंद नहीं आई, इसलिए एक दिन सब कुछ छोड़कर निकल गई। कई दिनों तक वो बिना किसी मंजिल के भटकती रही। तभी कुछ डेमी ह्यूमंस ने उसकी मदद की। उसी दौरान उसे एक बात समझ आई, इनमें से कोई भी मैजिक यूज नहीं कर सकता था, और ऊपर से ये लोग गरीबी से भी जूझ रहे थे। यहीं से सिल्फाइड ने एक सपना देखा, मैं इनके लिए मैजिक डिवाइसेस बनाऊंगी ताकि इनकी जिंदगी आसान हो सके। लेकिन समय बीतते बीतते वो अपने रिसर्च में इतनी खो गई कि अपना असली मकसद ही भूल गई। वो चुप होकर कहती है, असल में साइंटिस्ट का काम सिर्फ रिसर्च करना नहीं होता, उनका असली गोल उन लोगों की मदद करना होता है जो मुश्किल में है। फिर वो उचिमुरा की तरफ देखकर मुस्कुराती है, इसलिए हमें ये प्रोजेक्ट हर हाल में सक्सेसफुल बनाना होगा। वो आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, अच्छी बात ये है, बर्ड्स के दोबारा हमला करने में अभी काफी समय है, मतलब हमारे पास अपने इन्वेंशन को परफेक्ट करने का मौका अभी भी है। उचिमुरा भी सिर हिलाता है, कम से कम अब
अब उन्हें यकीन था कि उनका रिसर्च सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही था, लो ग्रेड मैजिक स्टोन्स के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। उचिमुरा फिर से गहरी सोच में डूब जाता है और हमेशा की तरह उसकी मेंटल बार वाली दुनिया में पहुंच जाता है। वहाँ उसे इमेजिनरी अलमेंड्रा दिखाई देती है। वो बड़े मजे से शेफ द्वारा बनाई गई। उसी पल उसके दिमाग में एक आइडिया फ्लैश करता है। अचानक वो अपनी सोच की दुनिया से बाहर आ जाता है। वो तुरंत सिल्फाइड से कहता है, क्या तुम मेरे लिए रोजमेरी के 10 और डिवाइसेस बना सकती हो? कल सुबह मुझे उनकी जरूरत पड़ेगी। सिल्फाइड जवाब देती है, हाँ तुम्हारे दिए हुए मैजिक स्टोन से बना सकती हूँ, लेकिन यहाँ प्रॉपर टूल्स नहीं है, इसलिए मैं इन्हें और बेहतर नहीं बना पाऊंगी। अगली सुबह वो खतरनाक जायंट बर्ड्स फिर से गांव पर हमला करने पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बार उचिमुरा पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने पहले ही पूरे इलाके में रोजमेरी डिवाइसेस लगा दिए थे। जैसे ही बर्ड्स पास आते हैं, उचिमुरा सारे डिवाइसेस एक्टिवेट कर देता है। अचानक उन डिवाइसेस से तेज आवाज निकलने लगती है। उस अजीब साउंड को सुनते ही सारे बर्ड्स घबराकर भाग जाते हैं। उचिमुरा मुस्कुराकर कहता है, पिछले एक्सपेरिमेंट में मैंने नोटिस किया था, ये बर्ड्स इस आवाज से डरते हैं। इस बार उन्हें मॉन्स्टर्स को भगाने के लिए कोई स्पेल कास्ट ही नहीं करनी पड़ी। और सबसे बड़ी बात, रोजमेरी डिवाइस में मैजिक स्टोन्स की खपत भी बेहद कम हुई। मतलब अब वही मैजिक स्टोन पहले से कहीं ज्यादा समय तक चल सकता था। इसके बाद दोनों डीमन किंग को पूरी रिपोर्ट देते हैं। वो बताते हैं कि ये डिवाइस सिर्फ उन बर्ड्स पर ही नहीं बल्कि मैजिकल बोर्ड्स और वुल्व्स पर भी सक्सेसफुली काम कर चुका है। अगर ये डिवाइसेस बाकी विलेजेस में भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएं, तो मॉन्स्टर अटैक से होने वाली तबाही काफी हद तक कम की जा सकती है। डीमन किंग दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराता है। बहुत बढ़िया काम किया तुम दोनों ने। उचिमुरा की इनोवेटिव थिंकिंग और सिल्फिड की रिसर्च स्किल्स, इन दोनों की वजह से हमने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। इसके बाद डीमन किंग तुरंत ऑर्डर देता है, सिल्फाइड रोजमेरी डिवाइस की मास प्रोडक्शन शुरू करो। जितनी जल्दी हो सके इन्हें सभी विलेजेस में भेजा जाए। कुछ समय बाद उचिमुरा सिल्फीड से मिलने जाता है। वो मुस्कुराकर कहता है, अब तक मेरी इतनी हेल्प करने के लिए थैंक यू। लेकिन सिल्फीड हल्का सा मुस्कुराकर सिर हिला देती है, नहीं थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए, तुम्हारी वजह से मैं अपना रिसर्च आगे बढ़ा पाई। और सबसे जरूरी बात, तुमने मुझे मेरे रिसर्च का असली पर्पस फिर से याद दिला दिया। वो कुछ पल चुप रहती है, फिर दिल से कहती है, थैंक यू सच में। अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े और मैं फ्री हुई तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। इतना कहकर वो उचिमुरा की तरफ एक छोटा सा मैजिक डिवाइस उछाल देती है। उचिमुरा उसे पकड़ लेता है। सिल्फाइड बताती है, इसमें फायर मैजिक ऑलरेडी चार्ज है, इसे अच्छे से यूज करना। उचिमुरा मुस्कुराकर उसे धन्यवाद देता है। लेकिन जैसे ही वो अपने ऑफिस पहुंचता है, अचानक अलमेंड्रा उसे जोरदार मुक्का मार देती है। बेचारा उचिमुरा सीधा जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। अलमेंड्रा गुस्से में बोलती है, तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम सिल्फाइड के साथ रिसर्च कर रहे थे। मैं बेकार में सोचती रही कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर फिर से उस मैजिक स्टोन पर पड़ती है जो उचिमुरा ने उसे दिया था। वो शर्माते हुए मन ही मन सोचती है, नहीं, जिसने मुझे मैजिक स्टोन दिया है वो किसी दूसरी लड़की में इंटरेस्टेड नहीं हो सकता। फिर वो नीचे बेहोश पड़े उचिमुरा को देखकर बड़ी मासूमियत से पूछती है, अरे इसे हुआ क्या? जबकि उसे बेहोश करने वाली भी वही थी। उचिमुरा अलमेंड्रा को अपने साथ मार्केट लेकर जाता है। जैसे ही उसकी नजर अलमेंड्रा पर पड़ती है, वो मुस्कुराकर कहता है, वैसे आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। बस इतना सुनते ही अलमेंड्रा का चेहरा लाल हो जाता है। उसे तुरंत ऑल की बात याद आ जाती है। उसने पहले इस आउटिंग को उचिमुरा के साथ एक रोमांटिक डेट समझ लिया था, इसीलिए उसने पहले ऐसा आउटफिट पहनने का सोचा था जिसमें काफी स्किन शो होती। लेकिन ऑल ने उसे समझाया था कि उचिमुरा इंसानों की दुनिया से आया है, अगर वो इतना रिवीलिंग आउटफिट पहनकर जाएगी तो बेचारा शर्म के मारे भाग जाएगा। इसलिए उसने आज थोड़ा डिसेंट आउटफिट पहना था। वापस प्रेजेंट में उचिमुरा मुस्कुराकर कहता है, आज मेरे साथ आने के लिए थैंक्स, तुम साथ हो तो आज की इन्वेस्टिगेशन आसानी से हो जाएगी। ये सुनकर अलमेंड्रा का सारा एक्साइटमेंट एक सेकंड में खत्म हो जाता है। वो मन ही मन सोचती है, तो ये डेट नहीं थी, फिर से सिर्फ काम। गुस्से में वो पूछ बैठती है, आखिर इस इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या है? उचिमुरा समझाते हुए कहता है, हम यहाँ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने आए हैं, लोगों की राय सुननी है और अपनी आंखों से देखना है कि यहाँ की सिचुएशन कैसी है। मुझे लगता है यहीं से ऐसे आइडियाज मिलेंगे जो माऊ समा की आर्मी को और तेजी से ग्रो करने में मदद करेंगे। ये सुनकर अलमेंड्रा पूरी तरह डिसअपॉइंटेड हो जाती है। हद है, इस लड़के को काम के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। उसी समय पास खड़ा एक मर्चेंट अचानक उचिमुरा को देखकर चौंक जाता है। वो हैरानी से कहता है, अरे ये तो जनरल उचिमुरा है, नाम तो बहुत सुना था लेकिन आज पहली बार इन्हें सामने देखा है। देखते ही देखते आसपास के लोग भी उचिमुरा को पहचानने लगते हैं। उचिमुरा ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। उसे एहसास होता है कि मर्चेंट्स को हमेशा मार्केट की हर नई इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट ट्रेंड्स की खबर रखनी पड़ती है। और तभी उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है, अगर मुझे सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे इन्हीं मर्चेंट से बात करनी चाहिए। यही लोग मार्केट की असली पल्स जानते हैं। ये सोचकर वो अलग अलग दुकानदारों से बात करना शुरू कर देता है। एक मर्चेंट तो उसे अपनी सबसे खास प्रोडक्ट्स दिखाने लगता है। उचिमुरा हैरान होकर देखता है कि वहाँ रखे ज्यादातर यूटेंसिल्स प्योर गोल्ड से बने हुए थे। फिर मर्चेंट एक कपल कप्स का सेट निकालता है। उचिमुरा बिना ज्यादा सोचे कहता है, ये पैक कर दीजिए। ये सुनते ही अलमेंड्रा का दिमाग फिर से कहीं और पहुंच जाता है। वो ब्लश करते हुए मन ही मन सोचती है, कपल कप्स, क्या वो ये मेरे साथ यूज करना चाहता है? उचिमुरा तुरंत बोल देता है, परफेक्ट, अब हमारे पास सैंपल प्रोडक्ट आ गया, चलो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद दोनों पूरे मार्केट में घूम घूम कर हर तरह के बिजनेस से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। कुछ देर बाद दोनों बैठकर थोड़ा आराम करते हैं। उचिमुरा अपनी सारी नोट्स निकाल कर कहता है, अब तक की इन्वेस्टिगेशन समराइज करते हैं। ओगर और मिनातौर के साथ अलायंस होने के बाद मार्केट पहले से कहीं ज्यादा ग्रो कर गया है। नई नई शॉप्स खुल गई हैं और ऐसी प्रोडक्ट्स भी बिक रही हैं जो पहले इस किंगडम में कभी देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन
लेकिन इस पूरी पॉलिसी का एक नेगेटिव साइड भी था। किंगडम की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही थी, फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही थी। अब सभी के लिए पर्याप्त खाना जुटाना मुश्किल होता जा रहा था। उचिमुरा अपनी नोट्स देखते हुए कहता है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गिमू। उसकी प्राइस पिछले कुछ समय में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। फिर वो एक और जरूरी बात बताता है, और सबसे बड़ी बात, होलसेलर्स को एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती है जिसे गिल्ड कहते हैं। अगर हमने बिना सोचे समझे कुछ कर दिया तो छोटी प्रॉब्लम की जगह पूरा मार्केट ही केओस में बदल सकता है। उचिमुरा गहरी सांस लेते हुए कहता है, अभी जल्दबाजी करना सही नहीं होगा, हमें आराम से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। वो आगे सोचते हुए कहता है, एक तरफ फूड क्राइसिस है और दूसरी तरफ डीमंस और डेमी ह्यूमंस के बीच का गैप भी अभी खत्म नहीं हुआ है। इस किंगडम में एक नहीं कई बड़े प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा हर प्रॉब्लम को एक एक करके सॉल्व करने की। इसी के साथ आज की मार्केट इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाती है। उचिमुरा अल्मेंड्रा की तरफ देखकर पूछता है, अब क्या करें, थोड़ा टाइम अभी भी बचा है। ये सुनते ही अल्मेंड्रा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो मन ही मन सोचती है, फाइनली अब हमारी डेट शुरू होगी। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। अचानक जीनोम वहां आ जाती है। उसे देखते ही अल्मेंड्रा का मूड फिर से खराब हो जाता है। उचिमुरा हैरानी से पूछता है, जीनोम तुम यहाँ? जीनोम जवाब देती है, आज रुया का दिन है। ये हमारी रेस की एक ट्रेडिशन है। इस दिन हम अपने खास लोगों को गिफ्ट देते हैं। फिर वो अल्मेंड्रा की तरफ देखकर ताना मारते हुए कहती है, वैसे मैं उस वायलेंट दिखने वाली लड़की को तो कोई गिफ्ट देने वाली नहीं हूँ। अल्मेंड्रा तुरंत भड़क जाती है। लेकिन उसी वक्त दो बड़े बड़े रेड डेमी ह्यूमंस भागते हुए आते हैं। वो घबराकर जीनोम से कहते हैं, प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमारी शॉप बंद होने वाली है। ये सुनते ही उचिमुरा, अल्मेंड्रा और जीनोम तीनों उनके साथ चल पड़ते हैं। रास्ते में वो रेड बताते हैं, हम कई सालों से ये शॉप चला रहे हैं। हम चिमोजू नाम का फूड बेचते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से हमारी सेल्स लगातार गिरती जा रही हैं। डेमी ह्यूमंस बताते हैं कि वो लोग तो लगभग हार मान चुके थे। तभी एक बड़ा बिजनेसमैन उनकी शॉप पर आया। उसका नाम था बुटागैरियन। उसने उनसे कहा, गिमेल की प्राइस बहुत बढ़ चुकी है, ऐसे में अगर तुम लोग चिमोजू सस्ते में बेचोगे तो लोग जरूर खरीदेंगे। ये सुनकर डेमी ह्यूमंस ने उस पर भरोसा कर लिया। उन्होंने पहले से कहीं बड़ा ऑर्डर तैयार किया और पूरी रात जागकर मेहनत की। उन्हें लगा इस बार तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन अगली सुबह जब वो डिलीवरी देने पहुंचे तो सामने वाले ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, हमें नहीं पता था कि शिमाजू स्टोर नहीं किया जा सकता, इसे उसी दिन खाना पड़ता है। अब हमें ये ऑर्डर नहीं चाहिए। बस एक ही झटके में पूरा ऑर्डर कैंसिल हो गया। अब उनके पास शिमाजू का इतना बड़ा स्टॉक पड़ा था जो अगर आज नहीं बिका तो सब बेकार हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो उनकी शॉप हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। जीनोम उचिमुरा की तरफ देखकर कहती है, मैंने सुना है तुम बिजनेस में भी काफी स्मार्ट हो और कुकिंग भी अच्छी करते हो, तो कोई आइडिया है? उचिमुरा थोड़ा सा शिमाजू टेस्ट करता है, फिर पूरे दिन मार्केट से जुटाई हुई इन्फॉर्मेशन याद करता है। कुछ सेकंड सोचने के बाद वो कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, मैं इस शॉप को बचाऊंगा। जीनोम पूछती है, पक्का? उचिमुरा मुस्कुराकर जवाब देता है, हाँ, सब मुझ पर छोड़ दो। ये सुनकर जीनोम वहां से चली जाती है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेचारे उचिमुरा पर छोड़ देती है। उधर अल्मेंड्रा तो इसी मौके का इंतजार कर रही थी। वो तुरंत जीनोम को वहां से भगा देती है ताकि वो उचिमुरा के साथ अकेले रह सके। थोड़ी देर बाद उचिमुरा डेमी ह्यूमंस के साथ बैठकर कहता है, सबसे पहले हमें अपना गोल क्लियर करना होगा। शिमाजू सिर्फ उसी दिन खाया जा सकता है, मतलब आज के आज हमें पूरे 300 पीसेस बेचने होंगे। फिर वो जोड़ता है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि नॉर्मली तुम लोग 300 चिमोजू बेचने में लगभग 2 हफ्ते लगा देते हो। कहता है, इसका टेस्ट मेरी दुनिया के एक फूड से काफी मिलता जुलता है जिसे मोची कहते हैं। इसे बेस बनाकर कई अलग अलग डिशेस बनाई जा सकती हैं। फिर वो एल्डर से पूछता है, यहाँ सबसे ज्यादा किस तरह के कस्टमर्स आते हैं? ये जानना जरूरी है, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी डिश बनानी चाहिए। एल्डर्स जवाब देते हैं, ज्यादातर हमारे कस्टमर्स बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन आजकल उन्हें भी चिमोजू इतना पसंद नहीं आता। उचिमुरा सब सुनकर सिर हिलाता है। ठीक है, तो अब टाइम वेस्ट करने का मौका नहीं है। वो तुरंत सबको काम बांटना शुरू कर देता है। आप लोग नई रेसिपी तैयार कीजिए। फिर अल्मेंड्रा की तरफ देखकर कहता है, और तुम, मैंने जो शॉप्स की लिस्ट दी है वहाँ जाकर सबसे हेल्प मांगो। हमें जितना सपोर्ट मिल सके उतना चाहिए। और खुद वो सीधे मार्केट की तरफ निकल जाता है। उसका प्लान था ज्यादा से ज्यादा लोगों का अटेंशन खींचना। वो जोर से आवाज लगाकर कहता है, आज रुया फेस्टिवल है, क्योंकि ये फेस्टिवल जीनोम की ट्राइब का था, इसलिए किंगडम के ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था। धीरे धीरे लोग उसके आसपास इकट्ठा होने लगते हैं। तब उचिमुरा कहानी सुनाना शुरू करता है। बहुत साल पहले एक खूबसूरत लड़की थी और एक लड़का जो शिमाजू बेचता था। दोनों की मुलाकात मार्केट में हुई और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन उस समय का किंग उस लड़की की खूबसूरती पर फिदा हो गया। वो खुद उससे शादी करना चाहता था, इसलिए उसने दोनों को मिलने से मना कर दिया। फिर भी दोनों चोरी छिपे रुया की रात मिलते रहे और हर बार साथ बैठकर शिमाजू खाते थे। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन वो हमेशा के लिए साथ रह पाएंगे। आखिरकार उचिमुरा ऊंची आवाज में लोगों से कहता है, रुया के दिन शिमाजू अपने किसी खास इंसान को गिफ्ट किया जाता है, चाहे वो आपका पार्टनर हो या फिर आपकी फैमिली। और अगर आप साथ बैठकर शिमाजू खाएंगे तो आपकी दिल से मांगी हुई विशेष जरूर पूरी होंगी। ये सुनते ही लोगों की दिलचस्पी बढ़ने लगती है। उचिमुरा मन ही मन खुश हो जाता है। उसे अच्छा लगा कि उसने जीनोम से रुया फेस्टिवल की हिस्ट्री पूछ ली थी। उसी जानकारी को बेस बनाकर उसने थोड़ी सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और एक स्पेशल फेस्टिवल का एडवांटेज लिया। बस लोगों के मन में चिमोजू खरीदने की इच्छा खुद ही पैदा हो गई। कुछ ही देर बाद डेमी ह्यूमन अपनी शॉप खोलते हैं। इस बार वहाँ बस सिंपल चिमोजू नहीं था, बल्कि उन्होंने कई कलरफुल चिमोजू तैयार किए थे जो उचिमुरा की सुनाई हुई कहानी की याद दिला रहे थे। और सबसे अच्छी बात, इस बार सेल्स उम्मीद से भी ज्यादा होने लगी। देखते ही देखते सारा चिमोजू हाथों हाथ बिक जाता है।
अल्मेंड्रा ये देखकर हैरान रह जाती है। वो नोटिस करती है कि इस बार कस्टमर्स ज्यादातर यंग पीपल थे। वो उचिमुरा से पूछती है ये कैसे हो गया। उचिमुरा मुस्कुराकर जवाब देता है याद है हमने मार्केट इन्वेस्टिगेशन में क्या देखा था? जब हमने कस्टमर्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया तो पता चला कि इन यंग पीपल ने पहले कभी चिमोजू खाया ही नहीं था। मतलब उनके लिए ये बिल्कुल नया प्रोडक्ट है और जब किसी इंसान को कोई नई चीज दिखती है तो नेचुरली उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है। यही लोग हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स थे। अब अल्मेंड्रा को पूरी बात समझ आ जाती है। शाम होने तक डेमी ह्यूमंस के एल्डर्स खुशी से उचिमुरा का धन्यवाद करते हैं। उचिमुरा मुस्कुराकर सिर हिलाता है। इसका क्रेडिट सिर्फ मुझे मत दीजिए, ये सब हम सबकी टीम वर्क की वजह से हुआ है और जीनोम ने भी हमारी काफी मदद की। अगर उसकी हेल्प नहीं मिलती तो शायद ये प्लान इतना आसानी से सक्सेसफुल नहीं होता। लेकिन ये सुनते ही अल्मेंड्रा थोड़ा चिढ़ जाती है। वो तुरंत बोलती है जीनोम ने आखिर किया ही क्या? उसने तो कुछ भी नहीं किया। उचिमुरा हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है ऐसा नहीं है। मार्केट में कई लोगों ने बताया कि उन्हें जीनोम से पता चला था कि यहाँ कुछ खास हो रहा है, इसी वजह से वो लोग इस शॉप तक आए। मतलब उसने बिना जाने ही हमारी अच्छी खासी पब्लिसिटी कर दी। फिर उचिमुरा अल्मेंड्रा की तरफ देखकर कहता है और तुमने भी बहुत हेल्प की। जब तुम डेमी ह्यूमंस की शॉप में मदद कर रही थी तो कई कस्टमर्स का डेमंस के लिए एटीट्यूड भी बदलने लगा। उन्हें लगा कि डेमंस सिर्फ लड़ाई नहीं करते बल्कि जरूरत पड़ने पर सबकी मदद भी करते हैं। ये सुनकर अल्मेंड्रा धीरे से कहती है वैसे मुझे डेमी ह्यूमन से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरी प्रॉब्लम तो सिर्फ जीनोम से है, बाकी सबसे मैं ठीक हूँ। उसी समय डेमी ह्यूमंस इन दोनों के पास आते हैं। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं ये हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। आप दोनों ने हमारी शॉप बचा ली, हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करें? ये सुनते ही अल्मेंड्रा के दिल की धड़कन तेज हो जाती है क्योंकि अब वो उचिमुरा के साथ शिमाजू खाने वाली थी और कहानी के मुताबिक जो दो लोग रुया के दिन साथ में शिमाजू खाते हैं वो हमेशा के लिए साथ रहते हैं। बेचारी अल्मेंड्रा के सपने यहीं खत्म नहीं होते। उचिमुरा बिल्कुल मासूमियत से वो कपल कप्स भी उसे दे देता है। वो मुस्कुराकर कहता है आज साथ देने के लिए, ये तुम्हारे लिए। बस इतना सुनते ही अल्मेंड्रा का दिमाग फिर से इमेजिनेशन में पहुंच जाता है। अब तो उसे अपना वेडिंग भी दिखने लगता है। वो शर्माते हुए धीरे से पूछती है उचिमुरा जब हम शिमाजू खाएंगे तो तुम कौन सी विश मांगोगे? उचिमुरा बिना एक सेकंड सोचे जवाब देता है मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरा अगला मिशन भी सक्सेसफुल हो जाए। ये कुछ समय बाद उचिमुरा डीमन किंग से मिलने पहुंचता है। वहाँ वो पूरी डिटेल में बताता है कि मार्केट में क्या हुआ और कैसे उन्होंने चिमोजू की शॉप को बंद होने से बचा लिया। लेकिन उचिमुरा कहता है कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज कोई रिपोर्ट नहीं बल्कि वो प्योर गोल्ड कप है। वो डीमन किंग को समझाते हुए कहता है ये कप एक पड़ोसी किंगडम से आया है जिसे लैंड ऑफ गोल्ड कहा जाता है। अगर हमें अपने ट्रेड को एक्सपैंड करना है तो शुरुआत करने के लिए ये सबसे सही जगह हो सकती है। फिर वो आगे कहता है रिच नेशंस के साथ ट्रेड शुरू होगा तो हमारे किंगडम की इकोनॉमी भी तेजी से ग्रो करेगी और शायद फूड क्राइसिस का भी कोई सोल्यूशन मिल जाए। उचिमुरा फिर एक और बात उठाता है हमारे पास एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू गोल्ड से भी ज्यादा है, रोजमरी। लेकिन क्या आप सच में इसे मार्केट में बेचना चाहते हैं? ये तो डीमन आर्मी की यूनिक टेक्नोलॉजी है। डीमन किंग हल्का सा मुस्कुराता है फिर कहता है सिल्फी जैसी रिसर्चर बार बार पैदा नहीं होती, उसकी लेवल का टैलेंट बहुत रेयर है। इस टेक्नोलॉजी को कॉपी करना इतना आसान नहीं होगा। फिर वो कॉन्फिडेंस के साथ आगे कहता है और मान लो किसी ने आखिरकार इसे कॉपी भी कर लिया तो क्या वो हमारी टेक्नोलॉजी चुरा सकते हैं लेकिन सिल्फी का टैलेंट कभी नहीं चुरा सकते। आखिर में डीमन किंग कहता है हमारा किंगडम भले ही छोटा हो लेकिन टैलेंट के मामले में हम कई बड़े किंगडम से भी आगे हैं। डीमन किंग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है जब तक हमारे पास तुम्हारे जैसे लोग हैं हमें किसी बात की चिंता नहीं, हम आगे भी इससे भी ज्यादा शानदार टेक्नोलॉजीज बनाते रहेंगे। ये सुनकर उचिमुरा की आंखें भर आती हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि कोई किंग उसके ऊपर इतना भरोसा करता है। वो भावुक होकर चुपचाप खड़ा रह जाता है। लेकिन डीमन किंग फिर गंभीर होकर कहता है एक बात हमेशा याद रखना, लैंड ऑफ गोल्ड यानी रैम्पेज किंगडम का किंग बहुत बड़ा हेडेक है। उससे डील करते समय हर कदम सोच समझकर उठाना। कुछ दिनों बाद उचिमुरा इस दुनिया में आने के बाद अपनी पहली बिजनेस ट्रिप की तैयारी कर रहा होता है। अब वो डीमन आर्मी के 4 एलीट जनरल्स में से एक था, इसलिए ये मिशन भी काफी इंपॉर्टेंट था। रवाना होने से पहले अल्मेंड्रा उससे पूछती है तुम सच में अकेले जाओगे? रैम्पेज किंगडम यहाँ से बहुत दूर है। उचिमुरा मुस्कुराकर जवाब देता है ये सिर्फ बिजनेस ट्रिप नहीं है। 4 एलीट जनरल बनने के बाद मुझे पहली बार वहाँ के किंग से ऑफिशियली मिलना है, इसलिए ये ग्रीटिंग विजिट भी जरूरी है। अल्मेंड्रा उसकी बात समझ जाती है लेकिन जाने से पहले वो उसे सावधान करते हुए कहती है ध्यान से जाना, मैंने रैम्पेज किंगडम के किंग के बारे में बहुत रूमर सुने हैं, उसका टेम्पर बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। आखिरकार उचिमुरा अपनी यात्रा शुरू कर देता है। अल्मेंड्रा उसे दूर तक हाथ हिलाकर विदा करती है। काफी लंबे सफर के बाद उचिमुरा आखिरकार रैम्पेज किंगडम पहुंच जाता है। चारों तरफ नजर डालते ही वो सोचने लगता है यहाँ आना सही डिसीजन था। पूरा किंगडम काफी प्रॉस्परस दिखाई देता है। कुछ देर बाद उचिमुरा की मुलाकात आखिरकार रैम्पेज किंगडम के किंग से होती है। वो 4 एलीट जनरल्स की तरफ से उसे सम्मान के साथ ग्रीट करता है लेकिन किंग पहले से ही सब जानता था। वो उचिमुरा का पूरा नाम लेकर उसे बुलाता है फिर मुस्कुराते हुए कहता है डिनोशके उचिमुरा, तुम्हारे बारे में मैं काफी कुछ जानता हूँ। तुमने अब तक जो जो अचीवमेंट्स हासिल की हैं उनकी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं। ये सुनकर उचिमुरा तुरंत समझ जाता है तो इन्होंने भी मेरी पूरी बैकग्राउंड चेक करवाई है। तभी किंग अचानक गंभीर होकर पूछता है एक बात समझ नहीं आई, तुम्हें 4 एलीट जनरल बने काफी समय हो चुका है, प्रोबेशन पीरियड भी अब तक खत्म हो गई होगी। फिर थोड़ा गुस्से में कहता है तो आखिर ऑफिस संभालते ही मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? ये सुनते ही उचिमुरा तुरंत झुककर माफी मांगता है लेकिन अंदर ही अंदर
वो किंग की चाल समझ चुका था। वो सोचता है ये जानबूझकर प्रेशर बना रहा है ताकि शुरुआत से ही दिखा सके कि यहाँ कंट्रोल उसी के हाथ में है। बिजनेस नेगोशिएशन में जिसके पास ज्यादा पावर होती है, पहला एडवांटेज भी उसी के पास होता है। जब वो किंग बोलता है कि क्या तुम सच में गोल्ड किंगडम में सिल्वर का गिफ्ट देने आए हो, तभी उचिमुरा मुस्कुराकर कहता है कि असली गिफ्ट तो अभी बाकी है। फिर वो रोजमेरी डिवाइस निकालता है और बताता है कि ये डीमन किंग्स आर्मी की लेटेस्ट इन्वेंशन है जो मैजिक बीस्ट को आसानी से भगा सकती है और अभी तक किसी दूसरे किंगडम के पास नहीं है। फिर वो पूछता है क्या आपके गोल्ड किंगडम को माइंस में रॉक गोलम्स की वजह से प्रॉब्लम होती है? ये डेंजरस मैजिक बीस्ट अक्सर गोल्ड माइंस पर हमला करते हैं, इसलिए उन्हें रोकने के लिए हमेशा स्पेशली ट्रेन्ड गार्ड्स तैनात करने पड़ते हैं। लेकिन रोजमेरी की मदद से माइंस में आने वाले मैजिक बीस्ट को आसानी से भगाया जा सकता है। इससे माइनिंग कहीं ज्यादा सेफ हो जाएगी और गार्ड्स पर भी कम डिपेंड रहना पड़ेगा। ये बोलकर उचिमुरा उसे कई रोजमेरी डिवाइसेस गिफ्ट में देता है और बोलता है अगर आपको ये पसंद आए तो आगे मैं आपको और भी सप्लाई कर सकता हूँ। किंग को आइडिया पसंद आता है लेकिन वो पहले इसका टेस्ट करना चाहता है। बिना देर किए वो क्रोकोडाइल छोड़ देता है ताकि डिवाइस की पावर चेक की जा सके। डर के मारे कांपते हुए उचिमुरा रोजमेरी वेट करता है। डिवाइस काम तो करता है और क्रोकोडाइल उसके पास आने की बजाय दूर हट जाता है, लेकिन अगले ही पल वो सीधे किंग पर ही हमला कर देता है। हालांकि किंग आराम से एक ही लाइटनिंग अटैक में क्रोकोडाइल को खत्म कर देता है। फिर वो इतिमुरा की तरफ देखकर कहता है तुम्हारा ये डिवाइस भी इंटरेस्टिंग है और तुम भी। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सीधे किंग के सामने बराबरी से नेगोशिएशन करने की हिम्मत रखते हैं। किंग आगे कहता है कि सिर्फ आइडिया नहीं, क्वालिटी सबसे ज्यादा मायने रखती है और जब अपनी जान पर बन आई तब भी इतिमुरा ने बिना घबराए तुरंत एक्शन लिया। यही साबित करता है कि वो लॉयल भी है और केपेबल भी। इसी वजह से किंग फैसला करता है कि वो रोजमेरी खरीदेगा। फिर वो उचिमुरा के सामने सोने की कई बड़ी बड़ी ईंटें रख देता है। जब उचिमुरा वापस डीमन किंग के किंगडम पहुंचता है तो सिल्फाइड उसे जमकर डांटती है। वो कहती है तुमने आखिर एक हफ्ते में प्रोडक्शन का प्रॉमिस कैसे कर दिया? हमने तो अभी अभी रोजमेरी का मास प्रोडक्शन सिस्टम शुरू किया है। वो गुस्से में बोलती है कि इतनी जल्दी प्रोडक्शन बढ़ाना नामुमकिन है। उसके हिसाब से इतिमुरा ने सिर्फ अपनी तारीफ करवाने के लिए बिना सोचे समझे ये पागलपन वाला डील कर लिया। वो मानता है कि सिल्फाइड बिल्कुल सही कह रही है। वो समझाता है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसी प्रॉब्लम्स अक्सर होती हैं। मैनेजमेंट को ग्राउंड लेवल की मुश्किलें नहीं पता होती और वर्कर्स को मैनेजमेंट का प्रेशर नहीं दिखता। ऐसे में क्लैशेस होना नॉर्मल है। अगर वो जबरदस्ती 200 रोजमेरी बनवाने की कोशिश करेगा तो पूरी प्रोडक्शन टीम टूट जाएगी। लेकिन तभी इतिमुरा को एक बात याद आती है। उन्होंने पहले प्रायोरिटी उन विलेजेस को दी थी जहां सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब पूरे किंगडम में जरूरी क्वांटिटी लगभग डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, यानी अब प्रोडक्शन धीरे धीरे स्टेबल होने लगेगी। ये सोचकर वो सिल्फाइड से मुस्कुराते हुए पूछता है कहीं तुम बस काम से बचने की कोशिश तो नहीं कर रही? ये सुनते ही सिल्फाइड थोड़ा घबरा जाती है और तुरंत बोलती है ठीक है हम प्रोडक्शन शुरू करते हैं। लेकिन तभी एक और झटका लग जाता है। किंग रैम्पेज की एक मैसेंजर वहां पहुंचती है और बताती है किंग को रोजमेरी इतना पसंद आया है कि अब वो अगले हफ्ते के लिए 100 और यूनिट्स का ऑर्डर देना चाहता है। बिना ज्यादा सोचे सब लोग वो नया ऑर्डर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ समय बाद ऑल इतिमुरा को बधाई देती है कि उसने 300 रोजमेरी का ऑर्डर सक्सेसफुली पूरा कर दिया। फिर वो पूछती है वैसे एक रोजमेरी की प्राइस कितनी है? उचिमुरा बताता है कि रोजमेरी की कीमत 5 लाख गोल्ड है, यानी 300 यूनिट्स बेचकर उन्होंने 15 करोड़ गोल्ड का डील किया। ये सुनकर ऑल हैरान रह जाते। लेकिन तभी किंग रैम्पेज की मैसेंजर फिर से आती है और बताती है कि उन्हें 100 और रोजमेरी चाहिए। उचिमुरा सिर झुकाकर वो ऑफर भी एक्सेप्ट कर लेता है। उधर सिल्फिड तुरंत प्रोडक्शन टीम बढ़ा देती है और सब लोग दिन रात मेहनत करके रोजमेरी डिवाइसेस बनाने में लग जाते हैं। काम के दौरान ऑल आकर बताती है कि पहले वाले 200 रोजमेरी सक्सेसफुली डिलीवर हो चुके हैं और बायर्स उनसे काफी खुश हैं। बाद में अपने ऑफिस में बैठा उचिमुरा सोचता है कि जब इन डिवाइसेस की एनर्जी खत्म होगी तो लोग नए रोजमेरी खरीदने जरूर आएंगे, क्योंकि ये पूरी तरह परमानेंट नहीं है, इसलिए रिपीट कस्टमर्स मिलते रहेंगे। उसके हिसाब से उसका बिजनेस प्लान लगभग परफेक्ट था। तभी वो अपनी यूजुअल मेंटल कैफे वाली इमेजिनेशन में पहुंच जाता है और खुशी से सेलिब्रेट करने लगता है। लेकिन अचानक उसके हाथ का कप टूट जाता है। उसी वक्त ऑल घबराई हुई अंदर आती है और बताती है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो गए हैं। अगले सीन में किंग रैम्पेज की मैसेंजर बताती है कि किंग ने बाकी का ऑर्डर कैंसिल कर दिया है, क्योंकि अब वो रोजमेरी दूसरे देशों से बल्कि अपने ही किंगडम में रहने वाले मर्चेंट से खरीदने वाला है। मैसेंजर बताती है कि अब मार्केट में कुछ मर्चेंट्स रोजमेरी जैसा ही एक प्रोडक्ट काफी सस्ते दाम में बेच रहे हैं, इसलिए अब किंग रैम्पेज उन्हीं से डील करेगा। उधर फैक्ट्री में भी हड़कंप मच जाता है। वर्कर्स गुस्से में हैं क्योंकि रॉ मटेरियल्स पहले ही ऑर्डर किए जा चुके हैं और पूरी प्रोडक्शन प्लानिंग भी तैयार है। दूसरी तरफ बीस्टमैन भी परेशान है। ट्रेड रुकने की वजह से उनके नए वेपन्स अभी तक नहीं पहुंचे। कुछ बीस्टमैन आपस में बातें करने लगते हैं, ये नए 4 हेवनली किंग्स वाले इंसान ने आखिर क्या गड़बड़ कर दी। वो कहते हैं कि अगर यही हाल रहा तो मैजिक बेस्ड इक्विपमेंट का बजट सबसे पहले काटा जाएगा और हमेशा की तरह नुकसान उन्हीं लोगों का होगा। लेकिन तभी जीनोम को शांत रहने के लिए कहती है। वो समझाती है कि मामला वाकई सीरियस है। पूरा डीमन किंग्स किंगडम इस क्राइसिस की वजह से कैओस में डूब जाता है। इतिमुरा खुद को इस पूरी डिजास्टर का जिम्मेदार मानने लगता है। उसे अपने पुराने वर्ल्ड की याद आने लगती है जहां हर गलती का सारा ब्लेम उसी पर डाल दिया जाता था। आखिरकार वो डीमन किंग के पास जाता है और कहता है कि इस पूरी गलती का जिम्मेदार सिर्फ वही है। लेकिन डीमन किंग उससे पूछते हैं तुम्हें क्यों
क्यों लगता है कि यह सिर्फ तुम्हारी गलती है? इतिमुरा समझाता है कि उसे पहले से पता था कि गोल्ड किंगडम का किंग घमंडी और अनप्रेडिक्टेबल है। इतना बड़ा रोजमेरी ऑर्डर मिलने के बाद भी वो नेगोशिएशन की सक्सेस में इतना खो गया कि उसने फ्यूचर रिस्क के बारे में सोचा ही नहीं। उसकी इसी लापरवाही की वजह से डीमन किंग्स आर्मी को भारी नुकसान हुआ। गोल्ड मिलने का सबसे बड़ा सोर्स भी हाथ से निकल गया, जो किंगडम की ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी था। इसीलिए वो कहता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा है। लेकिन डीमन किंग मुस्कुराकर कहते हैं, इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। चाहे प्लान कितना भी परफेक्ट क्यों न लगे, कभी ना कभी वो फेल जरूर होता है। फिर वो आगे कहते हैं, असल बात ये नहीं कि तुम फेल हुए, असली बात ये है कि फेलियर के बाद तुम क्या करते हो। अपनी गलती पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, उसे एक्सेप्ट करो, उससे सीखो और फिर आगे बढ़ो। ये बातें सुनकर उचिमुरा को हिम्मत मिलती है और वो दिल से डीमन किंग का धन्यवाद करता है। डीमन किंग से मुलाकात खत्म होने के बाद उचिमुरा सोचता है कि सबसे पहले उसे अपनी साथी से माफी मांगनी चाहिए। तभी उसकी मुलाकात जीनोम से होती है, जो कहती है कि वो आज काफी उत्साहित लग रहा है। उचिमुरा इस मौके का फायदा उठाकर उससे माफी मांगता है, लेकिन अल्मेंड्रा जवाब देती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और वहां से चली जाती है। कुछ ही देर बाद उचिमुरा सिल्फिड से मिलता है और उससे भी अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। काफी समय बाद उसने फिर से पढ़ने का मन बनाया था। उसने कहा, अब मुझे शांति से पढ़ने दो, और उचिमुरा को वहां से जाने के लिए बोल दिया। आगे चलते हुए उचिमुरा सोचने लगा कि अब उसे और किससे माफी मांगनी चाहिए। तभी अचानक कोई उसे एक बड़े से बोरे में भर देता है। वो घबरा जाता है। बोरे से बाहर निकलते ही वो तुरंत हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। तभी अल्मेंड्रा हैरानी से पूछती है, तुम आखिर कर क्या रहे हो? उचिमुरा तभी देखता है कि उसके सामने एक रोस्ट किया हुआ खाना रखा है। अल्मेंड्रा उसे अपने साथ खाने के लिए बुलाती है और बताती है, मैंने इसे वैसे ही रोस्ट करने की कोशिश की जैसे तुमने मुझे सिखाया था, लेकिन ये अभी भी थोड़ा सख्त रह गया। उचिमुरा समझ जाता है कि अल्मेंड्रा उसे खुश करने की कोशिश कर रही है। इस पर अल्मेंड्रा हल्की सी शर्माते हुए कहती है, अगर तुम ऐसा समझना चाहते हो तो समझ लो, आखिर मैं हमेशा तुम्हारी देखभाल में ही रहती हूँ। उसकी बात सुनकर उचिमुरा दिल से उसका शुक्रिया अदा करता है, जबकि दूसरी तरफ अल्मेंड्रा अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा नर्वस हो रही होती है। यही तो परफेक्ट माहौल है, वो मन ही मन सोचती है। आखिरकार अल्मेंड्रा इसी बहाने उसके पास आकर बैठ जाती है, लेकिन तभी अचानक उनकी बातों के बीच ऑल आ जाती है। वो अपने साथ कुछ फल लेकर आई थी ताकि सब मिलकर खाएं और उचिमुरा का मूड थोड़ा बेहतर हो जाए। मगर जैसे ही उसने देखा कि अल्मेंड्रा पहले से उसके साथ बैठी है, उसे थोड़ा अजीब सा महसूस होने लगा। माहौल को ऑकवर्ड होने से बचाने के लिए अल्मेंड्रा तुरंत सबको रोस्ट किया हुआ मीट ऑफर कर देती है। फिर सभी लोग साथ बैठकर मीट और फल खाते हुए अच्छा समय बिताने लगते हैं। कुछ देर बाद थकान की वजह से लड़कियां वहीं सो जाती हैं। उचिमुरा चुपचाप उन पर कंबल उड़ा देता है और मन ही मन उन सबका शुक्रिया अदा करता है। तुम सबने मेरी बहुत मदद की, एंड सिल्फिड और जीनोम, तुम दोनों का भी धन्यवाद। उसे एहसास होता है कि वो कितना लकी है कि उसके साथ इतने अच्छे साथी हैं। तभी उसे डीमन किंग की वो बात याद आती है कि हारने के बाद असली काम क्या होता है। उचिमुरा अपनी टाई ठीक करता है और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है, अब मैं अपनी गलती की भरपाई करके दिखाऊंगा। जैसे ही ये बंदा अपनी टाई एडजस्ट करता है, समझ जाओ कि अब कोई तगड़ा प्लान या जबरदस्त ऑरा मोमेंट आने वाला है। उधर दूसरी तरफ रैम्पेज किंगडम में किंग की मुलाकात बुटागारिया से होती है। किंग उससे पूछता है, आखिर तुम्हें रोजमेरी डिवाइसेस कैसे मिले? बुटागारिया हल्की सी खतरनाक मुस्कान के साथ जवाब देता है, ये एक स्टेट सीक्रेट है। इसके थोड़ी देर बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर वही प्रोडक्ट मार्केट में आधी कीमत पर पहुंचा कैसे? उचिमुरा सोचने लगता है, एक महीने से भी कम समय में कोई इतना परफेक्ट नकली प्रोडक्ट कैसे बना सकता है? इतने कम वक्त में तो सबसे बेहतरीन टेक्नीशियन भी रोजमेरी डिवाइस का पूरा मैकेनिज्म समझ नहीं सकते। हमेशा की तरह वो अपनी मेंटल बार में पहुंच जाता है। तभी वहां सिल्फिड आती है और गिटार बजाने लगती है। उसकी धुन सुनते सुनते उचिमुरा का दिमाग शांत हो जाता है। तभी उसके दिमाग में एक बड़ा शक आता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे प्रोडक्ट्स की जानकारी अंदर से ही लीक हुई है? आखिर रोजमेरी डिवाइसेस पूरे किंगडम में नहीं बांटे गए थे, उन्हें सिर्फ उन इलाकों में भेजा गया था जहां मैजिक बीस्ट ने तबाही मचाई थी। इसी वजह से उचिमुरा को बिल्कुल नहीं लगता कि गांव वाले खुद इन्हें बेचने की कोशिश करेंगे। तभी अल्मेंड्रा घबराई हुई उसके पास आती है और बताती है, जिन गांवों में हमने रोजमेरी डिवाइसेस लगाए थे उनमें से कई अब पूरी तरह बेअसर हो चुके हैं। ये सुनकर उचिमुरा चौंक जाता है, क्या कहीं सारे प्रोडक्ट्स में कोई डिफेक्ट तो नहीं आ गया? वो तुरंत फैसला करता है कि सभी डिवाइसेस को जल्द से जल्द वापस बुलाना होगा। कुछ ही देर बाद वो खुद एक प्रभावित गांव पहुंचता है। जांच करने पर उसे एक बहुत ही अजीब बात पता चलती है, रोजमेरी डिवाइसेस जमीन में दबे हुए ही नहीं थे। उचिमुरा तुरंत आदेश देता है कि जिन जिन जगहों पर डिवाइसेस दफनाए गए थे उन सभी लोकेशंस की दोबारा जांच की जाए। सभी गांवों की पूरी जांच के बाद आखिर एक ही निष्कर्ष निकलता है, किसी ने उन डिवाइसेस को चुरा लिया है। अल्मेंड्रा सुझाव देती है, हमें बाकी गांवों की भी जांच करनी चाहिए, हो सकता है वहां भी यही हो रहा हो। इधर उचिमुरा गहरी सोच में पड़ जाता है, अगर गांव वाले खुद ही इन्हें चुराते तो कम से कम अपनी सुरक्षा के लिए मैजिक बीस्ट को भगाने का कोई दूसरा इंतजाम तो छोड़ते। लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। यानी अब उसके सामने सिर्फ एक ही संभावना बची थी कि इस चोरी के पीछे कोई बाहरी व्यक्ति या संगठन है। इसके बाद उचिमुरा
उचिमुरा दोनों लड़कियों से कहता है, जिन जिन गांवों से शिकायतें आई हैं उनकी पूरी लिस्ट मुझे दो, तारीख और लोकेशन, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। अल्मेंड्रा हैरान होकर पूछती है, तुम अचानक ऑफिस छोड़कर यहाँ क्यों आ गए, और वो भी ऐसे गाँव में जहाँ किसी ने कोई शिकायत तक नहीं की। उचिमुरा धीरे से जवाब देता है, अभी इसे सीक्रेट रहने दो, बस चुपचाप छिपकर देखते हैं कि यहाँ क्या होता है। कुछ लोग चुपके से आते हैं और रोजमेरी डिवाइसेस चुराने लगते हैं। अल्मेंड्रा बिजली की स्पीड से में आती है और पूरे इलाके को रोशनी से भर देती है। अब सारे चोर रंगे हाथों पकड़े जा चुके थे। उचिमुरा शांत आवाज में कहता है, ये लोग रोजमेरी डिवाइसेस चुराकर उन्हें रैम्पेज किंगडम में आधी कीमत पर बेचते हैं, बिना कोई निवेश किए सीधे मुनाफा कमाना चाहते हैं। फिर वो सख्त लहजे में पूछता है, बताओ तुम्हें चोरी करने के लिए किसने भेजा है। लेकिन जवाब देने की अल्मेंड्रा अकेले ही उन सब की जबरदस्त पिटाई कर देती है। जब उन्हें समझ आ जाता है कि जीतना नामुमकिन है तो सभी जान बचाकर भागने लगते हैं। अल्मेंड्रा उनका पीछा करने ही वाली होती है, लेकिन उचिमुरा उसे रोक देता है, जरूरत नहीं, मैंने पहले से ही रोजमेरी डिवाइसेस के अंदर डमी स्टोन्स छिपा कर रखे हैं, अब वो जहां भी जाएंगे हम उन्हें ट्रैक कर लेंगे। दूसरी तरफ रैम्पेज किंगडम में बुटागारिया फिर से किंग के सामने ढेर सारे रोजमेरी डिवाइसेस लेकर पहुंचता है। किंग खुश होकर उसकी तारीफ करता है, कमाल कर दिया, तुमने सिर्फ डीमन किंग की आर्मी के सीक्रेट हथियार जैसी चीज ही नहीं बनाई, बल्कि उसकी मैस प्रोडक्शन सिस्टम भी तैयार कर दी। बुटागारिया हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मैं तो बस एक मर्चेंट हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। बुटागारिया ने अपनी पूरी जिंदगी एक ही नियम पर पैसा कमाया था, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। जब उसे पता चला कि डीमन किंग्स आर्मी ने रैम्पेज किंगडम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, तभी उसने समझ लिया कि भले ही ये किंगडम छोटा हो, लेकिन डीमन किंग जैसा ताकतवर शासक जब कोई कदम उठाता है तो उसके पीछे जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जरूर आती हैं। इसी सोच के साथ उसने रोजमेरी डिवाइसेस की खबर मिलते ही अपने कारीगरों को उनका कॉपी वर्जन बनाने का आदेश दिया। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वे उस टेक्नोलॉजी को रेप्लिकेट नहीं कर पाए। तभी बुटागारिया के दिमाग में एक और आइडिया आया, अगर बना नहीं सकते तो चुरा लेते हैं, आखिर मैं मर्चेंट हूँ, मैन्युफैक्चरर नहीं। और उसने सच में वही किया। लेकिन डीमन किंग्स आर्मी की सीमा से लौटते समय उसे बॉर्डर पर ही पकड़ लिया गया और सीधे किंग रैम्पेज के सामने पेश कर दिया गया। उधर किंग पहले से ही गुस्से में आग बबूला था, ये क्या घटिया सामान बेच कर गए हो, ये पत्थर तो पूरी तरह फेक निकले। वो गुस्से से जवाब मांगता है। बुटागारिया घबरा कर कहता है, मैं कसम खाता हूँ मैंने कभी जानबूझकर खराब माल नहीं बेचा। तभी किंग रैम्पेज गुस्से से बोलता है, फिर इतनी घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट देने की हिम्मत कैसे हुई। बुटागारिया के दिमाग में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ये सब हुआ कैसे। मैंने तो वही रोजमेरी डिवाइसेस चुराए थे जो सही तरीके से काम कर रहे थे। और तभी अचानक उसे सच्चाई समझ आती है, रुको, इसका मतलब ये सब मेरे लिए बिछाया गया ट्रैप था। उसी पल वहाँ उचिमुरा की एंट्री होती है। वो मुस्कुराते हुए अपना परिचय देता है। जैसे ही बुटागारिया उसका नाम सुनता है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसने उचिमुरा के बारे में कई अफवाहें सुन रखी थी। कहा जाता था कि वो इतना खतरनाक इंसान है कि मिनोटॉर्स जैसे राक्षसों और दूसरे ताकतवर मॉन्स्टर्स तक को अपनी बात मानने पर मजबूर कर देता है। उचिमुरा रैम्पेज की तरफ देखते हुए बोलता है, जैसा कि तुम जानते हो हमारी डीमन किंग्स आर्मी इस समय एक नए तरह के मैजिक टूल का इस्तेमाल कर रही है, रोजमेरी डिवाइस। लेकिन हाल ही में किसी ने हमारे डिवाइसेस चुरा लिए और उन्हें आधी कीमत पर दोबारा बेचने लगा। वो आगे कहता है, मैं डीमन किंग्स आर्मी के लीडर्स में से एक हूँ, अपने टेरिटरी में ऐसी हरकतें मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैंने पहले से ही एक प्लान तैयार कर रखा था। उचिमुरा मुस्कुराते हुए बताता है कि उन्होंने असली रोजमेरी डिवाइस जैसी दिखने वाली एक परफेक्ट रेप्लिका बनाई थी। बाहर से देखने पर दोनों में कोई फर्क नहीं था, लेकिन असलियत में वो सिर्फ एक साधारण पत्थर था जिसमें जरा सी भी मैजिक पावर नहीं थी। उचिमुरा को वो पल याद आता है जब उसने सिल्फिड से ऐसी रेप्लिका बनाने के लिए कहा था। ये सुनते ही सिल्फिड बुरी तरह चिढ़ गई थी। तुम्हें पता भी है तुम क्या मांग रहे हो, इतनी परफेक्ट रेप्लिका बनाना कोई मजाक नहीं है, इसके लिए बेहिसाब स्किल चाहिए, ये बहुत ही डेलिकेट काम है। शुरुआत में तो उसने साफ मना कर दिया था, लेकिन उचिमुरा ने उसे उसकी पसंद की एक स्वादिष्ट पेस्ट्री खिलाने का लालच दे दिया। बस फिर क्या था, सिल्फिड का पूरा मूड ही बदल गया। उसने उचिमुरा से कहा, ठीक है सिर्फ इस बार, और फिर उसने खुशी खुशी बिल्कुल वैसी ही परफेक्ट रेप्लिका तैयार कर दी। गांव वालों से मिली जानकारी की मदद से उचिमुरा ने पहले ही पता लगा लिया था कि अगला हमला किस गांव पर होने वाला है, इसलिए उसने पहले से ही उस गांव में असली रोजमेरी डिवाइसेस की जगह उनकी रेप्लिका रखवा दी थी। अब उचिमुरा सीधे बुटागारिया से पूछता है, आखिर तुम्हारे पास हमारी इतनी सारी रेप्लिका डिवाइसेस आई कहां से। ये सवाल सुनते ही बुटागारिया समझ जाता है कि अब उसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। फिर भी वो आखिरी कोशिश करता है, ये सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, बस हमारे काम करने के तरीके अलग हैं, इसी वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। वो हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगते हुए कहता है, मेरी जान बख्श दीजिए, बदले में आपको जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, चाहे जितनी बेइज्जती सहनी पड़े, अगर आज जिंदा बच गया तो फिर से सब कुछ शुरू कर सकता हूँ। लेकिन किंग रैम्पेज उसकी बात सुनकर ठंडी आवाज में कहता है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी सजा सिर्फ मौत है। इतना कहते ही एक बड़ा क्रोकोडाइल बुटागारिया को निगलने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उचिमुरा बीच में आकर उसे रोक देता है। ये देखकर किंग गुस्से से भड़क उठता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग के फैसले के बीच में आने की। वो गुस्से में पूछता है, क्या तुम इसके अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो। उचिमुरा बिल्कुल शांत रहता है और जवाब देता है, मैंने किंग के फैसले में दखल नहीं दिया, मैंने सिर्फ उस मगरमच्छ को रोका है, पहले मेरी बात सुन लीजिए। उचिमुरा बिना डरे उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, अगर आपने बुटागारिया को अभी मार दिया तो सबसे बड़ा नुकसान उसी का नहीं बल्कि आपके अपने किंगडम का होगा। उचिमुरा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, अगर आपको अपनी किंगडम और यहाँ रहने वाले लोगों की जरा भी परवाह है तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। किंग रैम्पेज हैरानी से पूछता है, तुम इस मामूली मर्चेंट की जान बचाने पर इतने
ज्यादा क्यों तुले हुए हो? तब उचिमुरा एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर वहाँ मौजूद हर कोई चौंक जाता है। इसकी वजह है ऑरेंज पाउडर। ये नाम सुनते ही किंग रैम्पेज की आंखें फैल जाती हैं। उचिमुरा आगे समझाता है, हाल के समय में रैम्पेज किंगडम की गोल्ड माइंस पहले जितना सोना नहीं निकाल पा रही हैं। अब सोना निकालने के लिए ऑरेंज पाउडर का इस्तेमाल करना जरूरी हो गया है। फिर वो बुटागारिया की तरफ इशारा करते हुए कहता है, और इस पूरे किंगडम में सिर्फ एक ही इंसान है जो इस मिनरल को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकता है, बुटागारिया। उचिमुरा बताता है कि ऑरेंज पाउडर दूर बसे टोकी कंट्री से आता है, लेकिन अब उस देश ने इस कीमती मिनरल के एक्सपोर्ट पर कड़ी पाबंदियां लगा दी हैं। वजह भी साफ थी, पहले इस बेहद दुर्लभ रिसोर्स को लेकर कई सिविल वॉर्स हो चुकी थी। इसी कारण टोकी कंट्री अब बहुत सावधानी से और बेहद सीमित मात्रा में ही इसका एक्सपोर्ट करता है, और उस देश के साथ आधिकारिक तौर पर व्यापार करने की अनुमति सिर्फ बुटागारिया के पास है। ये सब सुनकर किंग रैम्पेज पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो अविश्वास भरे लहजे में पूछता है, तुम्हें ये सारी जानकारी मिली कैसे? उचिमुरा शांत होकर जवाब देता है, असल में मैं ये पता करना चाहता था कि क्या हमारे किंगडम में भी गोल्ड प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसी वजह से मुझे इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी, लेकिन अफसोस ऐसा करना मुमकिन नहीं था। उचिमुरा किंग की तरफ देखकर कहता है, ऐसे इंसान को मार देना किसी भी किंगडम के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। उचिमुरा की बातें सुनकर किंग रैम्पेज का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है। कुछ देर बाद उचिमुरा बुटागारिया से ऐसी बात कहता है जिसे सुनकर वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि अब से रोजमेरी डिवाइसेस बेचने की जिम्मेदारी तुम संभालो। बुटागारिया एकदम कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या मैंने तुम्हें धोखा दिया था? फिर भी तुम मुझ पर इतना बड़ा भरोसा कैसे कर सकते हो? उचिमुरा हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, क्योंकि मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है तुम क्या कर सकते हो और तुम असल में कैसे इंसान हो। फिर वो थोड़ा गंभीर होकर कहता है, अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी का तरीका बदलो, कम से कम अपने बच्चों के लिए। ये बात सीधे बुटागारिया के दिल पे लगती है। वो बिना एक सेकंड सोचे उचिमुरा से वादा करता है, अब कभी आपका भरोसा नहीं टूटने दूंगा, अपनी पूरी जान लगा दूंगा। इतना कहकर उचिमुरा वहां से निकल जाता है। इस बीच डीमन किंग की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही थी। वजह थी गिम की कीमतें जो अब कंट्रोल से पूरी तरह बाहर जा चुकी थी। असल में किंगडम की तरफ से इसकी सप्लाई पहले के मुकाबले काफी कम हो गई थी। कुछ दुकानों में अभी भी थोड़ा बहुत स्टॉक बचा था, लेकिन कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अब आम लोग उसे खरीद ही नहीं पा रहे थे। ऊपर से लोग पहले ही भूख से परेशान थे। अब डीमन किंग के लिए इस प्रॉब्लम को इग्नोर करना बिल्कुल नामुमकिन था। इसलिए उन्होंने तुरंत उचिमुरा को बुलाया और कहा, इस समस्या का कोई हल जितनी जल्दी हो सके ढूंढो। और हमेशा की तरह सारी जिम्मेदारी फिर से बेचारे उचिमुरा के कंधों पर डाल दी गई। उचिमुरा कुछ देर सोचता है, तभी उसे अपनी ही एक पुरानी बात याद आती है। उसने पहले ही नोटिस किया था कि हाल ही में गिल्ड्स की गतिविधियां अचानक बढ़ गई थीं, और उनमें भी सबसे ज्यादा एक्टिव थी मर्चेंट्स गिल्ड। इसी वजह से उचिमुरा को पूरा शक हो जाता है कि गिम की कीमतों में इतनी बड़ी उछाल कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकती। वो सोचता है, जरूर इसके पीछे मर्चेंट्स गिल्ड का हाथ है, क्योंकि अभी पूरे सप्लाई पे कंट्रोल भी उन्हीं का है। लेकिन सवाल ये था, आखिर वो ऐसा करके हासिल क्या करना चाहते हैं? तभी अल्मेंड्रा उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ती है, और क्या, हमेशा की तरह पैसा। उसका सीधा सा आइडिया था, चलो सबको जाकर एक धुलाई लगा देते हैं, सारी प्रॉब्लम वहीं खत्म। लेकिन इस बार मामला इतना आसान नहीं था। उसी वक्त डीमन किंग दोनों को बताता है, इस बार ये काम उचिमुरा को अकेले ही करना होगा। अल्मेंड्रा को तुरंत नॉर्थ में एक मिशन पर जाना है। ये सुनकर अल्मेंड्रा भी हैरान रह जाती है। अगले ही पल सीन सीधे मर्चेंट्स गिल्ड में शिफ्ट हो जाता है। वहाँ एक आदमी गिल्ड लीडर को खबर देता है, डीमन किंग की आर्मी के हाई कमांड में से एक आपसे मिलने की रिक्वेस्ट लेकर आया है। ये सुनते ही हरे बालों वाला गिल्ड लीडर हल्का सा मुस्कुराता है। फिर वो मन ही मन सोचता है, देखते हैं इसके साथ खेलना सबसे मजेदार कैसे रहेगा। अगले दिन उचिमुरा पूरी तैयारी के साथ निकलता है। वो गिल्ड लीडर से मिलने ही जा रहा होता है कि तभी रास्ते में उसकी मुलाकात सिल्फिड से हो जाती है। लेकिन आज सिल्फिड का लुक बिल्कुल अलग था। उसने ऐसे कपड़े पहने हुए थे जो वो लगभग कभी नहीं पहनती, और बिना किसी वजह के वो जिद पकड़ लेती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सिल्फिड बताती है कि इस समय गिल्ड के सबसे ऊंचे पदों पर एल्विन क्लैन का दबदबा है। इसी वजह से वो जोर देकर कहती है, अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तो उनसे मिलना तुम्हारे लिए कहीं आसान होगा। जब दोनों गिल्ड हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं तो उनका स्वागत होने की बजाय उन्हें 4 घंटे तक बाहर इंतजार करवाया जाता है। 4 घंटे बाद आखिरकार गिल्ड लीडर बाहर आता है। वो अपना परिचय देते हुए कहता है, मेरा नाम वाइपर है। फिर बेशर्मी से मुस्कुराकर बोलता है, ओह माफ करना, मैं तो हमारी मीटिंग के बारे में पूरी तरह भूल ही गया था। उचिमुरा किसी तरह अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए जवाब देता है, कोई बात नहीं, अगर इस समय अल्मेंड्रा वहाँ होती तो शायद अब तक वाइपर की अच्छी खासी धुनाई हो चुकी होती। लेकिन आज उसकी जगह सिल्फिड सामने आती है। वो गुस्से में आगे बढ़ती है और सख्त आवाज में कहती है, कम से कम ऐसा दिखावा तो करो कि तुम्हें इस मीटिंग की परवाह थी। क्या तुम मुझे पहचानते हो? वाइपर हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, बिल्कुल पहचानता हूँ, आखिर हम दोनों भाई बहन जो हैं। वाइपर हल्की हंसी के साथ कहता है, सोचा नहीं था कि अब बहन से दोबारा मुलाकात होगी। किस्मत भी कितनी दिलचस्प और क्रूर होती है। लेकिन सिल्फिड तुरंत पलटकर जवाब देती है। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ जाती है कि बात हाथापाई तक पहुंचने वाली होती है। तभी उचिमुरा बीच में आकर माहौल शांत करता है। वो सीधा मुद्दे पर आते हुए कहता है, हम यहाँ गिम खरीदने आए हैं। वाइपर आराम से जवाब देता है, हाँ हमारे पास गिम है, लेकिन स्टॉक लगभग खत्म होने वाला है। फिर उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान आ जाती है। अगर चाहते हो कि मैं तुम्हें गिम बेचूं
तो पहले मेरे सामने घुटनों पर बैठो। और वो यही नहीं रुकता, सिर्फ घुटने टेकना नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम अपना माथा जमीन पर रखकर मुझसे भीख मांगो कि मैं तुम्हें गिम बेच दूं। ये सुनते ही सिल्फिड का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो लगभग वाइपर पर हमला करने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही उचिमुरा बिना कुछ कहे शांत भाव से उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है। वाइपर ये देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। कुछ देर बाद हंसी रोकते हुए कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, बेशक मैं तुम्हें गिम बेचूंगा। लेकिन अगले ही पल वो अपनी असली चाल चल देता है। एक बैग की कीमत होगी 50,000 कॉइन्स। ये सुनकर उचिमुरा भी हैरान रह जाता है, इतनी कीमत पूरी तरह बेतुकी थी। वाइपर उसके चेहरे का रिएक्शन देखकर मुस्कुराता है और बेपरवाही से कहता है, यही प्राइस है, पसंद है तो खरीदो, नहीं तो दरवाजा खुला है। सिल्फिड का तो मन कर रहा था कि उसी वक्त उसका सिर फोड़ दे, लेकिन उचिमुरा गुस्से में कोई जल्दबाजी नहीं करता। वो शांत होकर पीछे हट जाता है। अब उचिमुरा के सामने सबसे बड़ा सवाल था, इस बेतुकी ओवर प्राइसिंग से कैसे निपटा जाए। तभी सिल्फिड पूछती है, तो क्या तुम इतनी महंगी कीमत देकर गेम खरीदने वाले हो? उचिमुरा तुरंत जवाब देता है, बिल्कुल नहीं। उसके दिमाग में पहले से ही एक नया प्लान बनना शुरू हो चुका था। तभी एक लड़की भागती हुई उनके पास आती है। घबराई हुई आवाज में वो कहती है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। उचिमुरा पूछता है, पहले ये बताओ कि मामला क्या है। लड़की अपना परिचय देती है, मेरा नाम निया है, मैं गिल्ड में काम करती हूँ, वाइपर को गिल्ड से बाहर निकाल दीजिए। उचिमुरा उसकी बात मान लेता है। सबसे पहले वो उसे साफ सुथरे कपड़े दिलवाने ले जाता है। रास्ते में निया अपनी पूरी कहानी बताती है, लेकिन उसकी नौकरी का एक फायदा भी था। गिल्ड के अंदर काम करने की वजह से वो वहाँ होने वाली लगभग हर बातचीत सुन लेती थी। निया फिर एक बड़ा राज खोलती है, वाइपर गिम की कीमतें जानबूझकर बढ़ा रहा है। उसने पूरे शहर में अफवाह फैलाई कि जल्द ही कोई बड़ी डिजास्टर आने वाली है। इन अफवाहों की वजह से लोगों में डर फैल गया। सबने बड़ी मात्रा में गिम खरीदना शुरू कर दिया। उधर वाइपर ने पहले से ही गिम का विशाल स्टॉक जमा कर रखा था। अब वो उसी स्टॉक को थोड़ा थोड़ा करके बेच रहा था और लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर आसमान छूती कीमतें वसूल रहा था। ये सब सुनकर सिल्फिड गुस्से से कहती है, इतना सबूत तो उसे गिरफ्तार करने के लिए काफी है। लेकिन उचिमुरा सिर हिलाते हुए जवाब देता है, नहीं अभी नहीं, हमें ऐसे सबूत चाहिए जिन्हें कोई झुठला न सके। फिर वो अपना अगला प्लान बताता है, हम गिल्ड की वर्कशॉप्स का एक इमरजेंसी ऑडिट करेंगे और वहीं से वाइपर के खिलाफ पक्के सबूत इकट्ठा करेंगे। हम डीमन किंग के ग्रेट लॉर्ड्स हैं, इस अधिकार के तहत हम गिल्ड की पूरी जांच कर सकते हैं। इतनी बड़ी अथॉरिटी होने की वजह से वाइपर चाहकर भी ऑडिट से मना नहीं कर सकता। मजबूरी में वो उन्हें जांच करने की अनुमति दे देता है। रास्ते में उचिमुरा समझाता है कि इस ऑडिट में सबसे पहले दो चीजें चेक करनी होंगी, पहली अकाउंटिंग बुक्स और दूसरी वेयरहाउस, जहां गिम का पूरा स्टॉक रखा जाता है। इसके बाद सभी लोग सबूत ढूंढने में जुट जाते हैं। लेकिन जब वो वेयरहाउस पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देखकर सब हैरान रह जाते हैं। पूरा वेयरहाउस खाली पड़ा था, एक भी बैग गिम का नहीं था। उचिमुरा तुरंत समझ जाता है कि वाइपर ने पहले ही चाल चल दी है। उसने ऑडिट शुरू होने से पहले ही सारा गिम कहीं और छिपा दिया था। वाइपर के चेहरे की मुस्कान सब कुछ बयां कर रही थी। उसे पहले से ही ऑडिट की खबर मिल चुकी थी, यानी गिल्ड के अंदर कोई था जिसने पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन वाइपर तक पहुंचा दी थी। कुछ देर बाद सभी वापस ऑफिस लौटते हैं। उचिमुरा बेहद निराश था, वेयरहाउस से कुछ नहीं मिला। अकाउंटिंग बुक्स भी पूरी तरह साफ थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वाइपर ने हर सबूत पहले ही मिटा दिया हो। अब उनके पास उसके खिलाफ कुछ भी साबित करने का कोई तरीका नहीं बचा था। उचिमुरा गहरी सोच में डूब जाता है और कोई नया रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। तभी सिल्फिड कहती है, सबसे पहले हमें उसको ढूंढना होगा जिसने ऑडिट की खबर वाइपर तक पहुंचाई। निया अब भी वाइपर के लिए काम कर रही थी। वाइपर उससे कहता है, मैंने सारा माल पहले ही दूसरी जगह भिजवा दिया है, 2 दिन बाद उसे वापस वेयरहाउस में रख दिया जाएगा। फिर उसका चेहरा अचानक सख्त हो जाता है। वो निया को याद दिलाता है, और हाँ, तुम्हारे माता पिता अब भी मेरे लोगों की निगरानी में हैं। उम्मीद है अब तुम्हें याद रहेगा कि तुम्हें मेरे प्रति वफादार क्यों रहना है। तभी सच्चाई सामने आती है, निया का उचिमुरा से मदद मांगना। ये सब असल में वाइपर का प्लान था। वो चाहता था कि उचिमुरा उसी जाल में फंस जाए। लेकिन एक बात साफ थी, निया दिल से वाइपर के साथ नहीं थी। वो सिर्फ अपने माता पिता की जान बचाने के लिए उसकी हर बात मान रही थी। असल में वो खुद भी वाइपर से नफरत करती थी। कुछ दिन बाद उचिमुरा पूरे शहर का माहौल देखता है। हर इंसान के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। फूड क्राइसिस अब काफी गंभीर हो चुका था। वो इसी समस्या का हल सोच ही रहा होता है कि तभी अल्मेंड्रा अपना मिशन पूरा करके वापस लौटी है। बुलाते हुए वो कहती है, डीमन लॉर्ड के लिए मैं एक छोटा सा गिफ्ट लाई हूँ। उचिमुरा गिफ्ट खोलकर देखता है, अंदर एक ड्रैगन था। उसे देखते ही उचिमुरा के दिमाग की बत्ती जल उठती है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वो कहता है, थैंक्स अल्मेंड्रा, तुम्हारी वजह से मुझे समझ आ गया कि इस पूरे मामले को कैसे खत्म करना है। अगले सीन में उचिमुरा निया को अपने पास बुलाता है और उससे मदद मांगता है। निया उसके सामने आती है और कहती है, मैं वाइपर को गिराने के लिए जो भी करना पड़े करने को तैयार हूँ। उधर निया को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उचिमुरा का असली प्लान क्या है। कुछ ही देर बाद ऑल एंड अल्मेंड्रा कई किलो ग्रिल्ड ड्रैगन मीट लेकर पहुंचते हैं। यही था उचिमुरा के प्लान का सबसे अहम हिस्सा। उचिमुरा सबको अपना प्लान समझाता है। वो कहता है कि इस ग्रिल्ड ड्रैगन मीट का इस्तेमाल शहर में चल रही फूड शॉर्टेज को कम करने के लिए किया जाएगा। निया बड़ी उत्सुकता से पूछती है, लेकिन आप इतना सारा खाना लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे? सिल्फिड तुरंत बीच में बोल पड़ती है, बाकी डिटेल्स बाद में भी डिस्कस की जा सकती हैं। उसकी बात साफ इशारा कर रही थी कि उसे निया पर भरोसा नहीं था। फिर भी बेचारी निया के पास अपनी मिशन जारी रखने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन निया जानबूझकर कुछ देर तक ऑफिस में ही रुकती है ताकि उसे उचिमुरा के प्लान से जुड़ी कोई अहम जानकारी मिल सके। कुछ देर बाद जब वो बाहर निकलती है तो सामने सिल्फिड पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। सिल्फिड उसे घूरते हुए कहती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ऐसा खेल खेलने की? निया घबरा जाती है, लेकिन मौका मिलते ही वो किसी तरह वहाँ से भाग निकलती है और सीधे वाइपर के पास पहुंच जाती है। वो उसे जितनी भी जानकारी जुटा पाई थी सब बता देती है, लेकिन एक
बहुत जरूरी बात वो जानबूझकर छिपा लेती है। वाइपर उससे पूछता है, तो बताओ वो लोग मीट डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत कहाँ से करने वाले हैं? निया जवाब देती है, शहर के बाहरी इलाकों से। लेकिन ये पूरी तरह झूठ था। वाइपर तुरंत उसकी बात पर शक कर लेता है। उसके हिसाब से सबसे समझदारी वाला कदम तो सिटी सेंटर से शुरुआत करना था। वाइपर मुस्कुराते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो मेरे पास इस चाल का जवाब पहले से तैयार है। दूसरी तरफ उचिमुरा के ऑफिस में सिल्फिड अपनी जांच की पूरी रिपोर्ट देती है। वो गंभीर आवाज में कहती है, मैंने निया के बारे में सब पता लगा लिया है। वो वाइपर के लिए जासूसी कर रही है, यानी अब तक हमारा पूरा प्लान उसके पास पहुंच चुका होगा। फिर वो साफ कहती है, अब इस प्लान को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन उचिमुरा हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, तुम्हें क्या सच में लगता है कि मुझे इस बात का पता नहीं था? सिल्फिड हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। उचिमुरा आगे कहता है, मुझे शुरू से ही निया पर शक था। लेकिन अगली सुबह उसकी नींद एक चौंकाने वाली खबर से खुलती है। असल में डीमन किंग्स आर्मी ने सुबह सुबह पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया था। लेकिन वो ग्रिल्ड ड्रैगन मीट नहीं बांट रहे थे, बल्कि किम बिल्कुल फ्री में बांट रहे थे। वाइपर के होश उड़ जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है? पूरा देश तो मैंने गिम से खाली करवा दिया था, इनके पास इतनी क्वांटिटी आई कहां से? घबराकर वो तुरंत बाहर निकलता है ताकि खुद जाकर सच्चाई पता लगा सके। रास्ते में उसकी मुलाकात सिल्फाइड से होती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, इस बार तुम्हें तुम्हारे ही खेल में हरा दिया गया है। फिर वो पूरा राज खोलती है, हमें पहले से पता था कि तुमने पूरे किंगडम का गिम स्टॉक जमा कर रखा है, इसलिए हमने दूसरे किंगडम से पूरा शिपमेंट इंपोर्ट कर लिया। और सबसे मजेदार बात, बुटागेरिया की मदद से वो पूरा माल उन्हें लगभग ना के बराबर कीमत में मिल गया। उचिमुरा और उसकी टीम ने उस मीट का एक विशाल बारबेक्यू आयोजित किया। लेकिन वो सिर्फ लोगों को खिलाने के लिए नहीं था। जिस पड़ोसी देश से उन्हें गिम चाहिए था, वहाँ ग्रिल्ड ड्रैगन मीट को एक लग्जरी डेलिकेसी माना जाता था। यानी उन्होंने उसी मीट को बार्गेनिंग चिप बनाकर उनके साथ डील कर ली। नतीजा ये हुआ कि उन्हें बदले में भारी मात्रा में गिम लगभग मुफ्त में मिल गया। आखिरी दाव खेलते हुए वो अपने 2 मर्सनरी निंजस को बुला लेता है। लेकिन सिल्फिड तुरंत आगे आ जाती है। उसके हाथ में वही स्पेशल सॉर्ड थी जो उसने खास तौर पर उचिमुरा के लिए बनाई थी। कुछ ही पलों में वो दोनों निंजस की बुरी तरह पिटाई कर देती है। वाइपर किसी तरह वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जब वो गिल्ड पहुंचा तो वहाँ उसका इंतजार एक और झटका कर रहा था। उचिमुरा पहले से ही वहाँ मौजूद था और उसके साथ गिल्ड के बाकी सभी बड़े मर्चेंट्स भी खड़े थे। सभी ने मिलकर वोटिंग की और फैसला वाइपर को गिल्ड लीडर के पद से तुरंत हटा दिया गया। वाइपर को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ ही दिनों में सब कुछ उसके हाथ से कैसे निकल गया। तभी वहाँ निया की एंट्री होती है। उसने बताया कि वाइपर आगे चलकर बाकी मर्चेंट्स के बिजनेस को भी बर्बाद करने वाला था। ये सब सुनने के बाद गिल्ड के सभी लोग पूरी तरह वाइपर के खिलाफ हो गए। अब वाइपर पूरी तरह टूट चुका था। वो घुटनों पर गिरकर उचिमुरा से दया की भीख मांगने लगता है। उचिमुरा उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, अपना सामान उठाओ और यहाँ से जाओ। वो अचानक उचिमुरा पर हमला करने की कोशिश करता है। सिल्वी बिजली की तरह सामने आ जाती है। वो वाइपर की ऐसी धुनाई करती है कि उसके पास उठने की भी ताकत नहीं बचती। इसके तुरंत बाद गिल्ड के गार्ड्स उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन जाते जाते वो एक आखिरी बात कहता है, आखिर में इस किंगडम पर तबाही आने ही वाली है। कलामिटी वाली बात पर मैं झूठ नहीं बोल रहा था। हाँ, मैंने उसका फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन बहुत जल्द इस देश पर एक भयानक आपदा टूटने वाली है। ये बात सुनकर सिल्फिड जोरदार मुक्का मारकर वाइपर को बेहोश कर देती है। उसके बाद निया धीरे धीरे उचिमुरा के पास आती है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो सिर झुकाकर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे बार बार झूठ बोला। उचिमुरा उसकी पूरी बात बिना टोके सुनता है। फिर मुस्कुराकर कहता है, अगर तुम्हें अपनी गलतियां सुधारनी है तो एक तरीका है। निया हैरानी से उसकी तरफ देखती है। उचिमुरा कहता है, आज से तुम मेरी सेक्रेटरी बनोगी। लेकिन तभी उसे डीमन लॉर्ड की तरफ से एक अर्जेंट समन्स मिलता है। संदेश में सिर्फ इतना लिखा था, तुरंत पैलेस पहुंचो। उचिमुरा को सीधे एक हाई कैलामिटी मिशन पर भेज दिया जाता है और इस बार उसके साथ थी ऑल, नेया और अलमेंड्रा। यहीं से उनकी अगली और पहले से भी ज्यादा खतरनाक यात्रा की शुरुआत होती है। रास्ते का आधा सफर तय करने के बाद आखिरकार उचिमुरा खुद को रोक नहीं पाता। वो पूछ ही लेता है, आखिर ये ग्रेट कैलामिटी है क्या? अलमेंड्रा गंभीर आवाज में जवाब देती है, याद है वाइवर्न्स, उनकी संख्या अब खतरनाक स्तर तक बढ़ चुकी है। वो पूरे किंगडम में किसी प्लेग की तरह फैल चुके हैं और अब तो सीधे शहरों पर भी हमला करने लगे हैं। अब तक उन्होंने कितने लोगों की जान ली है, इसका सही आंकड़ा किसी के पास नहीं था। लेकिन हालात इतने खराब हो चुके थे कि डीमन लॉर्ड ने खुद उन्हें वर्ल्ड क्लास कैलामिटी घोषित कर दिया था और इसी वजह से उसने पूरी डीमन किंग्स आर्मी को आदेश दिया था कि किसी भी कीमत पर इस खतरे को रोका जाए। मिशन की जिम्मेदारियां भी तुरंत बांट दी जाती हैं। सिल्फाइड का काम होगा अरवानिस की हर गतिविधि पर नजर रखना और उनकी मूवमेंट की जानकारी जुटाना, जबकि उचिमुरा, अलमेंड्रा और बाकी टीम का काम होगा किसी भी तरीके से उन्हें रोकना। कुछ देर बाद पूरी टीम डीमन किंग्स आर्मी के सबसे बड़े फोर्ट्रेस पर पहुंचती है। वहाँ जीनोम पहले से उनका इंतजार कर रही थी। उन्हें देखते ही वो कहती है, मर्चेंट गिल्ड वाला मामला तुमने कमाल के तरीके से संभाला। अब पूरे किंगडम में तुम्हारी चर्चा हो रही है तुम्हारे। फिर वो सीधे मुद्दे पर आती है, तो बताओ इस बार कोई स्ट्रेटेजी सूझी? उचिमुरा कुछ पल सोचने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जवाब देने का मौका ही नहीं मिलता। किले की दीवारों पर तैनात सेंटिनल्स अचानक जोर से चिल्लाते हैं, वाइवर्न्स आ गए, और अगले ही पल पूरे फोर्ट्रेस में इमरजेंसी अलार्म गूंज उठता है। अरवानिस के हमला करते ही पूरे फोर्ट्रेस में अफरा तफरी मच जाती है। हर सैनिक बिना समय गंवाए अपनी अपनी
अपनी पोस्ट संभाल लेता है। कड़ी मेहनत के बाद किसी तरह उस हमले को रोक लिया जाता है, लेकिन इस लड़ाई में एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ जाती है। डेमंस और डेमी ह्यूमंस की संयुक्त सेना आपस में बिल्कुल भी नहीं बनाती। लड़ाई के दौरान भी वो एक दूसरे से बहस करते रहते थे। टीम वर्क तो जैसे नाम की चीज ही नहीं थी। उचिमुरा ये सब देखकर समझ जाता है, अगर ये लोग ऐसे ही लड़ते रहे तो दुश्मन से पहले अपनी ही बेवकूफी की वजह से खत्म हो जाएंगे। कुछ देर बाद उचिमुरा की जीनोम के साथ मीटिंग होती है। उचिमुरा गंभीर आवाज में कहता है, अगर हालात ऐसे ही रहे तो ये फोर्ट्रेस कुछ ही दिनों में गिर जाएगा। फिर वो एक और डराने वाली बात बताता है, और सबसे बुरी बात यह है कि शायद दुश्मन को हमला करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अपनी ही अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से बर्बाद हो जाएंगे। नॉम के मुताबिक इस पूरी समस्या की जड़ गलतफहमियां थी। वो समझाती है, डेमंस और डेमी ह्यूमंस दोनों की लड़ने की स्टाइल अलग है। हर रेस अपनी ताकत और कमजोरियों के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाती है, लेकिन दिक्कत ये थी कि कोई भी दूसरे की स्ट्रैटेजी को समझने या सम्मान देने की कोशिश नहीं करता। इसी वजह से हर बैटल में कोऑर्डिनेशन पूरी तरह टूट जाता था। उचिमुरा ये सब देखकर नॉम से कहता है, अगर हमने अभी से एक ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई जिसे दोनों पक्ष मिलकर अपनाएं, तो इस कैलामिटी के खिलाफ ये जंग हम पहले ही हार चुके हैं। नॉम गहरी सांस लेते हुए जवाब देती है, मैं भी यही सोच रही थी, मुझे ये समस्या पहले से दिखाई दे रही थी, लेकिन चाहे जितना भी सोचा इसका कोई हल नहीं मिला। कुछ पल सोचने के बाद उचिमुरा कहता है, मुझे पूरे फोर्ट्रेस का मैप दिखाइए। मैप देखते देखते उसकी नजर फोर्ट्रेस के बाहरी हिस्से में बने एक छोटे से सुनसान गांव पर जाकर रुकती है। वो हल्का सा मुस्कुराता है, यही है, यहीं से सब बदलने वाला है। उस वक्त किसी को समझ नहीं आता कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन अगले ही दिन उसका प्लान सबके सामने आने लगता है। अल्मेंड्रा और बाकी लड़कियां पूरे फोर्ट्रेस की सेना को एक जगह इकट्ठा करती हैं। फिर उचिमुरा सबके सामने खड़ा होता है। एक इंसान होने की वजह से वो डीमंस और डेमी ह्यूमंस दोनों के बीच पूरी तरह न्यूट्रल था। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो जोरदार आवाज में बोलना शुरू करता है, अगर हम एक दूसरे से ही लड़ते रहे तो किंगडम को बचाने वाला कोई नहीं बचेगा, क्योंकि हमारा असली दुश्मन एक दूसरे नहीं बल्कि कैलामिटी है। पूरा मैदान एकदम शांत हो जाता है। सभी सैनिक उसकी बात ध्यान से सुनने लगते हैं। आखिर पूरे किंगडम में उचिमुरा की बहादुरी और उसकी उपलब्धियों की कहानियां पहले ही फैल चुकी थीं। ज्यादातर लोग उसे एक हीरो मानने लगे थे, इसीलिए उसकी बातों का असर भी गहरा हुआ। अपने नए बैटल प्लान का नाम वो रखता है सॉर्ड एंड शील्ड स्ट्रेटेजी। उचिमुरा अपनी सॉर्ड एंड शील्ड स्ट्रेटेजी सबको समझाता है। प्लान बिल्कुल साफ था। डेमी ह्यूमंस आगे की लाइन संभालेंगे। उनका काम होगा छोटे छोटे ड्रैगन मॉन्स्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचना, उन्हें बॉर्डर से दूर ले जाना और लॉन्ग रेंज अटैक से लगातार दबाव बनाए रखना। उधर डेमंस सीधे लड़ाई में नहीं कूदेंगे। वो फोर्ट्रेस के बाहर बने उस सुनसान गांव में छिपकर इंतजार करेंगे। जैसे ही वेवंस फोर्ट्रेस के करीब डेमंस अपनी जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल करते हुए पीछे से हमला करेंगे और उन्हें पूरी तरह सरप्राइज कर देंगे। अगले ही दिन ये स्ट्रैटेजी असली बैटल में आजमाई जाती है और नतीजा देखकर हर कोई दंग रह जाता है। जो आर्मी कल तक बिल्कुल भी कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही थी, वो आज एकदम परफेक्ट टीम की तरह लड़ रही थी। उन्होंने सिर्फ सारे अरवानिस को खत्म ही नहीं किया, बल्कि उनकी आर्मी का एक भी सोल्जर शहीद नहीं हुआ। उचिमुरा ने सिर्फ बैटल स्ट्रैटेजी ही नहीं बनाई थी, उसने फूड डिस्ट्रीब्यूशन का भी पूरा सिस्टम तैयार कर दिया था, जिससे किसी भी यूनिट को राशन की कमी न हो। कई दिनों तक यही स्ट्रैटेजी अपनाई जाती रही, हर दिन जीत मिलती रही। अब सबको यकीन होने लगा था कि इस वॉर में जीत की सबसे बड़ी वजह उचिमुरा की स्ट्रैटेजी ही है। लगातार मिल रही सफलता देखकर अल्मेंड्रा एक फैसला लेती है। वो कुछ सोल्जर्स को छुट्टी देकर उनके घर भेज देती है ताकि वो आराम कर सकें। लेकिन यही फैसला भारी पड़ जाता है जब सबको लगने लगा था कि अब जीत पक्की है। उसी समय वाइवर्न सरप्राइज अटैक कर देते। उन्होंने इंसानों की स्ट्रैटेजी को समझ लिया था। उन्हें पता चल गया था कि फोर्ट्रेस की सुरक्षा पहले जैसी मजबूत नहीं रही। इसी मौके का फायदा उठाकर उन्होंने जबरदस्त हमला बोल दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि अल्मेंड्रा को अकेले ही पूरे झुंड का सामना करना पड़ा। वो पूरी ताकत के साथ लड़ती रही, एक के बाद एक। वो दर्जनों अरवानिस को मार गिराती है। आखिर में सिर्फ एक आखिरी मॉन्स्टर बचता है। अल्मेंड्रा अपनी बची हुई सारी मैजिक पावर एक ही वार में झोंक देती है और आखिरकार उसे भी खत्म कर देती है। लेकिन उसके शरीर की सारी ताकत जवाब दे चुकी थी। वो वहीं जमीन पर गिर पड़ती है। उसी समय उचिमुरा दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचता है। बेहोश होने से ठीक पहले अल्मेंड्रा हल्की मुस्कान के साथ उससे पूछती है, तुमने देखा ना, मैंने कर दिखाया। और ये कहते ही उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। सीन बदलता है। उचिमुरा घबराया हुआ सीधे इन्फर्मरी पहुंचता है। वो बेचैनी से पूछता है, अल्मेंड्रा कैसी है? उसे बिस्तर पर इतनी कमजोर हालत में देखकर उसका दिल बैठ जाता है। तभी निया उसे शांत करते हुए कहती है, घबराइए मत, उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी। वो सिर्फ इसलिए बेहोश हुई है क्योंकि उसने जरूरत से ज्यादा मैजिक पावर इस्तेमाल कर ली थी। लेकिन उसके चेहरे पर चिंता अब भी साफ दिखाई दे रही थी। फिर वो निया की तरफ देखकर कहता है, और तुम्हारा भी धन्यवाद। अगर तुम्हें इलाज और नर्सिंग की इतनी अच्छी जानकारी न होती तो इस अफरा तफरी में हालात और भी खराब हो सकते थे। अब तक उचिमुरा की बनाई हुई लगभग हर स्ट्रैटेजी सफल रही थी। उसका हर कदम सोच समझकर उठाया गया था और हर प्लान ने शानदार नतीजे दिए थे। लेकिन इस बार वो खुद से कहता है, अगर मुझे पता होता कि अल्मेंड्रा की हालत ऐसी हो जाएगी तो शायद मैं कोई दूसरा रास्ता चुनता। कुछ पल के लिए वो चुप हो जाता है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए कहता है, अभी पछताने का वक्त नहीं है। मैं इस पूरी समस्या का हमेशा के लिए अंत करूंगा। और उसे जानने वाले अच्छी तरह समझते थे, जब भी उचिमुरा ऐसा कहता है तो मतलब पूरी रात जागकर कोई नया मास्टर प्लान बनने वाला है। सीन बदलता है। ऑल नई रिपोर्ट लेकर आती है। वो बताती है, वाइवर्न्स ने उत्तर दिशा पर हमला करने के बाद अब झील के आसपास अपना ठिकाना बना लिया है और वहाँ के कई गाँवों को बुरी तरह तबाह
कर दिया है। ये सुनकर ऑल का चेहरा उतर जाता है। वजह भी साफ थी, उन गांवों में उसके कई दोस्त रहते थे, उनमें से कुछ गंभीर रूप से घायल हो चुके थे और कुछ को वाइवर्न्स उठाकर ले गए थे। उनकी चिंता उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। ये देखकर उचिमुरा उससे कहता है, तुम अभी अपने घर चली जाओ, 2 गार्ड्स तुम्हारे साथ जाएंगे। वो उसी रात अपना सामान पैक करती है और फोर्ट्रेस छोड़ देती है। उचिमुरा खुद उसे फोर्ट्रेस के गेट तक छोड़ने आता है। उसके जाने के बाद वो अकेला खड़ा आसमान की तरफ देखता है और सोचता है, अगर मैं वाइवर्न्स के अटैक पैटर्न को समझ गया तो शायद उन्हें रोकने का तरीका भी मिल जाएगा। लेकिन असली समस्या कहीं और थी। सच ये था कि इतनी सारी जीत के बाद पूरी आर्मी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी और उसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हालात बिगड़ गए। उस रात उचिमुरा अपने ऑफिस में अकेला बैठा रहा। टेबल पर फैले मैप्स, ढेर सारी रिपोर्ट्स और लगातार चलती प्लानिंग। पूरी रात उसकी आंखों में नींद नहीं आई। उसके डार्क सर्कल्स देखकर लगता था जैसे कोई कॉलेज स्टूडेंट लगातार कई रातों से असाइनमेंट पूरा कर रहा हो। वो एक एक करके अपनी टीम का हिसाब लगाता है। अल्मेंड्रा रिकवर कर रही है, ऑल अपने विलेज चली गई है, जीनोम फोर्ट्रेस की रक्षा में व्यस्त है और सिल्फाइड बैटलफील्ड में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उचिमुरा हल्की सांस छोड़ते हुए खुद से कहता है, यानी इस बार मुझे ये पूरी लड़ाई लगभग अकेले ही लड़नी होगी। उधर उचिमुरा पूरी रात लगातार काम करता रहता है। धीरे धीरे उसके सिर में भयानक दर्द शुरू हो जाता है। ये उसके शरीर का साफ संकेत था, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। लेकिन उसकी चिंता और बेचैनी उसे आराम नहीं करने देती। वो खुद को जबरदस्ती काम करने पर मजबूर करता रहता है। हालत यहाँ तक पहुंच जाती है कि वो आधी बंद आंखों से रिपोर्ट्स पढ़ रहा होता है। दिमाग पूरी तरह थक चुका था, लेकिन फिर भी वो रुकने को तैयार नहीं था। इसी दौरान उसे अचानक एहसास होता है कि उसकी मेंटल बार का बूढ़ा बारटेंडर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अगले ही पल पूरा बार धीरे धीरे गायब होने लगता है। डीमन लॉर्ड खुद उसके सामने आ खड़ा होता है। वो सख्त आवाज में पूछता है, इस वक्त तक जाग कर आखिर कर क्या रहे हो? फिर बिना उसे बोलने का मौका दिए कहता है, जाओ और तुरंत सो जाओ। उचिमुरा जल्दी से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अभी बैटल का सबसे क्रिटिकल फेज चल रहा है। डीमन लॉर्ड शांत लेकिन मजबूत आवाज में जवाब देता है, अगर तुम खुद का ख्याल नहीं रखोगे तो दूसरों की रक्षा कैसे करोगे? वो आगे कहता है, इस पूरे किंगडम की जिंदगियां तुम्हारे दिमाग से निकलने वाली स्ट्रेटेजी पर टिकी हुई हैं और सिर्फ 2 घंटे की नींद लेकर आने वाले पागलपन भरे आइडियाज किसी काम के नहीं होंगे। उसकी बात बिल्कुल सही थी। डीमन लॉर्ड सिर्फ ताकतवर शासक नहीं था, वो अपने लोगों की सच्ची चिंता भी करता था। वो हमेशा सही समय पर उचिमुरा का सहारा बन जाता था। उसके बाद उचिमुरा आखिरकार पूरे 8 घंटे की नींद लेता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा साफ था। कुछ ही देर में उसे एक नई स्ट्रैटेजी सूझ जाती है। वो उत्साहित होकर तुरंत जीनोम से मिलने पहुंचता है। जीनोम सीरियस फेस के साथ रिपोर्ट देती है, हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अल्मेंड्रा के घायल होने के बाद हमारी कॉम्बैट फोर्स में बहुत बड़ा गैप आ गया है। ऊपर से सोल्जर्स और सप्लाईज दोनों तेजी से कम हो रहे हैं। उचिमुरा पूरी बात ध्यान से सुनता है, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार ये काम करेगी। इसके तुरंत बाद वो फोर्ट्रेस के सभी सोल्जर्स के सामने पहुंचता है, लेकिन उन्हें देखकर उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। लगातार लड़ाइयों और नुकसान की वजह से पूरी आर्मी का मनोबल टूट चुका था। हर सोल्जर के चेहरे पर थकान और हार मान लेने जैसा भाव था। उचिमुरा समझ गया, अगर पहले उनका हौसला वापस नहीं आया तो कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। वो सबके सामने खड़ा होता है और जोरदार आवाज में कहता है, सुनो, मेरे पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो हमें इस वॉर में जीत दिलाएगी। उसकी आवाज पूरे फोर्ट्रेस में गूंज उठती है। फिर वो अपने प्लान का नाम बताता है, द लास्ट रिबेलियन। ये नाम सुनते ही सभी सोल्जर्स एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। नाम जितना अजीब था उतनी ही रहस्यमयी उसकी स्ट्रैटेजी भी थी। उचिमुरा आगे कहता है, मुझे लगता है मैं आखिरकार वाइवर्न्स की मूवमेंट का पैटर्न समझ गया हूँ। यहीं पर कहानी थोड़ा पीछे जाती है। पता चलता है कि स्पीच देने से पहले उचिमुरा ने ये थ्योरी जीनोम के साथ भी डिस्कस की थी। वो मैप की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इस पूरी कैलामिटी की सबसे बड़ी की फीमेल सोल्जर्स हैं। ये सुनकर जीनोम कुछ पल के लिए हैरान रह जाती है। पहली नजर में ये बात किसी मजाक जैसी लगती थी, लेकिन जैसे जैसे उचिमुरा अपनी बात समझाने लगता है सब कुछ धीरे धीरे साफ होने लगता है। वो कहता है, कल वाइवर्न्स ने हमारी 3 फोर्ट्रेसेस में से 2 पर अचानक हमला किया। शुरुआत में मुझे भी लगा कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, लेकिन जितना मैंने रिपोर्ट्स को गौर से देखा उतना ही मुझे एहसास हुआ कि इनके हर अटैक के पीछे एक तय पैटर्न छिपा हुआ है। लेकिन जब उचिमुरा ने दोनों फोर्ट्रेसेस की रिपोर्ट्स को ध्यान से देखा तो उसे एक बेहद अजीब बात पता चली। जिन 2 फोर्ट्रेसेस पर हमला हुआ था वहाँ फीमेल सोल्जर्स की संख्या सबसे ज्यादा थी। लेकिन उचिमुरा ने यहीं रुकने के बजाय और भी इन्वेस्टिगेशन की। जितनी ज्यादा रिपोर्ट्स उसने देखी उतना ही एक पैटर्न साफ होता गया। जिस जगह महिलाओं की संख्या ज्यादा होती थी, वाइवर्न्स के वहाँ हमला करने की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाती थी। जीनोम पूरी बात ध्यान से सुनती है। यहीं से कहानी वापस वर्तमान में लौटती है। उचिमुरा पूरी आर्मी के सामने अपनी स्ट्रैटेजी समझाता है। वो कहता है, हम वाइवर्न्स की इसी आदत को उनके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। उसका प्लान था डीमन विमेन, जिनके पास सबसे ज्यादा मैजिक पावर थी, उन्हें आगे रखकर वाइवर्न्स को एक जगह इकट्ठा किया जाए और जैसे ही सारे मॉन्स्टर्स वहाँ पहुंचे पूरी आर्मी मिलकर उन पर एक साथ हमला कर दे। बस इतना सुनते ही पूरी आर्मी का हौसला फिर से गिर जाता है। इस किंगडम को सिर्फ ऐसे लोगों की जरूरत है जो एक दूसरे पे भरोसा करते हो। ये शब्द सुनते ही सैनिकों की आंखों में फिर से उम्मीद लौट आती है। हर कोई अपने आर्मर को कसकर पहनता है, अपने हथियार उठाता है और पूरे जोश के साथ बैटल की तैयारी शुरू कर देता है। उचिमुरा की ये स्पीच पूरी तरह सफल हो चुकी थी। कुछ ही पलों पहले जो आर्मी हार मान चुकी थी, अब वही आर्मी पूरे जोश और हिम्मत के साथ ग्रेट कैलामिटी का सामना करने के लिए तैयार खड़ी थी। आर्मी का हौसला वापस आ चुका था। सब लोग पूरे जोश के साथ अपनी अपनी तैयारी में लग गए। उचिमुरा के चेहरे का आत्मविश्वास अचानक गायब हो जाता है। वो धीरे से जीनोम की तरफ मुड़ता है और घबराई हुई आवाज में पूछता है, अगर हमारा प्लान फेल हो गया तो? अगर मैं गलत साबित हुआ तो?
उसकी आवाज साफ बता रही थी कि वो अंदर से कितना डरा हुआ है। इतनी सारी जिंदगियों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी और उस बोझ ने उसे अंदर तक हिला दिया था। जीनोम बिना कुछ कहे उसके पास आती है और उसे हल्के से गले लगा लेती है। फिर मुस्कुराकर कहती है, जब भी मैं परेशान होती थी मेरी माँ भी मुझे ऐसे ही गले लगाती थी। उचिमुरा कुछ पल के लिए चुप रह जाता है। जीनोम आगे कहती है, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पास ऐसे दोस्त हैं जिन पर तुम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। फिर वो उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराती है, अब डरने का नहीं, काम पर लौटने का समय है, अभी तुम्हें बहुत सारे ऑर्डर्स देने हैं। जीनोम की बातें सुनकर उचिमुरा खुद को फिर से संभाल लेता है। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद अगली सुबह सूरज निकलते ही वाइवर्न्स हमला कर देते हैं, लेकिन इस बार उनका स्वागत पहले से तैयार आर्चर्स के तीरों से होता है। और तभी उचिमुरा की थ्योरी सही साबित हो जाती है। जैसा उसने सोचा था, लगभग सभी वाइवर्न्स सीधे डीमन विमेन की तरफ टूट पड़ते हैं, यहाँ तक कि वो पुरुष सैनिकों को लगभग पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। बस यही तो उचिमुरा चाहता था। वाइवर्न्स पूरी तरह जाल में फंस चुके थे। जैसे ही वो अपने आसान शिकार की तरफ बढ़ते हैं, फोर्ट्रेस की दीवारों पर खड़े आर्चर्स लगातार तीरों की बारिश शुरू कर देते हैं, लेकिन असली बैटल फोर्ट्रेस के पीछे बने घने जंगल में शुरू होती है। वहाँ पहले से ही सभी डीमन विमेन तैयार खड़ी थीं और उनके चारों तरफ डीमन मैन ने मजबूत घेरा बना रखा था। जैसे ही वाइवर्न्स उस ट्रैप के बीच पहुंचते हैं, पूरी डीमन आर्मी एक साथ उन पर टूट पड़ती है। चारों तरफ मैजिक, तीर और तलवारों की बरसात होने लगती है। कुछ ही पलों में वाइवर्न्स एक एक करके आसमान से गिरने लगते हैं। उचिमुरा की द लास्ट रिबेलियन स्ट्रेटेजी आखिरकार अपना कमाल दिखाना शुरू कर चुकी थी, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी। उचिमुरा की स्ट्रेटेजी तो सफल रही, पर उसने वाइवर्न्स की संख्या का सही अंदाजा नहीं लगाया था। हाँ, सारे वाइवर्न्स जाल में फंस चुके थे, लेकिन उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि धीरे धीरे डीमन आर्मी पर दबाव बढ़ने लगा। कुछ ही देर में सोल्जर्स की लाइनें टूटने लगी, दुश्मन उन्हें आउट नंबर करने लगा। उसी वक्त जीनोम बैटलफील्ड में एंट्री करती है। इलीट वॉरियर होने का मतलब आखिर क्या होता है? वो अकेले ही सबको दिखा देती है। वो इतनी तेजी से हमला करती है कि एक ही समय में कई वाइवर्न्स को खत्म कर देती है। उसके आते ही बैटल का पूरा फ्लो बदलने लगता है। जैसे ही उसे दुश्मनों की दिशा बदलती दिखती, वो तुरंत बेल बजाकर अपने साथियों को सिग्नल देता। उसकी घंटी की आवाज पूरे बैटलफील्ड में गूंजती और सोल्जर्स तुरंत अपनी फॉर्मेशन बदल लेते। लेकिन वो सिर्फ दूर खड़ा होकर ऑर्डर्स देने वाला कमांडर नहीं था, उसने खुद भी बैटल में हिस्सा लिया। उसके पास मौजूद मैजिक डिवाइस की मदद से वो लगातार वाइवर्न्स पर हमला करने लगा। उसे पता था कि उसकी ताकत बाकी लोगों जितनी नहीं है, लेकिन ऐसे समय में हर छोटी सी मदद भी बहुत मायने रखती थी। और धीरे धीरे वो भी कई वाइवर्न्स को मार गिराने में कामयाब हो गया। कई घंटों तक लगातार चली इस भीषण लड़ाई के बाद आखिरकार वाइवर्न्स का आना बंद हो गया। पूरा बैटलफील्ड धीरे धीरे शांत होने लगा। दूर दूर तक किसी नए मॉन्स्टर का नामो निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे इस बार वाइवर्न्स का पूरा झुंड हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया हो। लेकिन जैसे ही सबको लगा कि लड़ाई खत्म हो चुकी है, उसी पल आसमान में अचानक एक अजीब सी चमक दिखाई देती है। कुछ ही सेकंड में घने बादल अपने आप हटने लगते हैं और उनके पीछे से एक विशाल ड्रैगन प्रकट होता है। उसका आकार इतना बड़ा था कि वो पूरे फोर्ट्रेस पे छाया हुआ दिखाई दे रहा था। इतना ही नहीं, उसके मुंह से निकलने वाली एनर्जी बीम्स किसी भी चीज को पल भर में राख बना सकती थी। ये अब तक का सबसे खतरनाक दुश्मन था। ड्रैगन ने आते ही एक जबरदस्त एनर्जी बीम छोड़ी और कुछ ही सेकंड में फोर्ट्रेस का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। फिर वो धीरे धीरे सबकी तरफ बढ़ने लगा। उचिमुरा उसे देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, अब इसे कैसे रोकूं? उसी समय विशाल ड्रैगन अपना पंजा उठाकर सीधे उचिमुरा पर हमला करता है। उचिमुरा अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन जब वो दोबारा आंखें खोलता है तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। अल्मेंड्रा सिर्फ एक हाथ से ड्रैगन का विशाल पंजा रोककर खड़ी थी। वो मुस्कुराते हुए कहती है, क्या तुम्हें लगा मैं सबको अकेले लड़ने दूंगी? ऊपर से देखने पर वो हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरी लग रही थी, लेकिन असलियत कुछ और थी। उसकी मैजिक पावर अभी तक पूरी तरह रिकवर नहीं हुई थी। वो अब भी बेहद कमजोर थी। फिर भी वो अपने सबसे प्यारे इंसान के सामने खुद को कमजोर दिखाना नहीं चाहती थी। इसीलिए उसने एक फैसला किया। वो उचिमुरा की सिखाई हुई हर बात याद करती है। कम मैजिक पावर होने का मतलब हारना नहीं, बल्कि हर बूंद को सबसे एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करना। यही सोचकर अल्मेंड्रा अपनी सारी बची हुई ताकत को एक जगह इकट्ठा करती है। वो अपनी ऑरा को पूरी तरह कंसंट्रेट करती है और एक बिल्कुल नई टेक्निक इस्तेमाल करती है। अगले ही पल उसका वार ड्रैगन के विशाल शरीर को चीर देता है। एक ही अटैक में ड्रैगन का पूरा हाथ कटकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर जीनोम भी पीछे नहीं रहती। वो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ती है और ड्रैगन का दूसरा हाथ भी काटकर अलग कर देती है। उसी समय सिल्फिड भी बैटलफील्ड में पहुंच जाती है। अब ड्रैगन के सामने डीमन किंग्स आर्मी के 4 जनरल्स में से 3 एक साथ खड़े थे और असली फाइनल बैटल अब शुरू होने वाली थी। विशाल ड्रैगन गुस्से से दहाड़ता है और सीधे तीनों जनरल्स की तरफ एक विशाल फायरबॉल फेंक देता है। लेकिन इस बार अल्मेंड्रा, जीनोम और सिल्फिड एक साथ खड़ी होती हैं। तीनों अपनी अपनी मैजिक पावर को मिलाकर एक जबरदस्त एनर्जी बीम तैयार करती हैं। अगले ही पल दोनों ताकतें आपस में टकराती हैं। कुछ सेकंड तक पूरा आसमान रोशनी से भर जाता है और फिर तीनों की संयुक्त शक्ति ड्रैगन को पूरी तरह चीर देती है। विशाल मॉन्स्टर जोरदार धमाके के साथ धराशायी हो जाता है। लेकिन इतनी बड़ी टेक्निक इस्तेमाल करने के बाद अल्मेंड्रा के शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बचती। वो लड़खड़ाकर नीचे गिरने लगती है। उसी समय उचिमुरा दौड़कर उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। अल्मेंड्रा हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखती है, जबकि बाकी लड़कियां खुशी से चिल्लाती हैं, उचिमुरा
विक्ट्री बेल बजाइए, हम जीत गए। उनके पीछे मौजूद बड़ा माउंटेन जोर से कांपने लगता है, पूरा मैदान हिल उठता है और अगले ही पल उस पहाड़ के अंदर से एक ड्रैगन बाहर निकलता है। उसका आकार इतना बड़ा था कि यही था असली कैलामिटी। वो धीरे धीरे फोर्ट्रेस की तरफ बढ़ना शुरू करता है। उसे देखकर पहली बार उचिमुरा के चेहरे से सारा आत्मविश्वास गायब हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है, अब मैं सच में कुछ नहीं कर सकता। और तभी पूरे बैटलफील्ड में एक बेहद पावरफुल ऑरा फैल जाता है। सबकी नजरें आसमान की तरफ उठ जाती हैं। आखिरकार डीमन किंग खुद बैटलफील्ड में उतर आता है। वो शांत लेकिन बेहद प्रभावशाली आवाज में कहता है, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, अब आगे की लड़ाई मैं लड़ूंगा। इतना कहकर डीमन किंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है। अगले ही पल उसके सामने एक बड़ा मैजिकल बैरियर बन जाता है। ड्रैगन की भयानक एनर्जी बीम पूरी ताकत से उस बैरियर से टकराती है, लेकिन बैरियर जरा सा भी नहीं हिलता, मानो उस विनाशकारी हमले का उस पे कोई असर ही न पड़ा हो। ये देखकर उचिमुरा की आंखें पूरी तरह फैल जाती हैं। वो मन ही मन सोचता है, यही है डीमन किंग की असली ताकत। अब तक उसने डीमन किंग की शक्ति के सिर्फ किस्से ही सुने थे, लेकिन आज पहली बार वो उसे अपनी आंखों से देख रहा था। उधर डीमन लॉर्ड बिना एक पल गंवाए अगला स्पेल तैयार करना शुरू कर देता है। चारों तरफ की मैजिक एनर्जी उसकी तरफ इकट्ठा होने लगती है। फिर वो शांत आवाज में कहता है, कॉन्सेप्चुअल कंस्ट्रक्शन मैजिक। उसके हाथों के ऊपर प्योर एनर्जी से बना एक बड़ा स्फीयर आ जाता है। उस स्फीयर से निकलने वाला दबाव इतना भयानक था कि आसपास की जमीन तक कांपने लगती है। अगले ही पल वो उस एनर्जी स्फीयर को बड़ा ड्रैगन की तरफ छोड़ देता है। स्फीयर सीधे मॉन्स्टर के ऊपर गिरती है और उसे पूरी ताकत से दबा देती है। कुछ सेकंड तक ऐसा लगता है जैसे लड़ाई खत्म हो गई हो, लेकिन धूल हटते ही सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो ड्रैगन अब भी जिंदा था। उसने किसी तरह उस हमले को सह लिया था। डीमन किंग कहता है, अच्छा तो तुम्हारी ताकत इतनी है? फिर वो दोबारा अपना हाथ उठाता है। इस बार उसके ऊपर बनने वाली एनर्जी स्फीयर पहले वाली से कई गुना बड़ी थी। उसका आकार इतना विशाल था कि लग रहा था जैसे आसमान में दूसरा चांद उगाया हो। उचिमुरा और बाकी सभी लोग सांस रोककर उस दृश्य को देखते रह जाते हैं। फिर डीमन किंग बिना किसी हिचकिचाहट के उस बड़ा स्फीयर को ड्रैगन पे गिरा देता है। पूरा इलाका जोरदार धमाके से कांप उठता है। धरती हिलने लगती है, आसमान चमक उठता है और कुछ देर बाद जब धूल का गुबार छांटता है तो वहां उस कैलामिटी का नामो निशान तक नहीं बचा था। डीमन किंग ने अपनी अपार शक्ति से उस राक्षसी ड्रैगन का हमेशा के लिए अंत कर दिया। सिर्फ एक ही पल में वो ड्रैगन पूरी तरह खत्म हो जाता है। बैटलफील्ड में फिर से शांति लौट आती है। उधर बचे हुए कुछ वाइवर्न्स जब डीमन किंग की ये अपार शक्ति देखते हैं तो उनकी सारी हिम्मत टूट जाती है। वो बिना पीछे देखे वहां से भाग निकलते हैं, मानो सोच रहे हो यहाँ रहना मौत को बुलाने जैसा है, कहीं और चलते हैं। उचिमुरा ये सब देखकर पूरी तरह दंग रह जाता है। वो अपने बॉस की ताकत से इतना प्रभावित होता है कि जोर से चिल्लाकर कहता है, हम जीत गए, आखिरकार हमने इस कैलामिटी को हरा दिया। उसकी आवाज सुनते ही पूरी डीमन किंग्स आर्मी खुशी से झूम उठती है। कई दिनों से चला आ रहा मौत का साया आखिरकार खत्म हो चुका था। कुछ समय बाद फोर्ट्रेस का काम शुरू हो जाता है। हर तरफ सोल्जर्स टूटी हुई दीवारों को दोबारा खड़ा कर रहे थे। कोई सप्लाईज पहुंचा रहा था तो कोई घायलों की मदद कर रहा था, लेकिन पूरे किंगडम में जीत का माहौल था। इस वॉर में उचिमुरा और उसके साथियों ने जो कारनामे किए थे उन्हें कोई भी भूलने वाला नहीं था। कुछ दिनों बाद डीमन लॉर्ड माओ एक सेरेमोनी का आयोजन करता है। इसका मकसद था अपनी डीमन किंग्स आर्मी के महान कमांडर्स को सम्मानित करना। सबसे पहले नाम पुकारा जाता है अल्मेंड्रा, फिर जीनोम, उसके बाद सिल्फाइड और आखिर में उचिमुरा। चारों आगे आते हैं। डीमन लॉर्ड खुद उन्हें एक स्पेशल मैजिक स्टोन देकर सम्मानित करता है। पूरा हॉल तालियों और जयकारों से गूंज उठता है। लेकिन असल बात तो अभी बाकी थी। सेरेमोनी के बीच ही डीमन किंग उचिमुरा की तरफ देखकर कहता है, उचिमुरा मुझे तुमसे अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। ये सुनते ही उचिमुरा के मन में उत्सुकता जाग उठती है। वो सोचने लगता है, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो डीमन लॉर्ड सबके सामने नहीं कहना चाहते। और इसी उत्साह के साथ वो डीमन लॉर्ड के पीछे पीछे प्राइवेट मीटिंग के लिए चल पड़ता है। सेरेमोनी खत्म होने के बाद उचिमुरा डीमन किंग के साथ उनकी प्राइवेट मीटिंग के लिए पहुंचता है। अंदर पहुंचते ही वो मुस्कुराकर कहता है, सबसे पहले आपका धन्यवाद। आप सिर्फ एक महान डीमन लॉर्ड ही नहीं बल्कि एक शानदार बॉस भी हैं। डीमन किंग उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन ऐसा लगता था कि वो किसी और वजह से उसे वहां बुलाकर लाया था। कुछ पल तक कमरे में पूरी खामोशी छाई रहती है। फिर अचानक डीमन लॉर्ड एक सवाल पूछता है, उचिमुरा तुम्हारे हिसाब से एक किंग किसे कहते हैं? उचिमुरा थोड़ा सोचता है, फिर जवाब देता है, मेरे हिसाब से किंग वो होता है जो पूरे नेशन को सही दिशा में लीड कर सके। उसका जवाब सुनकर डीमन किंग कुछ नहीं कहता। कमरे में फिर से सन्नाटा छा जाता है। उचिमुरा के मन में तुरंत ख्याल आता है, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। लेकिन अगले ही पल डीमन लॉर्ड सिर हिलाकर कहता है, नहीं तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। और फिर बिना किसी भूमिका के वो सीधे मुद्दे पे आ जाता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम किंग बनो। ये शब्द सुनते ही उचिमुरा का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो जाता है। क्या उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। वो जानता था कि वो अपने काम में अच्छा है, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि डीमन किंग खुद उसे किंग बनने का प्रस्ताव देंगे। लेकिन डीमन लॉर्ड माओ अपनी बात से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। वो गंभीर आवाज में कहते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ कि तुम इस नए युग के किंग बनो। उचिमुरा एक बार फिर घबरा जाता है। वो तुरंत हाथ हिलाते हुए कहता है, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कभी नहीं संभाल सकता। यही तो उचिमुरा की सबसे बड़ी आदत थी। वो शानदार स्ट्रेटजीज बना सकता था, नामुमकिन हालात को भी अपने दिमाग से बदल सकता था, लेकिन खुद पर भरोसा
भरोसा करना उसे कभी नहीं आया। हर बार वो सबसे पहले खुद को ही कम आंकता था। डीमन लॉर्ड उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं, फिर कहते हैं तुम कर सकते हो। जब से तुम इस दुनिया में आए हो मैंने जो भी जिम्मेदारी तुम्हें दी तुमने हर बार उसे उम्मीद से भी बेहतर तरीके से पूरा किया। वो कुछ पल रुकते हैं, फिर आगे कहते हैं तुम बेहद प्रतिभाशाली हो, लेकिन एक बात आज तक नहीं बदली, तुम्हारा आत्मविश्वास। जब पहली बार तुम यहाँ आए थे तब भी तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं था और आज भी वही हाल है। तुम हर समय खुद को कम समझते रहते हो। हाँ, कभी कभी थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखता है, लेकिन ज्यादातर समय तुम्हें खुद अपनी असली काबिलियत का अंदाजा ही नहीं होता। कुछ देर बाद वो सिर्फ इतना कहता है मुझे थोड़ा समय चाहिए। मीटिंग खत्म होने के बाद वो अपने ऑफिस में लौट आता है, लेकिन अब उसका दिमाग बिल्कुल शांत नहीं था। डीमन लॉर्ड का वही सवाल बार बार उसके दिमाग में गूंज रहा था, तुम्हें रोक क्या रहा है। बहुत देर तक सोचने के बाद आखिरकार उसे जवाब मिल जाता है, उसे कोई और नहीं बल्कि वो खुद रोक रहा था। उसके पुराने वर्ल्ड में उसे कभी एक काबिल एम्प्लॉय की तरह सम्मान नहीं मिला। उसकी मेहनत को हमेशा नजरअंदाज किया गया। धीरे धीरे उसने खुद भी मान लिया कि वो किसी बड़ी जिम्मेदारी के लायक नहीं है। फिर उसके दिमाग में डीमन लॉर्ड माओ की अपार ताकत घूमने लगती है। वो सोचता है इतने शक्तिशाली इंसान की जगह मैं कैसे ले सकता हूँ। मैं तो शारीरिक रूप से भी बहुत कमजोर हूँ, मैं उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकता। सिर्फ ये सोचकर ही उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसका दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि वो इस चुनौती के लायक है। जब उचिमुरा पहली बार इस दुनिया में आया था तब डीमन लॉर्ड माओ ने उससे एक बात बिल्कुल साफ कही थी, अगर तुम ये जॉब स्वीकार नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हें जबरदस्ती यहाँ नहीं रोकूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारी पुरानी दुनिया में वापस भेज दूंगा। उस समय पुरानी दुनिया में लौटने का ख्याल उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। उसे लगने लगा था कि वो कभी भी डीमन लॉर्ड की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएगा। आखिरकार वो एक रेजिग्नेशन लेटर लिखता है, उस पर अपने हाथों से साइन भी कर देता है, लेकिन ये सब छिपकर नहीं हो पाया। ऑल एंड नेहा उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। दोनों ये देखकर घबरा जाती हैं। उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि उचिमुरा कोई बहुत बड़ा फैसला लेने वाला है, इसलिए वो बिना समय गंवाए जीनोम को इस पूरी बात की खबर देने निकल पड़ती हैं। उधर उचिमुरा एक बार फिर अपने मेंटल बार में पहुंच जाता है। वो चुपचाप बैठकर अब तक की अपनी पूरी जर्नी को याद करने लगता है। इस दुनिया में बिताए हर पल, हर दोस्त, हर जीत, हर याद उसकी आंखों के सामने घूमने लगती है। वो हल्की मुस्कान के साथ सोचता है, सच कहूँ तो मुझे यहाँ बिताए एक भी पल का अफसोस नहीं है। ये जिंदगी मेरी पुरानी जिंदगी से कहीं बेहतर थी। फिर भी प्रॉब्लम यही थी कि इस खूबसूरत जिंदगी को छोड़ने का फैसला भी वही खुद कर रहा था। तभी बार का बूढ़ा बारटेंडर उसके सामने एक गर्मा गर्म रामेन का बोल रख देता है। उचिमुरा हैरान होकर कहता है, लेकिन मैंने तो रामेन ऑर्डर ही नहीं किया। बूढ़ा मुस्कुराते हुए जवाब देता है, आज मेरी तरफ से। फिर वो किचन से ढेर सारा स्वादिष्ट खाना निकालकर सामने रख देता है, लेकिन उसकी अगली बात सुनकर उचिमुरा चौंक जाता है। आज के बाद मैं ये बार हमेशा के लिए बंद करने वाला हूँ। ये सुनते ही उचिमुरा पूरी तरह घबरा जाता है। वो तुरंत उठकर कहता है, क्या अगर ये बार बंद हो गया तो मेरी मेंटल सैनिटी का क्या होगा, मैं फिर अपने दिमाग को संभालूंगा कैसे। उसकी घबराहट देखकर बूढ़ा सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा देता है। बूढ़ा बारटेंडर बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, अब तुम्हें इस बार की जरूरत नहीं रही। इतना कहकर वो धीरे धीरे उसकी नजरों से ओझल होने लगता है। अगले ही पल उचिमुरा अपनी असली दुनिया में वापस आंखें खोलता है। पूरी सुबह उसके दिमाग में बारटेंडर की वही बात घूमती रहती है, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं रही। आखिरकार वो एक फैसला कर लेता है, अब सबसे विदा लेने का समय आ गया है। सबसे पहले वो जीनोम से मिलने जाता है। उस समय जीनोम अपने सोल्जर्स को ट्रेनिंग दे रही होती है। उचिमुरा कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन जीनोम पहले ही उसे रोक देती है। वो मुस्कुराकर कहती है, पहले तुम्हें कुछ दिखाना है। फिर वो उसे बैटलफील्ड की तरफ ले जाती है। वहाँ डेमंस और डेमी ह्यूमंस पहली बार पूरी तालमेल के साथ एक टीम की तरह ट्रेनिंग कर रहे थे। उनके वेपन्स, उनकी फॉर्मेशंस, सब कुछ अब एक दूसरे के साथ परफेक्ट सिंक में था। जीनोम गर्व से कहती है, ये इनिशिएटिव मैंने और अल्मेंड्रा ने मिलकर शुरू किया है। अब हमारी आर्मी अलग अलग नहीं बल्कि एक है। वो आगे कहती है, वाइवर्न्स के खिलाफ हुई बैटल वही आखिरी धक्का था जिसकी हमें जरूरत थी। फिर वो उचिमुरा की तरफ देखकर मुस्कुराती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हल्की सांस लेकर आगे कहती है, मुझे समय लगा लेकिन अब समझ आ गया है, चेंज से डरना नहीं चाहिए और अपनी असली पोटेंशियल से भी भागना नहीं चाहिए। ये शब्द सुनकर उचिमुरा पूरी तरह चुप हो जाता है, क्योंकि जीनोम वही बातें कह रही थी जो उसे खुद सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन इससे पहले कि वो अपना इस्तीफा या विदाई की बात कर पाता, वो हाथ हिलाती है और वापस अपने काम में लग जाती है। इसके बाद वो सिल्वी की लैबोरेटरी में पहुंचता है। सिल्वी उसे देखते ही उत्साह से कहती है, सही समय पर आए हो, मैंने आखिरकार गिम कल्टीवेशन टीम बना ली है। वो मुस्कुराकर बताती है, ये आइडिया मेरे दिमाग में बहुत पहले से था, लेकिन कभी उसे सच करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। कुछ पल चुप रहकर वो खुद ही मान लेती है, असल में मैं हमेशा बहाने बनाती रही। धीरे धीरे मैं अपने असली गोल से ही दूर भागने लगी थी। फिर वो अपनी लैब की तरफ देखते हुए कहती है, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है, मेरी नॉलेज और मेरी पावर का असली मतलब लोगों की मदद करना है। ये सुनकर उचिमुरा फिर से हैरान रह जाता है। एक एक करके उसके सभी साथी वही सीख चुके थे जिससे वो खुद अब तक भागता आ रहा था। लेकिन जैसे ही वो उससे अपने इस्तीफे और डीमन लॉर्ड के प्रस्ताव के बारे में बताने की कोशिश करता है, शिलफिड भी उसकी बात सुने बिना अपने काम में बिजी हो जाती है। एक बार फिर उसके दिल की बात उसके दिल में ही रह जाती है। कुछ देर बाद उचिमुरा अकेला फोर्ट्रेस की टेरेस पर जाकर खड़ा हो जाता है। जीनोम और सिल्वी की कही हुई बातें बार बार उसके दिमाग में घूम रही थीं। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। वो मुड़कर देखता है, अल्मेंड्रा वहाँ खड़ी थी। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे सब कुछ पहले से मालूम है। वो हल्की नाराजगी के साथ कहती है, तो आखिर मुझे सबसे आखिर में याद किया। उचिमुरा कुछ बोल ही नहीं पाता। अल्मेंड्रा बिना रुके उसके पास आती है और सीधे सवाल करती है, क्या सच में सब छोड़कर जाने वाले हो? इस बार उचिमुरा और झूठ नहीं
नहीं बोल पाता। वो धीरे धीरे सारी सच्चाई बता देता है। डीमन लॉर्ड का प्रपोजल, अपना डर, अपनी असुरक्षा, सब कुछ। वो टूटे हुए स्वर में कहता है, मैं समझ नहीं पा रहा, इतना बड़ा फैसला कैसे लूं, इतना हिचकिचाना, कितना शर्मनाक है। लेकिन उसकी बात सुनकर अल्मेंड्रा हंस पड़ती है। वो मुस्कुराकर कहती है, आखिरकार तुमने अपनी असली कमजोरी दिखाई दी। उचिमुरा हैरानी से उसकी तरफ देखता है। अल्मेंड्रा आगे कहती है, इतने महीनों से तुम हमेशा स्ट्रांग बनने का नाटक करते रहे, लेकिन ऐसा करना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, ये सही भी नहीं है। फिर वो उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, तुमने बहुत बड़ी बड़ी चीजें हासिल की हैं, लेकिन एक बात हमेशा भूल गए, तुम कभी अकेले नहीं थे, हम सब तुम्हारे साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वो मुस्कुराकर कहती है, अब बस थोड़ा खुद पर भी भरोसा करना सीखो। इतना सुनते ही उचिमुरा खुद को रोक नहीं पाता। उसकी आंखों से कुछ देर बाद वो सीधे डीमन लॉर्ड माओ के थ्रोन रूम में पहुंचता है। जैसे ही माओ की नजर उस पर पड़ती है, उचिमुरा झुककर कहता है, माफ कीजिए, आपको जवाब देने में मुझे बहुत देर लग गई। फिर वो पूरी ईमानदारी से अपनी बात रखता है, सच कहूं तो आज भी मुझे खुद पर पूरी तरह भरोसा नहीं है, और मैं अभी भी खुद को किंग के रूप में नहीं देख पाता। वो गहरी सांस लेकर आगे कहता है, लेकिन मैं इस नई चुनौती को स्वीकार करना चाहता हूँ, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि इंसान को कभी खुद की पोटेंशियल को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, और न ही खुद पर बेवजह लिमिट्स लगानी चाहिए। वो मुस्कुराकर माओ की तरफ देखता है, आप जैसे महान इंसान किसी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी कभी नहीं देंगे अगर उन्हें उसकी काबिलियत पर भरोसा ना हो। फिर उसकी आवाज में पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास होता है। इसलिए मैं कोशिश करना चाहता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा ताकि इस किंगडम का ऐसा किंग बन सकूं जिस पर हर कोई गर्व कर सके। उचिमुरा की बातें सुनकर डीमन लॉर्ड माओ कुछ पल तक बिल्कुल चुप रहते हैं। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। ये जवाब उनकी उम्मीदों से भी कहीं बढ़कर था। सो गाइस, तो यहाँ पर ये वीडियो पूरी होती है। अगर ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलना।